हेलो जी। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? पहले तो मुझे ये बताओ। हेलो जी। क्या मे- So, hello everybody. Welcome to this special small topic marathon for CA Final Direct Taxes and International Taxation. सर एग्जैक्टली है क्या ये स्मॉल टॉपिक मैराथन? क्या इसमें आप सी कैटेगरी टॉपिक कवर करने वाले हो? लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं। पहले एक बार ना सबको ये अपना गुड मॉर्निंग मुझे लिख दो एंड मैं अपना प्रेमिस बिल्ड कर लूं। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, गुड मॉर्निंग अरुंधति, संजय गुड मॉर्निंग, शुभम गुड मॉर्निंग सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आफ्टरनून में देख रहे हो आफ्टरनून। अक्षत जी गुड मॉर्निंग। ओके सर, क्या है क्या ये एग्जैक्टली क्या स्मॉल टॉपिक्स सर पढ़ाने वाले हो आप? राइट आंसर है स्मॉल टॉपिक्स एज इन जो भी टॉपिक्स आप छोड़ के जाने वाले होते हो ना। यू आर लाइक कि नहीं इसको तो ढंग से नहीं कर पा रहा मैं, या यू आर लाइक कि नहीं सर इसमें टाइम बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, और बात कभी आता ही नहीं। वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे उठाने वाले हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इवन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। करना क्या है? बस सत्संग की तरह इसको सुनना है। क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। सर टॉपिक्स कौन कौन से कवर करवाने वाले हो? देखो, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद अपील्स, उसके बाद गार पे जाएंगे, उसके बाद डीआरसी पे। गुड मॉर्निंग संजय। ओके, डीआरसी के बाद जाएंगे, उसके बाद सर मिसलेनियस प्रोविजंस, क्लबिंग, सेट ऑफ, उसके बाद डिडक्शंस, ब्लैक मनी लॉ एंड टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट एंड ब्लैक मनी लॉ वील ओनली डू इफ टाइम वारंट्स, अदरवाइज अगर नहीं हो पा रहा, टाइम कम बच जा रहा, तो वील सी कैसे फॉरवर्ड करना है। परफेक्ट सर, सबसे परफेक्ट बात हो गई। सर अपील्स एंड डिविजन्स एक ऐसा चैप्टर जहां पे मेजर अमेंडमेंट्स है। मेजर अमेंडमेंट्स ऐसे दो तीन ही अमेंडमेंट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला सा टॉपिक वर्ड आता ही अपील। क्या अपील? यानी सर अगर आप किसी भी ऑर्डर से खफा हो, अगर आप किसी भी ऑर्डर से खफा हो, आपको हायर अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन लॉन्च करानी है। अब सर हायर अथॉरिटी कौन कौन होती है? सबसे पहले जेसीए होता है, जॉइंट कमीशन ऑफ अपील्स, जिसके पास आप 30 डेज के अंदर लेके जाते हो। उसी के जस्ट बगल में एक और अथॉरिटी होती है, इसको बोलते हैं सीता। सीआईटी अपील। सर सीआईटी अपील से इसको प्यार से मैं सीता बुलाऊंगा, आप भी सीता बोलोगे, आसान रहेगा। सीआईटी अपील्स सीता, इसके पास भी 30 डेज के अंदर जाना पड़ता है। आईटीआईटी, सर पहले 60 डेज के अंदर जाते थे आईटीआईटी के पास, लेकिन अब सर उस टाइम लिमिट को चेंज करके क्या कर दिया गया है? सर 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ ऑर्डर। ध्यान देना सर, पहले आईटीआईटी के पास 60 डेज में जाते थे, अब 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द ऑर्डर के अंदर जाना पड़ता है। हाई कोर्ट, सर 120 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन सर इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने कल पढ़ा हुआ था, अगर एडवांस रूलिंग में अगर आप डिससेटिस्फाइड हो कोर्ट ऑफ एडवांस रूलिंग से, तो आप 60 डेज के अंदर हाई कोर्ट में जाने वाले थे। दैट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। बाकी हाई कोर्ट में 120 डेज का टाइम रहता है। सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हो, 90 डेज में आप जा सकते हो। सर आपके पास 3 ऑर्डर से खिलाफ अपील करने का कभी अधिकार नहीं होता। कभी भी अगर आपने कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है आपके साथ, 234 A B C का कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ना, यू कैन नॉट अपील दैट। उसके अलावा सर अगर 264 का कोई भी रिविजनल ऑर्डर है, सर क्या होता है? व्हील स्टडी, आप नहीं सकते। प्लस सर डीआरसी का ऑर्डर, सर डीआरसी भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसके खिलाफ भी आप अपील नहीं कर सकते हो। गॉट इट सर। सबसे पहले जेसीए के पास अपील करने जा रहे हैं। सर जेसीए के बाद सर कौन होता है? जेसीए कौन होता है? इट इज जॉइंट कमीशन अपील्स। सर अगर कोई भी जॉइंट कमिश्नर के लोअर लेवल वाले इनकम असिस्टिंग ऑफिसर ने अगर ऑर्डर पास कर रखा है, तो आप जेसीए के पास जाओगे। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईटीओ हो, सर अगर इन्होंने ऑर्डर पास किया तो आप जेसीए के पास जाओगे। सर कौन कौन से ऑर्डर? सर कोई भी असेसमेंट ऑर्डर हो, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर हो, इंटीमेशन ऑर्डर हो, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा सा कुल्लो पुल्लो सा ऑर्डर है जो कि सर जॉइंट कमिश्नर के लोअर लेवल में कर रखा हो। सीबीडीटी कभी भी चाहे तो जॉइंट कमिश्नर अपील से केस कमिश्नर को ट्रांसफर कर सकती है, कमिश्नर से जॉइंट कमिश्नर के पास ट्रांसफर कर सकती है। इससे ज्यादा कुछ याद करना है क्या? सर कुछ याद नहीं करना। अपील टू सीता, सर सीता के पास अपील के लिए कब जाएंगे? सर कभी भी अगर जॉइंट कमिश्नर का ऑर्डर है तो उसके खिलाफ हम सीता के पास जाने वाले हैं। सर कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं? वही अपने सेम टू सेम असेसमेंट ऑर्डर उठा लो, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर उठा लो, इंटीमेशन हो, टीडीएस का इंटीमेशन, रेगुलर रिटर्न का इंटीमेशन, या फिर सर एनी अदर ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर मेरे पास। सर इससे कभी सर्च होती है आपके यहाँ पे, सर्च होने के बाद जब ऑर्डर होता है जॉइंट कमिश्नर साइन करता है, तो उस जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ आप सीता के पास जा सकते हो अपील करने के लिए। ध्यान देना सर, कभी भी अगर आप अपील फाइल करते हो सीता के पास या जॉइंट कमिश्नर के पास, इसको फर्स्ट अपील बोला जाता है। सर इसको 30 डेज के अंदर जाना पड़ता है। अगर कोई ऑर्डर है, अगर कोई ऑर्डर है जिसमें पेनल्टी वगैरह लग रखी है, जिसमें कोई टैक्स वगैरह या डिमांड वगैरह खड़ी हुई है, तो जिस दिन ऑर्डर है ना, उसके 30 डेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सर यही अगर आपके पास कोई नोटिस है, फॉर एग्जाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया किसी चीज का, तो प्रोविजन कहता है उसके लिए भी आप ऑर्डर के 30 डेज के अंदर जाओगे, यानी ऑल इन ऑल 30 डेज के अंदर आपको चले जाना है।
सर कहता है अगर आप डिले करते हो तो कंडोन कर देंगे। सीता और जेसीए सर कंडोन कर देते हैं आपकी मिस्टेक को। ध्यान देना सर, कभी भी अपील में जाओ तो फॉर्म 35 लेके चले जाना। फॉर्म 35 के साथ सर फीस जमा करवा देना, प्लस दो दो चीजें और दी जाती हैं। दिल से बोलना सर, मेमोरेंडम, मेमो सॉरी, दो चीजें और दी जाती है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड ऑफ अपील। सर क्या क्या हुआ और किस किस आधार पर आप अपील लड़ने आ रहे हो, सर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील प्लस फील्ड्स, तीनों मिला के फॉर्म 35 में आप जमा कराओगे। इसको क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये हमेशा डुप्लीकेट में दिया जाता है। सर कभी भी आपने अगर अपील की है तो जिस साल में अपील की है उस साल के एंड से 1 साल के अंदर सीता या जॉइंट कमिश्नर अपील्स आपकी अपील को सॉल्व करेंगे, उस पर जजमेंट पास करेंगे। सर अपील तभी एंटरटेन की जाएगी आपकी जब आपने टैक्सेस पे कर रखे हैं, जितना रिक्वायर्ड टैक्सेस आपने पे कर रखा है, या फिर अगर आपने आरओआई ही नहीं फर्निश किया था तो जितना रिक्वायर्ड एडवांस टैक्स है उतना फर्निश कर दिया, तो ही आपका जेसीए और सीता अपील एंटरटेन करने वाले हैं। लास्ट में कहता है सर कभी भी अगर कोई डिमांड आ गई आपकी अपील में, उस डिमांड पे स्टे भी दिलवा सकता है सीता और अपील, सीता और जेसीए। प्लस कहता है अगर आपने कोई एविडेंसेस, मान लो सर आपने नीचे सबमिट नहीं किए, असेसमेंट हो रहा था, कोई एविडेंसेस सबमिट नहीं कर पाए, फॉर एनी रीजन नहीं सबमिट कर पाए, प्रोविजन कहता है आप यहाँ सबमिट कर सकते हो। अब आप सबमिट कर सकते हो सर, लेकिन उनके 3 रीजन होने चाहिए। पहला, सर जब आप असेसमेंट के टाइम पे सबमिट करने जा रहे थे, एओ ने लेने से मना कर दिया। सर एओ ने कोई सब प्रूफ लेने से, एविडेंस लेने से मना कर दिया। दूसरा, सर आप सबमिट करने गए लेकिन आपको रोका गया। सर आप बाबू के पास जा रहे थे, बाबू भैया दे दो इसको, असेसिंग ऑफिसर को दे दो, बाबू ने दिया ही नहीं। तीसरा, सर आप एविडेंस देने गए, उससे पहले ही एओ ने ऑर्डर पास कर दिया। इन 3 केसेस में जेसी और सीता एडिशनल एविडेंसेस ले लेंगे। अपील टू आईटैट, आईटीएटी, आईटैट बोलो, आईटीएटी बोलो, सर एक ही कान के दो पहलू, सेम टू सेम बातें हैं। सर आईटीएटी के पास अपील जब पे जाना होता है ना, उससे पहले समझना पड़ेगा आईटीएटी में होते कौन-कौन लोग हैं। सर आईटीएटी में 3 टाइप की बेंचेस चलती हैं। सबसे पहले सिंगल जज बेंच। अगर कभी भी किसी की भी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक की है, टोटल इनकम 50 लाख तक की है, तो अपील में आईटीएटी में सिर्फ एक सिंगल जज बैठता है। सर अगर यही थोड़ा बड़ा केस है, तो उसमें 2 से ज्यादा जजेस की बेंचेस भी बैठ सकती है। लेकिन सर एक नॉर्मल केस में 2 जजेस की बेंच बैठती है, जिसको डिवीजन बेंच बोलते हैं। उसमें 2 जजेस में एक होता है जुडिशियल मेंबर, जो कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, और एक अकाउंटेंट मेंबर होता है जो 25 साल से ज्यादा सीए इन प्रैक्टिस होता है। सर इनको ये लोग डिसीजन देते हैं। सर व्हाट इफ ये लोग आपस में लड़ बैठे, आपस में बोलते हैं, सर अकाउंटेंट मेंबर बोलता है कि नहीं एसएससी सही है, जुडिशियल मेंबर कहता है डिपार्टमेंट सही है, तो कौन जीतेगा? प्रोविजन कहता है सर अगर कभी भी दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे, 2 लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये लोग कहाँ भेजेंगे सर? प्रेसिडेंट ऑफ आईटीएटी के पास अपना केस भेजेंगे। प्रेसिडेंट एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि सर इंडिपेंडेंट होगा, और सर वो इनको सपोर्ट करेगा जजमेंट देने में। उस बेसिस पे, मेजोरिटी के बेसिस पे जजमेंट होगा। सर प्रोविजन कहता कि अगर कभी भी आप आईटीटी के पास जाना चाहते हो, तो कौन-कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जा सकते हो आप? देयर आर 4 काइंड ऑफ ऑर्डर्स। सर चारों इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, चारों बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सर कभी भी सीता के ऑर्डर के खिलाफ या जॉइंट कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर के खिलाफ आप जाना चाहो, आप आईटीटी में जा सकते हो। सेकंड, सर डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन पैनल। सर अगर आपको याद हो, सेक्शन 144 सी में आपके पास एक डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन पैनल के पास जाने का ऑप्शन रहता है। अगर एक फॉरेन कंपनी या नॉन रेज़िडेंट के खिलाफ ऑर्डर है, या एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, अगर आप अपील करना चाहते हो, तो सर आप सिर्फ और सिर्फ आईटीटी में जा सकते हो। तीसरा कहता है सर अगर कभी भी 263 का रिवीजन है, सेक्शन 263 में रिवीजन करना चाहते हो ना, तो सर इसके लिए आप आईटीटी के पास ही जाने वाले हो। रिवीजन के खिलाफ आप अपील करना चाहते हो तो आईटीटी में जा सकते हो, सीआईटी में नहीं जा सकते। उसके बाद लास्ट में कहता है सर कोई भी और ऑर्डर जो कि सीआईटी लेवल का, सीसीआईटी लेवल का, डीआईटी लेवल का, डीजीआईटी लेवल का अगर कोई पास कर रहा है, तो आप जा सकते हो आईटीटी के पास। सर कौन से ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो कहाँ जाएंगे आप? सब आईटीटी में जाते हैं ना। दीज आर 4 ऑर्डर्स। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, सर डिपार्टमेंट भी आईटीटी में जा सकता है। सीता के पास तो आप ही जाओगे क्योंकि ऑर्डर डिपार्टमेंट का होगा, लेकिन सर आईटीटी में डिपार्टमेंट भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है। सर कभी भी अगर जाना है आईटीटी में, कितने दिन में जाना पड़ेगा? जैसा मैंने पहले बताया, पहले 60 डेज हुआ करता था। अगर यही डेट अगर 1/10/2024 से पहले का क्वेश्चन है, तो बोलना है आपको 60 डेज के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाद में कभी अगर आपको अपील करनी है ना, तो प्रोविजन कहता है 2 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ ऑर्डर। जिस मंथ में ऑर्डर है ना, उसके एंड ऑफ मंथ से 2 महीने के अंदर आपको चले जाना है आईटीएटी के पास। सर यहाँ पे क्या जमा करना पड़ता है? फॉर्म 36 जमा करवाना पड़ता है। सर फॉर्म 36 में क्या, फिर वही स्टेटमेंट जमा करवाओगे, फिर वही ग्राउंड जमा करवाओगे, प्लस फीस तो दोगे ही दोगे, प्लस सर यहाँ पे जो ऊपर एओ का ऑर्डर था ना, उस एओ के ऑर्डर की कॉपी भी दे देना, इसको ट्रिप्लीकेट में जमा करवा देना। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील।
कोई दिक्कत चल रही है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं चल रही। स्टे ऑफ डिमांड सर, स्टे ऑफ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन पूछता है तो कई बार इससे पूछता है। सर कहता है अगर आपके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ और आपके खिलाफ डिमांड पेबल आ गई, आपको पे करनी पड़ती है। 30 दिन के अंदर पे करनी पड़ती है, सेक्शन 156 कहता है। यहाँ पे बोलता है आईटीएटी उस पेमेंट पे रोक लगा सकता है। आईटीएटी आपको एक इम्यूनिटी दे सकता है कि पे मत करो फिलहाल। लेकिन सर ये इम्यूनिटी कितने दिन के लिए वैलिड होगी? सिर्फ 180 डेज के लिए वैलिड होगी। क्या आईटीडीज को एक्सटेंड कर सकता है? राइट आंसर इज यस, एक्सटेंशन पॉसिबल है, बट मैक्सिमम सब मिला के सर 365 डेज का ही एक्सटेंशन मिलने वाला है। इससे ज्यादा एक्सटेंशन आईटीएटी नहीं दे सकता। सर व्हाट इफ 365 डेज में ऑर्डर नहीं पास कर पा रहा आईटीएटी, तो फिर क्या होगा? सर अगर 365 डेज में आईटीएटी ऑर्डर नहीं पास कर पा रहा, तो यू हैव टू चेक कि गलती किसकी है। आईटीटी 365 डेज में क्यों ऑर्डर नहीं पास कर पाया? क्या ये एसएससी गलती कारण नहीं कर पाया? क्या ये डिपार्टमेंट की गलती कारण नहीं कर पाया? क्या ये आईटीटी गलती कारण नहीं कर पाया? अगर सर गलती एसएससी की नहीं है, अगर गलती एसएससी की नहीं है, तो ये स्टे कंटिन्यू रहने वाला है, स्टे विकेट नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बार-बार मिलेगा। सर समझ में आ गया? सर आईटीएटी पे एडिशनल एविडेंसेस सबमिट कर सकते हैं आईटीएटी के पास। सर कहता है ध्यान देना, कभी भी अगर आप स्टे ऑफ डिमांड लेना चाहते हो ना, स्टे ऑफ डिमांड यानी सर डिमांड पे रोक लगाना चाहते हो, तो आपको 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स देना पड़ जाता है। अनडिस्प्यूटेड तो पे करना ही पड़ेगा पूरा। जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 20% आपको पे करना पड़ जाता है। आईटीटी एडिशनल एविडेंसेस भी ले सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। आईटीटी में कंफर्म, रिड्यूस, सेट असाइड द असेसमेंट। आईटीटी कंफर्म कर सकता है असेसमेंट को, रिड्यूस कर सकता है असेसमेंट को, सेट असाइड कर सकता है असेसमेंट को। सर यानी इनहैंस नहीं कर सकता। अगर आपके असेसमेंट में कोई गड़बड़ दिख रही है तो आईटीटी उसको और बढ़ा के आपकी और डिमांड नहीं निकाल सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर उसके अलावा आईटीटी को एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 4 साल के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ जाता है। सर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन ये क्या बोलता है? सर बोलता है अगर मैं, प्रणव ये वीडियो होने वाली नियरली 3 से साढ़े 3 से 4 घंटे के आसपास एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा खिंच जाए क्वेश्चन आंसर के कारण, या हो सकता है 5 घंटे भी खींचे, बट इट विल बी कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन सर क्या होता है? मोको बोलते हैं इसको, मोको। मोको मतलब क्या? सर अगर मैं सीआईटी के खिलाफ, मैं अगर असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ सीआईटी में जीत गया, मैं सीआईटी में जीत गया और सीआईटी में जीतने में डिपार्टमेंट आईटीआईटी में चला गया, तो मैं आईटीआईटी को जाके चुगली करूंगा कि अरे ओ आईटीआईटी भैया इसका केस मत लो, ये तो बेकार इंसान है, इसका केस लो ही मत, ये तो बेकार इंसान है। सर अगर मैं ऐसी चुगली कर रहा हूं तो इसको मोको बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। सर फॉर्म 36A लगता है इस केस में, और कोई भी फीस नहीं लगती है इस केस में। सर रेक्टिफिकेशन, सर कभी भी अगर आईटीआईटी ने अपनी कोई ऑर्डर पास किया जिसमें छोटी सी गलती है, आईटीआईटी ने ऑर्डर पास किया जिसमें एक छोटी सी गलती है और वो माइनर सी मिस्टेक है, सर मिस्टेक विच इज एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, जो देख के समझ में आ रहा है कि गलती है, तो आईटीआईटी ना अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। कितने टाइम में रेक्टिफाई करेगा? प्रोविजन कहता है अगर खुद से कर रहा है तो जिस मंथ में ऑर्डर पास कर रहा है उसके एंड ऑफ मंथ 6 मंथ्स के अंदर। लेकिन अगर सर ये नहीं, एप्लीकेशन ऑफ एसएससी के कारण, अगर एप्लीकेशन ऑफ एसएससी एसएससी कारण रेक्टिफाई कर रहा है, तो कहता है एसएससी को 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और आईटीआईटी भी 6 महीने के अंदर उसको रेक्टिफाई करवा देगा। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ के अंदर एप्लीकेशन करना है, और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ से आपको रेक्टिफाई करना है आईटीआईटी के लिए। इतना सा पॉइंट है। सर कभी भी अगर आईटीआईटी या सीता के पास अगर अपील लेके जा रहे हो तो कुछ फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। फ्री में तो तुम्हारी अपील लड़ेंगे नहीं। कहता है अगर 1 लाख तक की टोटल असेस्ड इनकम है, सर असेस्ड इनकम अगर 1 लाख तक की है तो 250 रुपए की फीस लगेगी, आईटीआईटी 500 रुपए की फीस लगेगी। अगर असेस्ड इनकम 1 लाख से 2 लाख है, 500 रुपए की फीस लगेगी, और यहाँ पे आईटीआईटी 1500 की फीस लगेगी। सर ये दो हमारे नॉर्मली काम के नहीं होते, लेकिन अगर असेस्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा की होती है ना, तो सीता के पास 1000 रुपए की फीस लगती है, एंड आईटीआईटी के पास क्या होता है? 1% ऑफ असेस्ड इनकम, जो असेस्ड इनकम होती है ना उसका 1%, या फिर 10,000, सर विचएवर इज लोअर लग जाती है, विचएवर इज लोअर लग जाती है। बाकी केसेस में सर अगर कोई भी और मुद्दा है, फॉर एग्जांपल आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सर इन केसेस में क्या करने वाले हो? सर 250 रुपए आप सीता के पास दोगे, 500 रुपए आप आईटीआईटी के पास देने वाले हो। डिपार्टमेंट कभी भी अगर आईटीआईटी के पास जाता है तो उसको कोई भी फीस जमा नहीं करवानी पड़ती है। सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सर कंपैरिजन बिटवीन सीता, जेसीए एंड आईटीआईटी, तीनों में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। सर जिसमें टिक-टिक है उसमें तो कोई बात ही नहीं, दोनों ही डिमांड पे स्टे दे सकते हैं, दोनों ही डीले को कंडोन कर सकते हैं, दोनों ही आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं, दोनों ही एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं, दोनों ही एडिशनल ग्राउंड ले सकते हैं। सर एनहांस कौन असेसमेंट कर सकता है? सर ध्यान देना, सीता एनहांस कर सकता है, सीता असेसमेंट को एनहांस कर सकता है। सर कैसे? सर अगर आपका असेसमेंट हो रहा था, असेसमेंट के दौरान कोई गलती मिली, ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास करने के बाद आप सीता के पास गए, सीता को और गलती मिली, आपका असेसमेंट एनहांस कर सकता है, वो और ज्यादा आपका डिमांड खड़ी कर सकता है। बट आईटीआईटी हमेशा आपके बेनिफिट के लिए रहता है, आईटीआईटी कभी भी आपका असेसमेंट एनहांस नहीं कर सकता।
सर कंफर्म रिड्यूस, सर दोनों ही कंफर्म भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। सर पावर टू सेट असाइड एंड रेफर बैक टू एओ फॉर फ्रेश असेसमेंट। सर क्या अगर असेसमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है? शुभम सर, फर्स्ट रिवीजन ऑफ डीटी इज डन बट दोस थ्योरी चैप्टर्स आर नॉट डन, सेकंड रिवीजन एम आई लेट फॉर गिविंग ग्रुप 2? नहीं शुभम, लेट नहीं हो, अभी भी कर सकते हो आप, साथ में करते चलो, एटलीस्ट स्मॉल चैप्टर सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है? इसके बाद ढंग से पढ़ लोगे, आपका काम प्रॉपरली हो जाएगा। पावर टू सेट असाइड, क्या सवाल पूछते हैं देखना। सर अगर कभी भी अगर कभी भी आईटी अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं है, अगर ये अपीलेट अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं है कि जो ऑर्डर पास हुआ वो सही ऑर्डर पास हुआ कि नहीं हुआ, तो सर क्या होता है, आईटीटी के पास ये पावर रहता है कि वापस से एओ को बोले फिर से असेसमेंट करो। आईटीटी के पास ये पावर होता है, इसलिए सर वापस इसमें टिक किया हुआ है। लेकिन सर क्या सीता के पास ये पावर होता है? राइट आंसर इज सर नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 में आपके केस में अमेंडमेंट आया, आपके केस में अमेंडमेंट आया कि सर अगर 144 का केस है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए अगर एसएससी आ रहा है सीता के पास या जेसीए के पास, इस केस में सीता और जेसीए रेफर बैक कर सकते हैं एओ को। अगर 144 का असेसमेंट है ना, तो फिर सीता और एसीए रेफर बैक कर सकते हैं एओ को, बाकी अदरवाइज किसी भी और केस में नहीं कर सकते। सर क्या दोनों रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्डर को? हाँ सर, आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्या दोनों अपने ऑर्डर को रेक्टिफिकेशन के लिए वापस से सुन सकते हैं? हाँ सर, सिर्फ रेक्टिफिकेशन के लिए वापस से सुन सकते हैं। सर क्या अपने ऑर्डर को वापस से सुन सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एंटायर मेरिट? सर क्या पूरे ऑर्डर को वापस रिकॉल कर सकते हैं? सर नॉर्मली, अदरवाइज किसी भी और पर्पस के लिए नहीं कर सकते। सर क्या अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं? अगर ऑर्डर पास हो गया और उनको लगता है कि नहीं भैया मैंने गलत ऑर्डर पास कर दिया, क्या अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हो? राइट आंसर इज नो, आप ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। उसके अलावा कहता है क्या एडिशनल एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो? सर दोनों एडिशनल एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो। सर रिव्यू करने का पावर क्यों नहीं दिया गया? सर अगर रिव्यू करने का पावर दे दिया गया तो इसमें अनर्थ हो जाएगा। आज आईटीआईटी एसएससी के फेवर में कर रहा है, आगे चल के डिपार्टमेंट के फेवर में कर देगा, कोई कंसिस्टेंसी नहीं बचेगी, इसलिए रिव्यू करने का पावर नहीं दिया जाता इनको। सर 1 अक्टूबर 2024 से सीता और जेसी के पास पावर है रेफर बैक करने के लिए इन केस ऑफ फ्रेश असेसमेंट, इन केस ऑफ 144। अगर 144 का केस है तो जो अपने सीता है और जेसी है ये रेफर बैक कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को। सर अपील टू हाई कोर्ट, सर हाई कोर्ट की अपील में सर जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं सर यही काम के होते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछता है। सर कहता है कभी भी अगर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी है 120 दिन के अंदर आप करके आ जाओगे, जिस दिन ऑर्डर आएगा आईटीटी का उसके 120 दिन के अंदर चले जाओगे। ध्यान देना सर, कभी भी हाई कोर्ट पे जाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए जाने वाले हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए नहीं जाने वाले। सर व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? सर कभी भी अगर आपके घर में एक अगर आम का पेड़ है, आम के घर पेड़ से सामने वाला राम पेड़ चोरी कर आम तोड़ के चला गया, आम तोड़ के चला गया। आपने उसके ऊपर केस कर दिया कि हे राम, तुमने मेरा फल कैसे चुराया, फल कैसे चुराया? अब सवाल आता है कि राम बोलता है मैंने तो फल चुराया ही, राम बोलता है मैंने तो फल चुराया ही नहीं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि चुराया कि नहीं चुराया ये प्रूफ करना, इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन क्या चुराना सही था कि नहीं था, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो आप इस चीज के लिए हाईकोर्ट में नहीं जाने वाले कि क्या हुआ था, वो सही हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ इस चीज के लिए आप हाईकोर्ट में जाने वाले हो। सर हाईकोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। अगर कभी भी हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो हाईकोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। सर अगर कोई नया फैक्ट मिल गया, कोई गलती मिल गई या कोई भी और सफिशिएंट रीजन है, हाईकोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। सर कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर कहता है अगर कभी भी आर्म्स लेंथ प्राइस का डिटर्मिनेशन है ना, नॉर्मली इसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बोलते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इंटरवेंशन को इन्वॉल्व करने के लिए सर इसको क्वेश्चन ऑफ लॉ मान लिया जाता है। गुड मॉर्निंग DVN साई कृष्णा वर्मा, गुड मॉर्निंग। ओके सर, फोकस इधर 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 फोकस करना है अपने को। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने जाओगे 90 दिन के अंदर चले जाना। सर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाओगे सर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। एंड लास्ट में कहता है सर अगर कभी भी दो बेंचेस ने डिसीजन दिया, दो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस ने सिमिलर मुद्दे पे डिसीजन दिया, तो मैटर क्या करता है, जो बड़ी बेंच है पहले उसको प्रेफरेंस देना है, उसके अलावा जो बाद में आया उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना। फॉर एग्जांपल जो लेट आया, मान लो अगर 2012 में कोई पहला जजमेंट आ गया और 2020 में नया जजमेंट आ गया, तो 2020 वाले जजमेंट को आपको प्रेफरेंस देना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन देता है वो सारी के सारी आईटी अथॉरिटीज पे, सारे के सारे इंडिया पे हर केस में वैलिड रहने वाला है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिमार्क्स देता है, अगर लॉ से हटके कोई रिमार्क देता है कि भैया ऐसा करना चाहिए, तो वो भी बाइंडिंग होता है। एंड सर क्या हाईकोर्ट का जजमेंट भी बाइंडिंग होता है? सर हाईकोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग होता है इन देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन। सर जैसे फॉर एग्जांपल एमपी हाईकोर्ट अगर कोई चीज कहता है तो वो चीज पूरे एमपी में लागू की जाएगी, दैट डज नॉट मीन कि वो चीज महाराष्ट्र में लागू की जाएगी।
गॉट इट सर, समझ में आ गया। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी गुड अमेंडमेंट सेक्शन 268 ए, ये क्या बात करता है? ये बोलता है सर अपील्स बाय डिपार्टमेंट। सर अगर डिपार्टमेंट कभी भी अपील करना चाहता है आपके खिलाफ तो सर हमेशा कर सकता है, खुशी से कर सकता है, लेकिन देयर इज अ मॉनेटरी लिमिट। छोटे मोटे टुके टुके केसेस के लिए सर डिपार्टमेंट आपके खिलाफ अपील नहीं करेगा। सर व्हाट इज दैट लिमिट? दैट लिमिट हैज बीन रिवाइज्ड। कहता है पहले अगर आईटीआईटी के पास जाना था ना तो 50 लाख का कम से कम टैक्स इफेक्ट होना चाहिए था। सर अब इस टैक्स इफेक्ट को बढ़ा के सर 60 लाख कर दिया। पहले अगर हाई कोर्ट में जाना था तो 1 करोड़ का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए था। अब इस लिमिट को बढ़ा के सर 2 करोड़ कर दिया गया। सर अगर पहले 2 करोड़ हुआ करता था, अगर पहले हाई सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 2 करोड़ का टैक्स इफेक्ट चाहिए था, तो सर अब इसको 5 करोड़ कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, टैक्स इफेक्ट मतलब एक्चुअल टैक्स पेबल, इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब टैक्स इफेक्ट में नहीं आता। इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब टैक्स इफेक्ट में नहीं आता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी देखनी है। सर मेरे सामने क्या आएगा तो मैं क्या करूँगा क्वेश्चन में? आपको नई लिमिट्स रेफर करनी है। अगर आईटीडी के पास जाना है 60 लाख का टैक्स इफेक्ट, अगर हाई कोर्ट में जाना है 2 करोड़ का टैक्स इफेक्ट, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है 5 करोड़ का टैक्स इफेक्ट होता है। ये आपको याद करके चलना है। आई होप समझ में आ गया होगा। सर फॉर एग्जांपल राहुल है, मेरे खिलाफ केस चल रहा था हाई कोर्ट में। मैं सॉरी आईटीआईटी में चल रहा था। सर सॉरी सीआईटी में चल रहा था, मैं जीत गया। अब डिपार्टमेंट जाना चाहता है आईटीआईटी। सर अगर डिपार्टमेंट आईटीआईटी में जाना चाहता है, मेरा टैक्स इफेक्ट कुल 50 लाख का है, इसलिए नहीं जा पा रहा। तो सर इसलिए मेरी प्रोसीडिंग्स डाउन हो गई। अब मेरा भाई है मेहुल, मेहुल का टैक्स इफेक्ट है 80 लाख रुपए। अब मेहुल आर्ग्यूमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट से कि तुम राहुल के केस में तो नहीं गए थे ना, मेरे केस में मत जाओ। मेहुल आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि तुम तो राहुल के केस में नहीं गए थे ना, मेरे केस में भी आईटीआईटी मत जाओ। तो क्या डिपार्टमेंट रुकेगा? राइट आंसर इज नहीं रुकने वाला। कहते हैं अगर डिपार्टमेंट ने किसी एक एसएससी के खिलाफ अपील फाइल नहीं की बिकॉज ऑफ अबव लिमिट, तो ये डिपार्टमेंट को रोक नहीं सकता किसी और एसएससी के ऊपर अपील फाइल करने के लिए। सर अगर सेम एसएससी है तो उसके खिलाफ भी अगले साल में अपील फाइल कर सकता है, या कोई और एसएससी है तो उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है। ये मॉनेटरी लिमिट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ अपील बाय द डिपार्टमेंट। फिर बात करते हैं सेक्शन 263 के रिवीजन के ऑर्डर की। रिवीजन ऑर्डर, सर अगर कभी भी छोटे-छोटे जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, ये लोग हरी पत्ती लेके आपके फेवर में ऑर्डर पास कर देते हैं, तो डिपार्टमेंट के बड़े-बड़े अधिकारी, सर बड़े-बड़े अधिकारी कौन होते हैं? सर सीआईटी, पीसीआईटी, सीसीआईटी और सर पीसीसीआईटी। सर इनके पास एक अधिकार होता है कि आपके ऑर्डर को रिव्यू करके रिवाइज करने का। आपके ऑर्डर को रिव्यू करके रिवाइज करने का। सर दे कैन ओनली पास रिविजनल ऑर्डर व्हेन दे थिंक दैट इन दैट ऑर्डर हैज बीन पास व्हिच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। सर ऐसा ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास कर दिया है जो कि सर डिपार्टमेंट का नुकसान करवा रहा है, उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। सर रिवीजन का पावर कौन सा होता है? सेक्शन 263 में आता है। सर अब ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है? सर 4 टाइप के ऑर्डर को इरोनियस ऑर्डर बोलते हैं, गलत ऑर्डर बोलते हैं, जिसके खिलाफ रिवीजन पॉसिबल है। सबसे पहला, सर असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया बिना कुछ पूछे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ इंक्वायरी करे असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया। सर इसके खिलाफ रिवीजन पॉसिबल है। सर उसके अलावा सर बिना इंक्वायरी किए रिलीफ दे दिया आपको। आपको 80 आई की रिलीफ मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपका उन्होंने चेक ही नहीं किया कि बिज़नेस क्या चल रहा है। आप दूसरा बिज़नेस भी कर रहे हो, उसके ऊपर भी रिलीफ दे दी उन्होंने, सर अलाउ नहीं होगा। सर कहता है अगर सीबीडीटी ने कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करके अगर असेसिंग ऑफिसर फाइल कर रहा है ऑर्डर, तो सर उसको भी रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट में कहता है सर अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे रखा है, उस जजमेंट के खिलाफ जाके अगर असेसिंग ऑफिसर कर रहा है ऑर्डर पास, तो भाई साहब इस ऑर्डर को रिवाइज किया जा सकता है। सर कैसे रिवाइज होने वाला है? सर सबसे पहले कमिश्नर आपसे मंगाएगा इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन करने के लिए कि एग्जैक्टली गलती क्या हुई है। उसके बाद सर एक रूब देगा, रूब। रूब बोले तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एसएससी को कि भैया मैं तुम्हारा रिवाइज कर रहा हूँ। सर जो सीआईटी, पीसीआईटी, सीसीआईटी और पीसीसीआईटी बड़े-बड़े लोग हैं ना, या तो एनहांस करेंगे, या तो मॉडिफाई करेंगे, या तो कैंसल करेंगे। सर सुनो, सुनो ध्यान से, एनहांस करना यानी आपकी इनकम बढ़ा सकता है। मॉडिफाई यानी चेंज कर सकता है, या फिर असेसमेंट बिल्कुल रद्द कर सकता है। क्या डिक्रीज बोलता है? सर डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन सर मॉडिफाई इंप्लाइज डिक्रीज, यानी सर चाहे तो आपकी इनकम थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। सर उसके अलावा फ्रेश असेसमेंट के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। सर कितने टाइम तक रिवीजन पॉसिबल है? प्रोविजन कहता है सर अगर आज आपका ऑर्डर इरोनियस ऑर्डर पास हो जाता है, इरोनियस ऑर्डर, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद सर 2 साल के अंदर आपका ऑर्डर रिवाइज किया जा सकता है। सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। सर पार्शियल मर्जर या टोटल मर्जर कौन सा, ये समझो आप। सेक्शन 263 का ना डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर चलता है। सर कहता है, समझना समझना, फॉर एग्जांपल मेरे और असेसिंग ऑफिसर के बीच में एक लड़ाई हुई, मेरे और असेसिंग ऑफिसर के बीच में लड़ाई हुई कि 10 डबल ए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो असेसिंग ऑफिसर ने तो बिना दिए ऑर्डर पास कर दिया। सर मैं अपील में चला गया सीता के पास कि भैया देखो असेसिंग ऑफिसर ने नहीं दिया मेरे को 10 डबल ए डिडक्शन। मैंने सीता के पास जीत भी गया और 10 डबल ए डिडक्शन क्लेम करवा लिया। सर अब ना सीआईटी आके बोलता है कि यार 10 डबल ए तो तुमने ले लिया, लेकिन तुमको तो 35 एडी भी नहीं मिलना चाहिए था, तुमको तो डिडक्शन भी नहीं मिलना चाहिए था। तो क्या
वो इस ऑर्डर को रिवाइज करवा सकते हैं? राइट आंसर इज यस, रिवाइज करवा सकते हैं। जो भी मैटर अपील में डिसाइड हुआ है, उस मैटर को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स पे रिवीजन पॉसिबल है। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। यानी सर जो मुद्दा अपील में डिसाइड हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे मैटर्स आर रिवाइजेबल, उन सबको रिवाइज किया जा सकता है सर, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। सर बट देयर इज अ कैच। अगर कभी भी रिवीजन करना चाहता है ना, तो आपको फर्स्ट नोटिस में सब कुछ बताएगा सीआईटी की कौन कौन सा मैटर उसको रिवाइज करना है। अगर मल्टीपल मैटर्स पे रिवाइज करना है फर्स्ट टाइम बताएगा। एक बार ऑर्डर आप नोटिस भेज दिया ना कि रिवीजन आपका पॉसिबल है, तो फिर नए मैटर्स पे वो रिवाइज नहीं कर सकता। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर, जो कि कहता है कि अगर सर एक मैटर अपील में डिसाइड हो गया तो उसको छोड़ के अभी भी सारे मैटर्स पे सेक्शन 263 में रिवीजन पॉसिबल है। सर अगर आप इस रिवीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, कहाँ जाओगे? सर आईटीएटी में जाने वाले हो। ऊपर हमने पढ़ लिया, आईटीएटी के पास अगर अपील करने जा रहे हैं तो इसी ऑर्डर के खिलाफ आप आईटीएटी में अपील कर सकते हो। सेक्शन 264 ये क्या बोलता है? सर रिवीजन ऑफ अदर अदर ऑर्डर। सर मैं खफा हूं ऑर्डर से, मुझे लगता है कि सर असेसिंग ऑफिसर ने मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, मैं एसएससी असेसिंग ऑफिसर ने मेरा ऑर्डर खराब कर दिया, तो मैं तो अपील में जाऊं। लेकिन अपील में जाने की टाइम लिमिट है, 30 डेज के अंदर जाना पड़ता है। अगर टाइम लिमिट निकल गई ना, तो मैं बड़े बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आपके छोटे छोटे लोगों ने ना मेरा गलत ऑर्डर पास कर दिया है, तो सर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक रिविजनल ऑर्डर पास करे। ठीक है सर, समझ में आता है। सर क्या इसमें क्या कर सकते हैं? सेक्शन 264 का ऑर्डर इसको बोलते हैं। सर कहता है इसके लिए ना टाइम लिमिट रहता है सर 1 साल का। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर या तो आप अपील में चले जाओ या तो 264 का रिवीजन करवा लो, आप दोनों नहीं करवा सकते। या तो अपील में चले जाओ तो 264 में रिवीजन करवा लो। ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सर अगर आपने एक छोटे से मैटर के लिए अपील में चले गए, तो क्या दूसरे मैटर के लिए आप 264 का रिवीजन करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। सर अगर आप रिवीजन में चले गए, आप अपील में जा सकते हो? नहीं सर, नहीं जाने देंगे आपको ये लोग। यानी सर सेक्शन 264 में डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर चल रहा होता है। यहाँ पे ना अगर एक भी मुद्दा अगर अपील में चला गया ना, आप पूरे के पूरे ऑर्डर में किसी भी चीज के लिए 264 का रिवीजन नहीं सीख कर सकते। सर डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर में आप किसी भी मर्जर किसी पॉइंट के लिए रिवीजन आपका हो सकता है, डिपार्टमेंट कर सकता है, लेकिन आप अगर 264 में रिवीजन सीख करना चाहो, नहीं करने देगा डिपार्टमेंट आपको। सर टाइम लिमिट कितनी रहती है? सर कहता है अगर डिपार्टमेंट खुद से करना चाहता है तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 1 साल के अंदर कर सकता है। सॉरी, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। सर जिस दिन ऑर्डर पास किया उसके 1 साल के अंदर आपका 264 में रिवीजन डिपार्टमेंट खुद कर सकता है। सर एसएससी के एप्लीकेशन पे, सर कहते हैं जिस दिन एसएससी ने एप्लीकेशन किया ना, 1 साल के अंदर एप्लीकेशन करना पड़ता है, इसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 1 ईयर के अंदर सर ऑर्डर पास करना पड़ जाएगा। सर 264 के खिलाफ आपको अपील भी अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड अपील अगेंस्ट अंडर सेक्शन 264। उसके अलावा कहता है कि सर अगर एक मुद्दा अपील में डिसाइड हो गया, अगर फॉर एग्जांपल एक केस अगर आपने अपील में डिसाइड करवा दिया, एक केस अपील में डिसाइड हो गया, तो 264 का रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 AA के लिए मैं अपील में जीत गया, तो मैं चाहता हूं 264 का रिवीजन करवा लूं 35 AD के लिए, सरकार कहती है अलाउ नहीं करने वाले हम। सर रिवीजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 नॉट अपीलेबल एट आईटीएटी, अपीलेबल एट आईटीएटी। 264 का नॉट अपीलेबल एट आईटीएटी, आईटीएटी में अपीलेबल नहीं होता है। अदर दो तीन छोटे छोटे कुल्लो पुल्लो से कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं? सर रिपीटेटिव अपील्स को रोकने के लिए सेक्शन 158 में एक प्रोविजन है। अगर आपका कोई मुद्दा पेंडिंग है हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में, और सिमिलर मुद्दा अब आप सीआईटी आईटीबीटी में लड़ना चाह रहे हो, अगर कोई केस आप सीआईटी आईटीबीटी जीतने के बाद आप हाई कोर्ट पे चल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट पे चल रहे हो, और अब सिमिलर मुद्दा फॉर नेक्स्ट ईयर आपके लिए असेसिंग ऑफिसर आईटीटी में लेके आ रहा है, तो सर इस केस में क्या होगा? वापस वापस रिसोर्सेज लड़ने, वापस वापस आप करो। इससे अच्छा आप नए साल के लिए बोल सकते हो ना कि भैया एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दो, उसके बाद आईटीटी में लड़ना आप आराम से। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे फेवर में आ जाता तो आईटीटी में लड़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसलिए सर इसमें क्या करना पड़ता है? फॉर्म 8 जमा कराना पड़ता है असेसिंग ऑफिसर को, भैया रुक जाओ, ऐसा बोल के फॉर्म 8 में कि भैया रुक जाओ, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक बार मेरे फेवर में आ जाए तो आप रुक जाना, अगर मेरे फेवर में नहीं आता तो आप आईटीटी में लड़ना। सिंपल सा पॉइंट है, रिपीटेटिव अपील्स को रोकने के लिए। सर पॉइंट कहता है लेकिन एओ में एक्सेप्ट और रिजेक्ट सच एप्लीकेशन। एओ चाहे तो एक्सेप्ट करे, नहीं चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, ही हैज दैट राइट। सेक्शन 158, 158 करने से पहले ना एक बार मेरे साथ आओ, कुछ थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करते हैं। केस इज पेंडिंग एट हाई कोर्ट आफ्टर विनिंग एट हाई कोर्ट, ठीक है सीता। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। ऐसे ब्लॉक्स बनाने के बाद एक बार मेरे साथ पढ़ो क्या कह रहा है। सर कुछ पॉइंट कह रहा है केस इज पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मैं हाई कोर्ट से जीत चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट पे जीत चुका हूँ मैं।
अब सर एक दूसरा एसएससी ना आईटीआईटी में जीत गया, सेम केस पे आईटीआईटी में जीत गया। मैं सुप्रीम कोर्ट पे हूँ, हाई कोर्ट में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ, हाई कोर्ट में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ। एक दूसरा एसएससी है, वो आईटीआईटी में जीत चुका है, आईटीआईटी में जीत चुका है। दूसरे एसएससी के खिलाफ डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में जाना चाह रहा है, हाई कोर्ट में जाना चाह रहा है। तो भैया एक बात बताओ, केस वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अब डिपार्टमेंट फिर से आईटीआईटी में हाई कोर्ट में जाना चाह रहा है। गलत हो रहा है ना, एक ही चीज के लिए दो बार हाईकोर्ट, दो बार हाईकोर्ट में जा रहा है ना डिपार्टमेंट। तो सर इस केस में क्या होगा, कोलिजियन, कोलिजियन यानी बड़े बड़े लोग ना असेसिंग ऑफिसर को बोलेंगे कि भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल हो जाने दो, उसके बाद तुम जाना हाई कोर्ट पे। अदरवाइज का सेंस नहीं बनता ना, एक ही चीज के लिए बार बार आप हाई कोर्ट को परेशान कर रहे हो। इसको बोलते हैं सेक्शन 158 एबी का प्रोसीजर। सर जैसे ही कोलिजन बोलेगा ना, कोलिजन डिपार्टमेंट, कोलिजन असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा ना कि भैया रुक जाओ, हाई कोर्ट में भी मत जाओ, तो सर क्या करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर होल्ड करेगा। ये हाई कोर्ट को बताएगा कि भैया हाई कोर्ट हम रुके हुए हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे फिर हम आएंगे, और फिर आगे चल के ये मत बोलना कि हमारी अपील टाइम बार्ड हो गई। सर टाइम के लिए मोहलत मांग रहा होता है डिपार्टमेंट हाई कोर्ट से इस केस में। मैंने क्या बोला शॉर्ट में फिर से, सर अगर मैं हाई कोर्ट में जीत चुका हूँ और सुप्रीम कोर्ट में गया और सिमिलर एसएससी आईटीआईटी में जीत चुका है, तो वापस ये केस हाई कोर्ट में नहीं है, इसलिए सर कोलेजियन जाके बोलेगा कि भैया अभी रुक जाओ, हाई कोर्ट में मत जाओ। सर असेसिंग ऑफिसर इसलिए सर हाई कोर्ट को एक रिक्वेस्ट करेगा फॉर्म 8A में, ये बोल के कि भैया हम रुके हुए हैं, जैसे ही सर ऑर्डर आएगा ना, हम ऑर्डर के 180 120 दिन के अंदर तुम्हारे पास आएंगे और अपील में लड़ेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट योर अपील्स एंड रिविजन्स। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अरे बताओ ना बाबा, ये पॉइंट क्लियर हो गया? 33 मिनट्स इट टुक अस टू रिवाइज दिस चैप्टर, बट इट वाज वर्थ इट। बताओ। अरे बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना डियर। यस सर, अपने को परफेक्टली क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस एंड गार, ये क्या बोलता है? सर टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस सर एंड गार, सर ये एक अकेला चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले बोलता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब क्या होता है? लॉ की चार दीवारी के अंदर रह के लेजिटिमेट डिडक्शंस, लेजिटिमेट एग्जेम्पशंस और लेजिटिमेट टैक्स रिजीम्स ऑप्ट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करना, इट इज नथिंग बट टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग वो चीज होती है जहां पे आप लेजिटिमेटली अपना टैक्स कम करते हो। सर यानी एटीसी का डिडक्शन ढंग से लो, एटीसी से लेके यू तक का, सेक्शन 54 के एग्जाम्पशन आप ढंग से क्लेम करो, और सर लास्ट में कहता है 115 बी डबल ए ऑप्ट करना है, बीए भी ऑप्ट करना है। ये सब चीजें तो कुल्लो पुल्लो चीज देख के आप अपना रेजिम ऑप्ट करके टैक्स कम से कम करो लॉजिकली, लॉ की सात दीवारी के अंदर। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? सर टैक्स मैनेजमेंट सर सिंपली कहता है टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ। सर कहता है कि एडवांस टैक्स टाइम पे भर दो, टीडीएस टाइम पे डिडक्ट करवा दो। सर आपको अगर टीडीएस नहीं कटवाना तो फॉर्म 15GH फर्निश कर दो। ऐसे छोटे छोटे कंप्लायंस को ढंग से करना, टाइम पे करना, इट इज नथिंग बट टैक्स मैनेजमेंट। सर टैक्स इवेजन क्या होता है? सर टैक्स इवेजन क्लियरली बोलता है कि आपने टैक्स चोरी किया है। सर मैंने सेल्स करनी चाहिए थी, मैंने कैश की सेल्स उड़ा दी। मैंने एक्चुअल परचेजेस पेमेंट में करनी, बैंक से करनी चाहिए थी, मैंने पेमेंट कैश में करता चला गया और उस सारे खर्चों को तोड़ तोड़ के 10,000 से कम में लेके आ गया। तो ऐसे छोटे-छोटे खर्चे जो मैंने चोरी किए हुए हैं, मैंने ज़बरदस्ती कैश निकाला और खर्चे डालता जा रहा हूँ ताकि जानबूझ के मैं अपने खर्चे को खर्चे को बढ़ा सकूँ, टैक्स कम सा कर सकूँ। सर दिस इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ, सर इट इज़ टैक्स एवेजन। बट एक छोटी-सी लाइन होती है, छोटी-सी थिन लाइन होती है टैक्स एवेजन एंड टैक्स प्लानिंग में। थिन लाइन बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। बोलता है लॉ की चार दीवारी के अंदर रह के, लॉ की चार दीवारी के अंदर रह के सर आप टैक्स लॉ को ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हो ना कि आपने टैक्स चुरा लिया। चार दीवारी के अंदर हो आप, लेकिन लॉ में कुछ ड्राफ्टिंग एरर्स हैं, लॉ में कुछ लूप होल्स हैं, लॉ की अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज हैं, उस इश्यूज को आप एक्सप्लॉइट करके टैक्स से चुराने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। देखो, टैक्स मैनेजमेंट तो सरकार प्रमोट करती है, टैक्स प्लानिंग भी सरकार प्रमोट करती है, टैक्स इवेजन के लिए भर भर के पेनल्टीज प्रोसिक्यूशंस वाला चैप्टर ही है आपके पास। लेकिन सर अगर आपके पास कभी टैक्स अवॉइडेंस हो जाए तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? तो सरकार के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक होता है सर स्पेसिफिक रूल्स बना ले सरकार कि भैया अगर तुम अवॉइडेंस करोगे तो ये स्पेसिफिक रूल्स है तुम्हारे खिलाफ, ये स्पेसिफिक रूल्स लगेंगे। तो सर क्या सरकार ने स्पेसिफिक रूल्स दे रखे हैं? ये स्पेसिफिक रूल्स है। सर फॉर एग्जांपल ट्रांसफर प्राइसिंग इज नथिंग बट स्पेसिफिक रूल्स फॉर एंटी अवॉइडेंस। सर उसके अलावा 222 सर ए से लेके एफ तक, सर दीज आर स्पेसिफिक रूल्स। 94B सर दीज आर स्पेसिफिक रूल्स। सर 40A2 सर अगर रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, दीज आर स्पेसिफिक रूल्स। सर इनको बुलाते हैं सार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। सरकार ने स्पेसिफिक रूल्स बना रखे हैं ताकि आप टैक्स अवॉइडेंस रोको। लेकिन सर कितने रूल बनाएगी सरकार? कितने रूल बनाएगी सरकार? सर सरकार ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए और बाद में एक जनरल गाइडलाइंस खड़ी कर दी और बोला कि भैया ये जनरल रूल्स है।
अगर तुम इस जनरल रूल में फॉल करते हो ना, वील अज्यूम कि आपने टैक्स अवॉइडेंस कर रखी है। अगर आप इस जनरल रूल में फॉल करते हो ना, वील अज्यूम कि आप टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हो। इसी को प्यार से हम बोलते हैं गार। गार बोलते हैं जनरल रूल्स। सर अब जनरल रूल्स कौन-कौन से हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड। सर कहता है अगर कोई भी अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बन जाता है ना, तो हम मान लेंगे कि आपने सर एंटी टैक्स अवॉइडेंस कर लिया है। आपने टैक्स अवॉइडेंस किया हुआ है सर, हम मान लेंगे अगर कोई भी अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन जाता है तो। सर अरेंजमेंट कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई स्कीम हो सकती है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सर कभी भी अगर कोई ट्रांजैक्शन को हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लेंगे ना, ओके सेट, ओके, विल डू। सर अगर कोई भी डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन लग रहे हैं या इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन लग रहे हैं, सर गार इन दोनों को ओवरराइड कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर गार के प्रोविजन अप्लाई करेंगे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को। सर लेकिन अगर ट्रांजैक्शन 3 करोड़ के ज्यादा का है, अगर टैक्स बेनिफिट अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है ना, वो 3 करोड़ से ज्यादा का है ना, तो ही गार के प्रोविजन लगते हैं, अदरवाइज गार के प्रोविजन नहीं लगते। सर कहते हैं असेसमेंट ईयर 18-19 के बाद से लगते हैं। एंड सर 2 लोगों पे गार नहीं लगता। कहते हैं सर अगर एफआईआई जो एफआईआई होता है ना, एफआईआई अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वाया प्रायर अप्रूवल और डीटीडब्ल्यू का कोई ऐसा स्पेशल बेनिफिट नहीं ले रहे, तो उनके ऊपर आप गार नहीं लगाने वाले। प्लस कहते हैं अगर कभी भी नॉन रेजिडेंट ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एफआईआई में इन्वेस्ट करता है ना, तो इस केस में भी गार आपके ऊपर नहीं लगाया जाता है। सर अब बात आती है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सर गार कब कब नहीं लगता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो ही गार लगेगा। 3 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन, इट्स 3 करोड़ के ऊपर का टैक्स बेनिफिट, तो गार नहीं लगाया जाएगा। दूसरा सर असेसमेंट डेट 18-19 के बाद ही लगेगा। तीसरा सर एफआईआई, सर अगर कोई एफआईआई कभी भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रायर अप्रूवल के साथ डीडीडब्ल्यू का बेनिफिट लिए बिना, तो उनके ऊपर भी गार नहीं लगेगा। चौथा कहता है अगर एनआरआई अगर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्ट कर रहा है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एफआईआई में, सर इस केस में भी गार नहीं लगाया जाता है। सर अब बात आती है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। सर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए सर 2 बातें आपको देखनी है। सर या तो अगर कोई एसएससी आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, प्लस टैक्स बेनिफिट ले रहा है, या फिर सर मिसयूज कर रहा है प्रोविजन को, प्लस टैक्स बेनिफिट ले रहा है, या फिर सर ऑर्डिनरी एंटर नहीं कर रहा, ऑर्डिनरी एंटर नहीं कर रहा, सर नॉर्मली कैसे भी कर सकता है लेकिन ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं कर रहा, प्लस टैक्स बेनिफिट ले रहा है, या फिर सर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं ट्रांजैक्शन में, प्लस टैक्स बेनिफिट ले रहा है। प्लस कहता है डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस, प्लस टैक्स बेनिफिट। सर अगर इनमें से कोई भी एक चीज फॉल कर रही है ना, मान लिया जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। सर एक एक पे चर्चा करनी है अपने को, यू नीड नॉट टू वरी। सर कहता है इफ एनी ऑफ द अरेंजमेंट सेटिस्फाइड 2 कंडीशंस, सर या तो टैक्स बेनिफिट इन्वॉल्व हो, प्लस इन पांचों में से कोई भी एक चीज हो। सर आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हो ट्रांजैक्शन, आपने मिसयूज किया है प्रोविजंस को, सर उसके अलावा आपने ट्रांजैक्शन को कैरी आउट किया है जो कि सर आमतौर पे कैरी आउट नहीं होता है। सर ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, सर इस ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है। सर एक्चुअल में होना चाहिए कुछ और, लेकिन आप कर सिर्फ घुमा कर सिर्फ ट्रांजैक्शन को घुमा रहे हो। या फिर सर डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस, इन सब पे चर्चा आपने को करनी है। सर टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या होता है? सर कहता है या तो आपका जो टैक्स पेबल है वो या तो कम हो जा रहा है, या तो अवॉइड हो जा रहा है, या तो डेफर हो जा रहा है, या फिर सर या तो रिड्यूस हो रहा है टोटल इनकम, या लॉसेस बढ़ जा रहे हैं, या रिफंड बढ़ जा रहा है। सर इसको बोला था टैक्स बेनिफिट। अगर इनमें से कोई भी चीज हो रही है, इसको टैक्स बेनिफिट बोल लेंगे। प्लस ये 5 चीजें अगर हो रही हैं तो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी बोल देंगे। सर अब आते हैं एक एक चीज की डिटेलिंग पे। सर ट्रांजैक्शन नॉट डन एन आर्म्स लेंथ प्राइस। सवाल आता है सर अगर मैं हूं राहुल, राहुल ने सामान बेचा रेचल को, राहुल सोल्ड गुड्स टू रेचल, 100 करोड़ का सामान बेचा। सर इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? सर 130 करोड़ रुपए की। सर क्या इस केस में मैंने आर्म्स लेंथ प्राइस पे किया? नहीं सर, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया। सर क्या इस पे गार लग जाएगा? सर गार लग सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लग रहे हैं? सर मैंने तो कहीं बोला ही नहीं कि आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। अगर हम दोनों, मैं और रेचल आपस में एसोसिएट होते तो हमारे ऊपर सर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाते, और हमारे ऊपर सर स्पेसिफिक रूल्स लग जाते, तो गार नहीं लगता इस केस में, गार नहीं लगता। क्योंकि लेकिन मैं और रेचल एसोसिएट नहीं है, तो यहाँ पे सर गार लग सकता है। यानी अगर सर आप कभी भी आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे अदर देन एसोसिएट, और आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है ना, तो आपके ऊपर गार लगाया जा सकता है। सेकंड चीज, आपने प्रोविजन को मिसयूज करने की कोशिश की। सर प्रोविजन मिसयूज करने की कोशिश की, सर इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल था वोडाफोन का केस लॉ। वोडाफोन के केस लॉ में क्या हुआ था सर? ये थी अपनी हचसन एसआर। हचसन एसआर की पेरेंट कंपनी थी सीजीपी मॉरिशियस, और इसकी पेरेंट कंपनी थी एचटीआईएल।
अब सर अगर ये लोग चाह इनको बेचना था हचसन एसआर को, हचसन एसआर को अगर बेचते इंडिया में तो इंडिया में कैपिटल गेन लग जाता। लेकिन सर इन्होंने इंडिया की हचसन एसआर को नहीं बेचा, इन्होंने एक फॉरेन कंपनी को बेचा। सर कानून में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं कि इस पे टैक्स लगा सकें। इन्होंने ड्राफ्टिंग एरर्स को पकड़ा, उसको मिसयूज करने की कोशिश की। आइडियली दिस शुड हैव बीन टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि कंपनी तो एज गुड एज इंडियन कंपनी है ना, पूरी वैल्यू तो इंडियन कंपनी से डराइव कर रही है, तो इट इज एज गुड एज इंडियन कंपनी। तो सर इस केस में ट्रांसफर इंडिया इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए था। दिस इज मिसयूज ऑफ प्रोविजन। अब अगर ऐसा कोई मिसयूज करता है ना, तो सर इस केस में गार लगा दिया जाएगा। तीसरा, सर आम तौर पे ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता। सर आपने कुछ गड़बड़ कर रखी ट्रांजैक्शन में, जो आम तौर पे हाय पूर्णिमा है। जी, जी, हाय पूर्णिमा बोलते हैं। जी, जी साहब, इधर स्क्रीन पे। फोकस हैज़ टू बी हियर। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मैं बैठा हूँ, मुझे सुनना है आपको, ठीक है? आम तौर पे सर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। सर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंडिया से लेके अगर मान लो, अगर सॉरी सबसे स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्पल देखो सबसे स्टैंडर्ड ये है चाइना। चाइना को सामान भेजना है यूएसए से, यूएसए में। अब यूएसए वाले लगा रहे हैं सर 125% टैरिफ, यूएस लगा रहे हैं 125% टैरिफ। तो इन्होंने क्या किया सर, चाइना से नहीं यहाँ से मॉरिशियस में सामान भेजा और मॉरिशियस से भेज दिया सामान। सर का आम तौर पे सर दिस इज़ नॉट बोनाफाइड, दिस इज़ नॉट बोनाफाइड। तो कहता है सर इट इज़ दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट डन इन बोनाफाइड पर्पस। आम तौर पे नहीं होता, तो सर गार लगा देंगे और मान लेंगे चाइना से ही सामान आया है। सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा मानना है आपको कि सर अगर कोई आप थर्ड पार्टी को लेके आ जा रहे हो जो कि आम तौर पे नहीं लाते, तो इट इज़ अज्यूम्ड कि आपके ऊपर गार लगाया जाएगा, आपको टैक्स बेनिफिट है यहाँ पे। फोर्थ, सर कहता है अगर कोई कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन लैक कर रहा है या डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। सर कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है या डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है समझना। लोकेशन ऑफ एसेट, ट्रांजैक्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। सर मान लो अगर आपने कोई ऐसी कंपनी क्रिएट कर ली टैक्स हेवन में और फिर उसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सर अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन हाई टैक्स पेइंग कंट्री से कर रहे हो, लेकिन आपने जानबूझ के कंपनी सेटअप कर ली लो टैक्स पेइंग कंट्री में, तो सर इसमें उस कंट्री का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। उस कंपनी को डिसरिगार्ड कर देंगे और आपके ऊपर गार लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सिग्निफिकेंट डज नॉट अफेक्ट बिजनेस रिस्क, नेट कैश फ्लो और एनी अदर पार्टी, लेकिन टैक्स बेनिफिट हो जाता है। बिजनेस रिस्क और इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर टैक्स बेनिफिट में फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल देख, इंडिया और डीडब्ल्यूए का एग्रीमेंट है, इंडिया और मान लो फॉर एग्जांपल ये कंपनी कौन सी है अपनी, ये कंपनी है, ये कंट्री है फ्रांस। इंडिया और फ्रांस का डीडब्ल्यूए है कि अगर कभी भी ना टेक्निकल सर्विसेज अगर कंपनी देगी, अगर फ्रांस की कोई कंपनी टेक्निकल सर्विसेज देगी ना, तो 20% टैक्स रेट है। और अगर पार्टनरशिप फर्म दे रही है ना, तो पार्टनरशिप फर्म सिर्फ 5% टैक्स रेट है। ऐसा अगर इंडिया फ्रांस का डीटीडब्ल्यूए है मान लो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक यूएसए में बैठा हुआ बंदा, यूएसए में नहीं सॉरी फ्रांस में बैठा हुआ बंदा सिर्फ कंपनी बना के बैठा है, कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट चाहिए ना, तो उसने जानबूझ के सर डायरेक्टर्स ने एक मिलके पार्टनरशिप फर्म बना दी और पार्टनरशिप फर्म बना के सर इस ट्रीटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज पे हम गार लगा सकते हैं। सर अगर सामने वाला है कंपनी, उसके ऊपर कंपनी की टैक्स रेट लग रही है, लेकिन वो जानबूझ के ट्रीटी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है एंड पार्टनरशिप बना रहा है ताकि कम टैक्स देना पड़े, तो सर उसके ऊपर गार लगा सकते हैं। कहता है ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे कोई बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा, कोई बिजनेस रिस्क में कोई चेंज ही नहीं है, कोई कैश फ्लो में चेंज नहीं, अल्टीमेटली जाने उन्हीं लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन सर टैक्स बेनिफिट हो जा रहा है ना, तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम गार लगा सकते हैं। सर राउंड ट्रिपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, राउंड ट्रिपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी सिंपल। सर कहता है कि अगर आपको इंडिया मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है यूएसए। अब यूएसए से ना आपको रॉयल्टी मिल रही होती है, यूएसए से रॉयल्टी मिल रही होती है, आपने कोई बुक बनाई यूएसए में बेची, बिल्कुल बेस्ट सेलर बन गई, रॉयल्टी मिल रही है। अब यूएसए से मिली हुई रॉयल्टी यूएसए टैक्स करता है 20% से, यूएसए टैक्स करता है 20% से। आपने बोला भैया देखो यूएसए की रॉयल्टी अगर 20% से टैक्स लगेगी तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, एक काम करो तुम दुबई में भेजो, दुबई और यूएसए की ट्रीटी चल रही है कि भैया रॉयल्टी 10% टैक्सेबल होगी, तो मैंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा ली दुबई में और दुबई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सर घुमा देना ट्रांजेक्शन को ऐसे जहां पे टैक्स बेनिफिट हो सके। सर अगर आप राउंड ट्रिपिंग कर रहे होते हो प्लस टैक्स बेनिफिट इन्वॉल्व होता है, तो इसको इम्परमिसिबल मान लेंगे और इस पे गार लगा देंगे। उसके अलावा कहता है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अकोमोडेटिंग पार्टी फॉर टैक्स बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल सर देखना क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूएसए मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है। सर एसोसिएट एंटरप्राइज है, अगर एसोसिएट एंटरप्राइज मेरे को लोन देगी, तो लोन देने के बाद क्या होगा सर, लोन देने के बाद 94 बी के प्रोविजंस लग जाते हैं। अगर मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है 94 बी के प्रोविजन लग जाएंगे। तो मेरी एसोसिएट ने क्या किया पता, चालाकी की, षड्यंत्र रचा, बिल्कुल कमौलिका वाला षड्यंत्र रचा। उसने क्या किया सर, यूएसए के मेरे एसोसिएट ने एक बैंक बना दिया और बैंक को पैसे दिए और फिर बैंक से मेरे यहाँ पे पैसे रेमिट करवाए।
अब सर इसमें एक अकोमोडेटिंग पार्टी इन्वॉल्व्ड है। अगर सर बैंक के ऊपर 94 बी के प्रोविजन नहीं लगते, तो सर यहाँ पे कहीं न कहीं इन्होंने ड्राफ्टिंग एरर्स को पकड़ा। अकोमोडेटिंग पार्टी इन्वॉल्व की और टैक्स बेनिफिट ले गए। सर 94 बी के थ्रू इंडिया में कोई टैक्स भरा ही नहीं इन्होंने। तो सर दिस आल्सो कांस्टीट्यूट्स इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट और इस पे भी गार लगा दिया जाएगा। लास्ट में कहता है सर ट्रांजैक्शन ऐसा जिसमें ऑफसेटिंग और कैंसलिंग इफेक्ट हो। सर ऑफसेटिंग और कैंसलिंग इफेक्ट हो, सर इसका एग्जांपल समझना। फॉर एग्जांपल ये है राहुल और ये है मेहुल। अब सर बड़ा सिंपल सी बात है सर, अगर मैं दोनों भाई हैं, दोनों ब्रदर्स हैं। सर मैं मेहुल की वाइफ को, मेहुल्स वाइफ को सर लोन दे देता हूँ। सर मैंने मेहुल की वाइफ को लोन दे दिया। मेहुल ने मेरी वाइफ को, राहुल वाइफ को लोन नहीं दिया। सर लोन देते हम लोग आपस में, अगर एक दूसरे को लोन दे रहे होते तो सर क्लबिंग प्रोविजन लग जाते। सर लोन नहीं दिया। सर यहाँ पे ना रॉयल्टी का कंपोनेंट इसने डाल दिया कि सर रॉयल्टी मिलेगी अब। तो सर कायदे से देख के समझ में आ रहा है कि इसमें क्लबिंग नहीं लग रही है। बट सर क्योंकि ये एक एलिमेंट ऑफ ऑफसेटिंग इफेक्ट है, कैंसलिंग इफेक्ट है ना, प्लस यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है ना राहुल और मेहुल को, तो प्रोविजन कहता है इसके ऊपर भी गार लगाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजैक्शन कौन सा कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है एंड कौन सा डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट सर कहता है अगर कभी भी पीरियड कितने लंबे समय के लिए वो ट्रांजैक्शन इन फोर्स है, फर्क नहीं पड़ता। कैसा टाइम ऑफ अरेंजमेंट है सर, कब अरेंजमेंट कर रहे हो, कितने टाइम के लिए अरेंजमेंट कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर आपने टैक्सेस का पेमेंट अपने देश में किया कि नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर क्या एग्जिट रूट है ट्रांजैक्शन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर ये सब चीजें डिसरिगार्ड कर दी जाएंगी अगर कभी भी ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो। सर एग्जिट रूट है कि नहीं, आपने टैक्सेस पेमेंट किया कि नहीं किया, कितना पीरियड है, कितना लंबा टाइम ऑफ अरेंजमेंट है, उन सब चीजों को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। प्लस सर कहता है सर कभी भी अगर आपका ट्रांजैक्शन अगर इम्परमिसिबल बनाया जाता है तो 3 और नुकसान झेलने पड़ते हैं। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि सर अगर आपने किसी से इक्विटी में पैसा ले रखा हो, सर उसको डेट मान ले सरकार। अगर आपने डेट ले रखा हो, इक्विटी मान ले। सर अगर आपने कोई कैपिटल रिसीव कर रखी है, कैपिटल रिसीव तो उसको रेवेन्यू मान ले। रेवेन्यू कर रखी है उसको कैपिटल मान ले। या फिर सर किसी भी एक्सपेंडिचर डिडक्शन रिलीफ को रिकैरेक्टराइज कर सकती है। सर एक्सपेंडिचर को रिलीफ बोल सकते हैं, रिलीफ को डिडक्शन बोल सकते हैं, डिडक्शन को एक्सपेंडिचर बोल सकती है। इन सबको रिकैरेक्टराइज किया जा सकता है। एक बार आपके ऊपर गार लग जाता है, तो उसके क्या-क्या नुकसान होते हैं? सर देखो आपको टैक्स बेनिफिट तो नहीं देने वाले। टैक्स बेनिफिट तो नहीं देने वाले, सर उसके अलावा सर कहते हैं कि आपके ट्रांज़ैक्शन को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। सर मान लिया जाएगा आपने ट्रांज़ैक्शन एंटर ही नहीं किया। ट्रीटिंग इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट एज़ इफ इट वाज़ नेवर कैरिड आउट। ऐसा मान लो अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइज से ट्रांज़ैक्शन किया, फॉर एग्जांपल लोन आना चाहिए था खुद से, मैंने अपना बैंक बना के लोन दिया। ऐसा मान लिया जाएगा आप ही ने लोन दिया हुआ है, 94 बी के प्रोविजन लग जाएँगे, फिर 94 बी की जो पेनल्टीज़ है वो सब आपके ऊपर लगा दी जाएँगी। फिर कहता है सर अकोमोडेटिंग पार्टी को एक ट्रीट कर लेंगे एंड सर कहता है जितने भी कनेक्टेड पर्सन है ना उन सबको एक मान लिया जाएगा। जैसे राहुल मेहुल वाला ट्रांजैक्शन था तो उन सबको एक मान लेंगे एंड सर उसके ऊपर सर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस मान के उसके ऊपर रिस्पेक्टिव सेक्शंस की पेनल्टीज लगा देंगे। ठीक है, 4 नुकसान होते हैं। कौन-कौन से 4 नुकसान? सबसे पहला नुकसान अपना कौन-सा होता है? सर टैक्स बेनिफिट आपने रोका। उसके अलावा आपकी ट्रांज़ैक्शन को डिसरिगार्ड कर दिया गया। उसके अलावा इम्परमिसिबल सारी की जित कनेक्टेड पार्टीज़ को एक मान लिया आपने, अकोमोडेटिंग पार्टीज़ को एक मान लिया और ऐसा मान लिया ट्रांज़ैक्शन कभी एंटर ही नहीं किया गया है। गॉट इट सर, अपने गार के प्रोविजंस खत्म हो जाते हैं। सर डीआरसी भी कवर कर लेते हैं, फिर तीनों चैप्टर क्वेश्चन आंसर साथ में कर लेंगे। बहुत सिंपल-सिंपल से क्वेश्चन आंसर सर। 10 मिनट का टॉपिक है डीआरसीज़। सर सेंट्रल गवर्नमेंट डीआरसी बनाएगी हर एरिया में जहाँ-जहाँ पीसीसीआईटी बैठता है वहाँ-वहाँ डीआरसी बनाना था सरकार को। सर कहते हैं कोई भी अगर स्पेसिफाइड पर्सन है जो कि स्पेसिफाइड ऑर्डर लेके आया है, तो स्पेसिफाइड पर्सन के स्पेसिफाइड ऑर्डर को सॉल्व करने का काम कौन करेगा? डीआरसी करने वाला है। सर डीआरसी में कौन-कौन होगा? सर कहते हैं 2 रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर होंगे जो कि इनकम टैक्स के होंगे एंड एक सर्विंग सीआईटी पर्सन होगा। सर एक सर्विंग सीआईटी यानी सर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोजीशन पे एक सर्विंग पर्सन होगा या उसके ऊपर वाला लेवल। सर सवाल आता है कि सर होते कौन है ये लोग? स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं और स्पेसिफाइड ऑर्डर कौन होता है? देखो स्पेसिफाइड ऑर्डर की तो डेफिनिशन उन्होंने दे रखी है। स्पेसिफाइड ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर जो कि सर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करे। एक ऐसा ऑर्डर जिसमें सर वेरिएशंस 10 लाख से ज़्यादा की नहीं हो। राउंड ट्रिपिंग वाला पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। राउंड ट्रिपिंग क्या बोलते हैं देखो। फॉर एग्जांपल ये राहुल है और ये मेहुल है। राहुल ने मेहुल की वाइफ को लोन दे दिया। वाइफ को लोन दे दिया और मेहुल ने ना मेरी वाइफ को लोन नहीं दिया। लोन नहीं दिया, मेरे नाम पे एक पेटेंट रजिस्टर करवा दिया। पेटेंट रजिस्टर करवा दिया जिसकी रॉयल्टी सर मेरे को मिल रही है। तो हो क्या रहा है कायदे से मेरा पैसा मेरे भाई की वाइफ के पास चला गया। सर क्लबिंग होगा क्या सर? भाई भाभी के हाथ के पैसे हमारे हाथ में थोड़ी क्लब होते हैं। और मेहुल का पैसा मेरी वाइफ के पास आ गया।
ये मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा। सर क्लबिंग वाले प्रोविजन लगते, अगर ये लोन होता ना तो क्लबिंग वाले प्रोविजन लग जाते, अगर ये लोन होता ना तो क्लबिंग वाले प्रोविजन लग जाते, लेकिन ये तो लोन है ही नहीं, ये तो रॉयल्टी है। सर यहाँ पे तो क्लबिंग वाले प्रोविजन नहीं लगने चाहिए ना। तो प्रोविजन कहता है जहां पे वो क्लबिंग वाले प्रोविजन फेल कर जाते हैं, प्लस वहां पे टैक्स बेनिफिट है ना, उसको वहां पे इम्परमिसिबल मान लेते हैं और उस पे गार लगा देते हैं। सर स्पेसिफाइड ऑर्डर कौन सा होता है? सर स्पेसिफाइड ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जहां पे ना सर 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन-कौन सी? सर सबसे पहले कहता है कि सर अगर वो ऑर्डर में जो इनकम वेरिएशन है ना अप टू 10 लाख रुपीस है, ये अप टू 10 लाख, यस अप टू 10 लाख रुपीस है। 10 लाख से ज्यादा इनकम वेरिएशन नहीं है। सर अगर 25 लाख की इनकम थी, 25 लाख की मैक्सिमम 34 लाख 35 लाख कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनकम नहीं कर सकते। 10 लाख से ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा कहता है सर ऑर्डर, सर कभी भी सर्च, सर्वे, रिक्विजिशन या फिर डीडीडब्ल्यू से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आप सर्च से रिलेटेड ऑर्डर में कभी भी डीआरसी के पास नहीं जा सकते। सर्वे से रिलेटेड ऑर्डर के लिए डीआरसी के पास नहीं जा सकते। उसके अलावा सर आप कोई डीटीडब्ल्यू के ऑर्डर के खिलाफ भी डीआरसी में नहीं जा सकते। सर कहता है कभी भी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, सर अप टू 50 लाख की टोटल इनकम होनी चाहिए। अगर 50 लाख से बड़ा है तो फिर तुम सीता के पास जाओ, फिर डीआरसी के पास मत जाओ। गॉट इट? से समझ में आ गया। स्पेसिफाइड ऑर्डर एज पर सीबीडीटी, सर ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि सर एक ऑर्डर में क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए। सर लेकिन कुछ टाइप के ऑर्डर भी तो होते होंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्डर जिनके खिलाफ आप डीआरसी में जा सकते हो? सर कहता है सबसे पहला कि जो भी 143, 144 सी का सर डीआरपी वाला ऑर्डर है। जो ड्राफ्ट ऑर्डर होता है ना डीआरपी के पास 144 सी वाला ड्राफ्ट ऑर्डर होता है, सर उस ड्राफ्ट ऑर्डर के खिलाफ आप डीआरपी में जा सकते हो। सॉरी, आप डीआरसी के पास जा सकते हो। सर कोई इंटीमेशन ऑर्डर है, सर 143 1 का इंटीमेशन ऑर्डर है। 200 टीडीएस का इंटीमेशन, टीसीएस का इंटीमेशन है। सर कोई असेसमेंट ऑर्डर है, कोई रीअसेसमेंट ऑर्डर है, कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है या कोई भी डिमांड ऑर्डर है, सर इन सब के खिलाफ आप डीआरसी में जा सकते हो। तो मैंने क्या बोला, टाइप ऑफ ऑर्डर अगर मुझसे पूछा जाए, सर ऑर्डर के क्या-क्या फीचर्स होते हैं? सर 50 लाख से कम टैक्स चेंज होना चाहिए और 50 लाख से 10 लाख से कम टैक्स चेंज होना चाहिए, 50 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। प्लस सर्च सर्वे वाला केस नहीं होना चाहिए। टाइप ऑफ ऑर्डर कौन-कौन से होते हैं? सर कोई भी ऑर्डर अगर उसमें 144 सी वाला है, इंटीमेशन ऑर्डर हो, असेसमेंट ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर हो, सर इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? सर कौन-कौन से लोग डीआरसी के पास रेज़ोल्यूशन सीक कर सकते हैं? डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमिटी के पास कौन-कौन से लोग रेज़ोल्यूशन सीक कर सकते हैं? सर उसमें आते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। तो स्पेसिफाइड पर्सन जब पूछता है तो बोलता है कि सारे पर्सन सीक कर सकते हैं। एवरी पर्सन कैन गो टू डीआरसी, एवरी पर्सन कैन गो टू डीआरसी बट 5 पर्सन कैन नॉट। सारे लोग डीआरसी जा सकते हैं लेकिन 5 टाइप के लोग नहीं जा सकते। कौन-कौन से 5 टाइप के लोग होते हैं? सर कहता है सबसे पहला, किसी पर्सन को अगर कोफेप्सा कोफेप्सा एक्ट में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, कोफेप्सा एक्ट में सर अगर डिटेंशन आ चुका है, डिटेंशन अगर आ चुका है तो सर इन ये लोग नहीं जा सकते डीआरसी में। दूसरा, सर इन पांचों एक्ट्स में इनको सर प्रोसीडिंग्स इन प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुका है एंड सर ये लोग कन्विक्टेड ठहराए गए हैं, ये लोग गुनहगार ठहराए गए हैं। सर कौन-कौन से एक्ट? सर इंडियन पीनल कोड, सर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन कोड, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट, सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सर इन एक्ट्स में अगर आप किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन, सर मुकदमा चालू हो गया है एंड सर आप गुनहगार ठहराए गए हो ना तो आप डीआरसी सीक नहीं कर सकते। फिर कहता, अगर आपके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट में सर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चालू हो चुकी है, सर मुकदमा चालू होना चाहिए, सर बाकी पेनल्टी वगैरह नॉट अलाउड, चल जाएगा अपने को। आप स्पेशल कोर्ट एक्ट के सेक्शन 3 में आप नोटिफाइड हो या फिर सर अगर आपके खिलाफ ब्लैक मनी लॉ में किसी भी सार के लिए अगर प्रोसीडिंग्स चालू हो चुकी है तो भी आप डीआरसी नहीं सीक कर सकते। सर डीआरसी में कौन-कौन होंगे? सर कहता है डीआरसी में वही 2 आईआरएस ऑफिसर रिटायर्ड होंगे, उसके अलावा एक सर्विंग ऑफिसर सीआईटी का होने वाला है। 3 साल के लिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और सर फीस सीबीडी डिसाइड करने वाली है। सर कभी भी अगर रिमूव करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, सर किस रीजन से करने वाली है, रीजन रिकॉर्ड करवाएगी एंड सर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। डिसीजन मेजॉरिटी के द्वारा ही होने वाला है। सर कौन निकालेगा, कौन बैठेगा, सर ये सब मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। क्या ऑर्डर पास होना चाहिए, सर मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है। सर आप डीआरसी के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे देखना। सर अगर कोई स्पेसिफाइड ऑर्डर स्पेसिफाइड पर्सन लेके गया डीआरसी के पास, जैसे ही वो एप्लीकेशन करेगा ना, उसको एप्लीकेशन करनी है 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के 1 महीने के अंदर डेट करनी है। जिस दिन ऑर्डर है उसके 1 महीने के अंदर डीआरसी के पास चले जाना है। सर जैसे ही वो एप्लीकेशन दिया ना, उसकी एक स्क्रीनिंग की जाएगी। सर उसका एप्लीकेशन एग्जामिन किया जाएगा कि भैया तुम डीआरसी तुमको देनी चाहिए, रेज़ोल्यूशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सर एप्लीकेशन करते टाइम सॉरी एग्जामिनेशन करते टाइम ना या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। दे कैन ईदर एक्सेप्ट और दे कैन ईदर रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। सर अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन सर अगर रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे।
एक रूब देंगे, रूब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। सर कैसे देंगे? सर एक शो कॉज़ नोटिस देंगे। एसएससी को उसका रिस्पॉन्स देना है। अगर एसएससी ने या तो रिस्पॉन्स नहीं दिया या तो सर एक अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दिया, नॉन सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दिया, तो उस केस में सर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, आपको एक नोटिस ज़रूर दिया जाएगा, कम्युनिकेट ज़रूर किया जाएगा। सर जैसे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, सर आपको एक वो करना पड़ेगा, आपको एक वो क्या जादूगरी करनी पड़ेगी। आप अगर सीता के पास अपील में गए हो या जाने वाले हो, सर आप नहीं जाओगे और गए हो तो सर विथड्रॉवल ऑफ अपील का प्रूफ जमा करवाओगे डीआरसी के पास। आप सीता के पास न जाने वाले हो, अगर गए हो तो विथड्रॉवल ऑफ अपील का एक प्रूफ लेके आ जाओगे, तभी आपकी डीआरसी में एप्लीकेशन मानी जाएगी। सर एक बार आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, तो सर डीआरसी क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन मंगाएगा आईटी अथॉरिटी से, असेसिंग ऑफिसर से, जो भी सर आपका केस देख रहा है, या फिर सर कोई भी एसएससी से भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। एसएससी को अपना टाइम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ जाएगी। सर डिसीजन कैसे बनेगा डीआरसी का? सर मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। सर 3 लोग होते हैं, मेजॉरिटी डिसाइड करने वाले हैं इसपे। सर कैसे डिसाइड करेंगे समझना। वो चाहें तो सर जैसे ऑर्डर था, फॉर एग्जांपल ऑर्डर था, मान लो 10 लाख रुपए का था, 10 लाख का 15 लाख कर दिया उन्होंने, 5 लाख से इंक्रीज कर दी 3 का। प्लस इसके ऊपर पेनल्टी लगाई सर 2 लाख रुपए की। प्लस सर आपको जेल लगा दी, जेल कर दी 2 साल की। तो सर डीआरसी क्या-क्या कर सकता है? डीआरसी कर सकता है या तो सर इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे, इस 5 लाख की डिमांड को 0 कर दे एंड सर पेनल्टी पे भी इम्यूनिटी दे दे और सर इसके अलावा प्रोसिक्यूशन पे भी इम्यूनिटी दे दे। डीआरसी चाहे तो तीनों हटा सकता है। जितना एडिशन है वो भी हटा सकता है, पेनल्टी से भी आपको मुक्ति दे दे और लास्ट में इम्यूनिटी दे दे प्रोसिक्यूशन से। तीनों चीज़ें कर सकता है। डीआरसी चाहे तो ये भी कर सकता है कि सर ऑर्डर में चेंजेस नहीं करे, लेकिन सर जो पेनल्टी है ना इसको वेव ऑफ कर दे एंड प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे दे। चाहे तो ये दोनों भी कर सकता है। आपका जो एनहांसमेंट है वो एनहांस्ड है। या तो सर डीआरसी एक और चीज़ कर सकता है, सर कुछ भी ना करे। बोले कि भैया जो ऑर्डर एओ ने पास कर रखा है वही फाइनल है, वही सत्य है, वही अटल है। जो भी करे सर, जो भी करे 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द एप्लीकेशन डीआरसी को फाइनल करना ही करना पड़ेगा। सर जो भी वो करेगा सर असेसिंग ऑफिसर को और एसएससी को ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर देगा। सर इसी के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगा। एक बार सर ऑर्डर मॉडिफाई होता है तो ध्यान देना, सर इसको मॉडिफाइड ऑर्डर के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हो। एसएससी कभी भी अपील नहीं कर सकता, सीता के पास, आईटीएटी के पास अपील नहीं कर सकता। सर हाई कोर्ट के पास कर सकते हो, सर रिट पिटीशन वगैरह फाइल करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हाई कोर्ट के पास नहीं कर सकते। सर जैसे ही आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस मिला ना, सर डीआरसी तब आपको दे देगा प्रोसिक्यूशन से रिलीफ। सर फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चालू हो चुका था, तो डीआरसी के पास आप गए, डीआरसी आपको प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी तभी देने वाला है जब आप जितना भी टैक्स पेएबल था वो पे कर चुके हो, उसके बाद ही आपको रिलीफ मिलने वाला है। सर कभी भी डीआरसी की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर डीआरसी को लगता है कि आपने फेल कर दिया कोऑपरेट करने में या फिर आपने सबमिट नहीं किया डॉक्यूमेंट जब मांगे गए थे या फिर सर आपने कोई फैक्ट छुपा रखा है या फिर आपने जो टैक्स है वो नहीं भरा, उस केस में क्या करेंगे सर डीआरसी अपनी प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देगा। डीआरसी के पास कुछ पावर्स रहती कहता है या तो वेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, पेनल्टी कभी भी इम्पोसिबल हो। सर इम्यूनिटी ग्रांट कर सकते हैं, सर तभी ग्रांट करेंगे जब एसएससी ने टैक्सेस पे कर रखे हैं एंड कोऑपरेट किया है डीआरसी के साथ। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या बाबा? क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ। क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ जल्दी से, बिल्कुल फटाक से क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ। ओह माय गॉड! सर कौन से क्वेश्चंस करवा रहे हो? दीज़ आर सुपर 80 क्वेश्चंस ओनली, सुपर 100 क्वेश्चंस जो थे ना हमारे वही क्वेश्चंस हैं। सर वही क्वेश्चन रिपीट में करवा रहे हो आप? तो जो नहीं करता उनके लिए क्या करूँ? जिन्होंने नहीं किया सुपर 100 तुमने किया क्या? तुमने किया सुपर 100 तो बढ़िया, देन आप ब्रेक ले सकते हो 5 मिनट का। आओ जल्दी अपील्स में। A petition for stay in demand was filed by XYZ Limited before Income Tax ITAT in respect of disputed demand which was pending at before it. सर एक डिमांड पेंडिंग थी, उस डिमांड के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल की आईटीएटी में स्टे मांगा। एक डिमांड आ रही थी उसके खिलाफ आईटीएटी में स्टे मांगा। ट्रिब्यूनल ने स्टे ग्रांट कर दिया और स्टे कब ग्रांट किया सर? 1 जनवरी 2025 को। ओके सर कितने दिन के लिए? 180 डेज के लिए। सर कुल मिला के मान सकता हूँ 30 जून तक के लिए डिमांड पे स्टे दे दिया। ओके सर ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर 20% जो डिस्प्यूटेड था वो पे भी कर दिया 20%। ठीक है चलो परफेक्ट। सर बेंच काम ही नहीं की सर, 1 फरवरी 2026 तक बेंच ही नहीं काम की। ओह माय गॉड सर 11 महीने 13 महीने के लिए बेंच ही नहीं काम कर रही है। सर कब काम किया सर? 1 फरवरी 2026 तक। सर लेकिन स्टे तो यहाँ वेकेट हो गया होगा। चलो ठीक है, देयरफॉर डिस्प्यूट मैटर कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड। मीनवाइल जून 25 को सर इसने एप्लीकेशन के एक्सटेंशन का सर एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया। सर एक्सटेंशन कब तक ग्रांट किया? 31 दिसंबर तक का एक्सटेंशन ग्रांट किया। सर 1 साल के लिए कर सकते हैं टोटल मिला के।
सर 5 जनवरी 2026 को असेसिंग ऑफिसर ने अटैच कर दिया बैंक अकाउंट। सर आईटीआईटी अभी तक काम ही नहीं किया, आईटीआईटी काम ही नहीं किया इस बीच में। सर असेसिंग ऑफिसर ने 5 जनवरी को सर इसका बैंक अकाउंट अटैच कर दिया और बोला कि भैया अब हमको पैसा चाहिए, अब अपने को चाहिए फुल पैसा। एंड रिकवर किया 15 लाख रुपए और उसके अलावा 25 लाख रुपए की डिमांड के खिलाफ। सर बताओ क्या सही किया असेसिंग ऑफिसर ने? बताओ सर सही किया कि नहीं किया? राइट आंसर इज असेसिंग ऑफिसर ने, बोलो बोलो बोलो, सर गलत किया। अगर कभी भी असेसिंग ऑफिसर डिमांड, अगर कभी भी डिमांड आती है एसएससी के खिलाफ और आईटीटी उसको स्टे पे डाल देता है, स्टे कैन बी मैक्सिमम 365 डेज, दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर एसएससी गलती नहीं है ना तो स्टे कंटिन्यूड रहता है। एसएससी गलती कारण ऑर्डर पास नहीं हुआ है, सर एसएससी गलती नहीं है तो फिर ये स्टे कंटिन्यूड रहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। Commission of Income Tax Appeal issued notice to revise the order passed by the assessing officer under section 143। सर 143 में ऑर्डर पास हुआ था, इसके खिलाफ कमिश्नर ने 263 का रिवीजन चालू कर दिया। During the pendency of the proceedings, Commission, on the basis of material facts gathered in the survey, issued the first notice. The Commission of Income, अच्छा ठीक है, 263 का एक फर्स्ट नोटिस भेजा गया। बाद में एसएससी क्या सर्वे हुआ 133A में, सीआईटी को और इन्फॉर्मेशन मिली, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली और इसने एक एडिशनल नोटिस भेजा, एडिशनल नोटिस भेजा। सर जो फर्स्ट नोटिस भेजा गया था और ये जो एडिशनल नोटिस भेजा गया, इसमें दोनों में अलग अलग बातें कर रहे हैं लोग। सर क्या जो सेकंड नोटिस है वो सही है? सर बात आती है कभी भी अगर रिवीजन करना चाहते हैं डिपार्टमेंट तो पहले नोटिस में सब बता देगा कि क्यों रिवीजन करना है। आपको सेकंड नोटिस का मौका नहीं मिलना चाहिए। सेकंड नोटिस भेजा गया है तो इट इज नॉट अलाउड बाय सीआईटी, इट इज नॉट अलाउड। सीआईटी दोबारा नोटिस सेम चीज के लिए नहीं भेज सकता, सर इट इज नॉट अलाउड। Examine circumstances where appellant shall be entitled to produce additional evidences, oral documents before the Commission of Income Tax Appeals other than evidences produced by during the pendency with assessing officer। सर कहता है अगर असेसिंग ऑफिसर के पास केस पेंडिंग था, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर अगर असेसिंग ऑफिसर के पास केस पेंडिंग था, एओ के पास केस पेंडिंग था और सर केस पेंडिंग होने के, केस पेंडिंग था उस टाइम पे कुछ एविडेंसेस आप फर्निश नहीं कर पाए, सर अब जाके आप सीता के पास एडिशनल एविडेंसेस फर्निश करना चाहते हो, तो कौन कौन से बेसिस पे आप एडिशनल एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो? देयर आर 3 बेसिस, मेजरली 3 बेसिस। सर सबसे पहला कि सर आपने एविडेंसेस फर्निश करने से रोका गया था आपको। दूसरा, सर आप करने गए उसने लिया नहीं। तीसरा, सर आप करने गए उससे पहले ही उसने ऑर्डर पास कर दिया। सर 3 केसेस में आप फर्निश कर सकते हो। सर इसको अगर अंग्रेजी भाषा में बोलूं तो कहता है सर वेयर असेसिंग ऑफिसर इज रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया लेने से, तो आपको रोका गया जमा करवाने से, और कहता है सर तीसरा वाला पॉइंट कि आपको ऑर्डर पास कर दिया क्या बिना सफिशिएंट एविडेंसेस लिए। तीसरा, सर तीसरा वाला क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया भारी भारी वर्ड्स यूज करता है। The powers of Commission of Income Tax Appeals to enhance the assessment are plenary and quite wide। ओह, सर सीता एनहांस कर सकता है असेसमेंट को क्या? सीता एनहांस कर सकता है? सर ने पढ़ा हुआ था सीता के पास एनहांस करने की पावर है। आईटीआईटी के पास नहीं है लेकिन सीता के पास है। वो एनहांस कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता असेसमेंट, रेफर बैक कर सकता है ओनली फॉर 144। वो एनहांस कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है, वो रिड्यूस कर सकता है असेसमेंट, ये सब चीजें कर सकता है वो। At the time of hearing the rectification application, ITAT can reappreciate the evidence produced by the produced during the proceedings of the appeal hearing। कहता है सर अगर आईटीएटी का भी रेक्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं ऑर्डर का तो क्या और एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है? अरे बाबा तो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के लिए रेक्टिफिकेशन करना चाह रहे हो ना, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के लिए अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो तुमको और एविडेंसेस क्यों चाहिए? छोटी सी गलती के लिए तुमको थोड़ी एविडेंसेस लगते हैं फिर से। सर नॉट अलाउड, डन, इट इज इनकरेक्ट। High Court cannot interfere in the factual findings by the lower authorities without any valid reason। सर यहाँ क्या कहता है? सर हाई कोर्ट नॉर्मली कैन नॉट इंटरफियर। सर हाई कोर्ट नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कमेंट करता है, फैक्चुअल फाइंडिंग पे इंटरफियर नहीं करता, तो देयरफॉर इट इज करेक्ट इन लॉ। ये सही बात है कि हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन फैक्चुअल फाइंडिंग। जो फैक्चुअल फाइंडिंग आईटीआईटी ने एस्टैब्लिश कर दी सर उसी के बेसिस पे हाई कोर्ट को अपना जजमेंट देना होता है। ये क्वेश्चन सुनना बड़े प्यार से मोहब्बत से सब कुछ सुनना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ टैक्स लॉस। सर प्रेसिडेंस क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है मुझे नहीं पता, देखते हैं। In light of doctrine of precedence, comment upon the correctness or the otherwise of the statement along with reasons। सर doctrine of precedence के अकॉर्डिंग और आंसर देना सर, ये तो आपने सुना ही नहीं है। ठीक है। द रेशियो डिसेंडी, अरे बाप रे क्या बोल गया ये, रेशियो डिसेंडी, रेशनल ऑफ डिसाइडिंग अ केस, यानी सर किस तरीके से केस डिसाइड किया जाता है उसका कारण।
of Supreme Court is absolutely binding on all courts, tribunal authorities. However, lower courts and tribunal authorities are not bound by such opta dicta, यानी additional remarks which they say of Supreme Court. सर कहता है वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है सब पे, लेकिन जो छोटे-मोटे रिमार्क्स रहते हैं ना, वो रिमार्क्स जरूरी नहीं लोअर कोर्ट्स और आईटीटी फॉलो करे। क्या ये सही बोल रहा है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। ना बाबा ना, भले छोटे-मोटे रिमार्क ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बोला हुआ एक-एक शब्द पत्थर की लकीर होता है व्हिच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया। लोअर कोर्ट्स क्या उनके सबको मानना पड़ेगा, सभी रिश्तेदारों को मानना पड़ेगा। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So if there are whether two irreconcilable decision between the two benches, the similar strength of higher Supreme Court, the decision which is more detailed shall prevail. सर एक जजमेंट दिया पांच जजेस की बेंचेस ने, सिमिलर जजमेंट दिया सर दूसरे पांच जजेस की बेंचेस में। सर प्रभु ये कह रहा है क्वेश्चन कि जिसने ज्यादा डिटेल में आंसर लिखा है ना, जिसने डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा है ना, वो जीतेगा। भाई साहब दिस इज इनकरेक्ट। जो बाद में आया वो जीतता है हमेशा, जो बाद में आया वो हमेशा जीतता है। Lower courts are bound by Supreme Court. Only exception to this principal judgment is Supreme Court per incurium without referring the statutory provision. सर सुप्रीम कोर्ट कई बार स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रेफर किए बिना अपने रिमार्क्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बिना अपने रिमार्क्स देते हैं, बिना रेफर किए बिना अपने रिमार्क्स देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोअर कोर्ट्स है ना वो रिमार्क्स नहीं मानने उनको, सब मानेंगे, लेकिन ये छोटे-मोटे रिमार्क्स जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अलावा दिए सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं मानने। सर सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है, आपको माननी ही पड़ेगी। यू डोंट हैव अ चॉइस, माननी पड़ेगी। सर ये सब चीजें तो मैं क्वेश्चन पढ़े बिना बता रहा हूँ आपको। ये जो इन्होंने भारी-भारी बोला ना, रेशियो ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस, रेशियो डिसेंडी, सब काम का नहीं है। सिर्फ इट इज जस्ट क्या बोलूं मैं उसको, नॉइज क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में। इट इज नॉइज। Lower authorities may deviate from decision of High Court within the jurisdiction. They function only in situation to keep issue alive where department has not accepted the decision. सर कहता है कभी भी अगर लोअर अथॉरिटीज इशू को अलाइव करने के लिए हाई कोर्ट के डिसीजन को डिविएट कर सकती हैं कि अगर आपके जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट है तो, मतलब फॉर एग्जांपल एमपी हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, तो एमपी में बैठा हुआ क्या आईटीएटी हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर सकता है? नहीं कर सकता, किसी भी कारण से नहीं कर सकता। अगर आपके ज्यूरिसडिक्शन में कोई हाई कोर्ट है और उसने कोई कॉन्ट्ररी डिसीजन पास कर रखा है, तो आपको हाई कोर्ट का डिसीजन फॉलो करना ही पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग अपॉन योर ज्यूरिसडिक्शन। कोई मुश्किल क्वेश्चन था क्या? अरे बाबा बताओ, क्या कोई बहुत मुश्किल, क्या कोई बहुत रॉकेट साइंस हमने पढ़ ली क्या? अरे बाबा बताओ ना, क्या हमने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पढ़ ली क्या? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैक्स प्लानिंग पे स्पेसिफाई विद रीजन, क्या इनको आप टैक्स प्लानिंग मानो, मैनेजमेंट मानो, एविएशन मानो? नहीं सर कोई बड़ी बात नहीं पढ़ रहे, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें कर रहे हैं। कहता है मिस्टर पी ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए बैंक अकाउंट में ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी 590 से 490 हो जाए। भैया टैक्स प्लानिंग कर रहा है ना यार, अपने डायरेक्शंस को ले रहा है ताकि ढंग से अपना टैक्स भर सके। इट इज प्लानिंग। SQL maintains a register of tax deduction at source effective by it for timely compliance। सर एक टैक्स में रजिस्टर आप मेंटेन करो ताकि टाइमली कंप्लायंस कर सको। अरे बाबा टैक्स में रजिस्टर कौन मेंटेन करता है सर? एक मैनेजमेंट करने वाला बंदा ही करता है ना, इवेजन थोड़ी होता है ये। इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग टैक्स सेवर डिपॉजिट, अरे भैया फिर से प्लानिंग की बात आ गई। एटीसी का डिडक्शन यानी प्लानिंग। पार्टनरशिप फर्म ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम लेंडर्स 15 जीएस ताकि मैनेज कर सके। सर फिर 15 जीएस की बात आ गई, यानी सर इट इज अगेन मैनेजमेंट। Company installed air conditioner 75,000 at the residence of the director as per the terms of the appointment, but treats it as fitted in quality control section in the factory. The objective is to claim the depreciation। सर कहता है कि आपने एसी खरीदा और एसी खरीद के क्या किया सर? डायरेक्टर के घर में लगा दिया। सर डायरेक्टर घर में लगाना चाहिए था, इट इज ओके, वो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है। लेकिन सर इन्होंने क्या किया, इसको एक फैक्ट्री प्रेमिसेस का एसेट बताया और उस पर डेप्रिसिएशन हायर रेट से क्लेम कर रहे हैं। कहा यार चोरी कर रहे हो, इतनी बड़ी चोरी कर रहे हो, चोरी चोरी चोरी, दिस इज इवेजन। RR Limited issued a credit note for 80,000 रुपए as brokerage payable to Mr. Ramana, who is the son of managing director of the company. The purpose is to increase the income of Ramana and reduce the income of the company। सर कंपनी 80,000 रुपए का एक पेमेंट कर रही, क्रेडिट नोट इशू कर रही, किसको? रमना को। उसकी इनकम कितनी? 6 लाख 6.2 लाख थी, और बढ़ा के 7 लाख हो गई।
सर इस ये है क्या? आप ज़बरदस्ती इनकम बाँटने की कोशिश कर रहे हो। कंपनी के हाथ में 80,000 25% टैक्सेबल था। अब आपने रमना को ट्रांसफ़र करके सर इसमें ज़ीरो टैक्स भरा। सर क्यों ज़ीरो टैक्स भरा? क्योंकि सर रमना की इनकम में बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट 7 लाख हो जाती है। या 7 लाख तक कोई टैक्स लगता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया सर ज़बरदस्ती इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश की, वो भी लॉ को तोड़ के डाइवर्ट करने की कोशिश की। इसको क्या बोलेंगे सर? इट इज़ इवेज़न, इट इज़ इवेज़न, इट इज़ इवेज़न। कंपनी रेमिटेड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटर ऑन मंथली बेसिस सर मैनेजमेंट है ये। इट इज़ मैनेजमेंट। आप पीएफ पीएफ टाइम पे डिस्बर्स कर देते हो, इट इज़ मैनेजमेंट। आंसर चेक करो यही मिलेगा। तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा-सा ध्यान देना, गौर फरमाना। मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट इनकम इनका इंक इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंट्री एफ। देखना, ये कंट्री एफ है, F1। ये ग्लोबल आर्किटेक्ट है। देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ एंगेज्ड इन बिज़नेस ऑफ प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर आर्किटेक्चरल सर्विसेज पूरे विश्व में सब जगह दे रहे होते हैं। It receives an offer from Lovely Resorts Private Limited, an Indian company for design and development of resorts all over India। सर एक लवली कंपनी इंडिया की है। इन्होंने ऑर्डर लिया लवली से और डिजाइन बना के दे दिया। कंट्री F1 ने ऐसा बोला कि भैया आप जो आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहे हो ना टेक्निकल है एंड इसका सेम कंपनी की तरह टैक्स होना चाहिए इंडिया में। तो इन दोनों की ट्रीटी है ना इंडिया और उस देश की। कहता है कि जो भी आर्किटेक्चरल सर्विसेज इसको टेक्निकल सर्विसेज मानो और टेक्निकल टैक्सेशन करो उसके हिसाब से। लेकिन सर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म और इंडिविजुअल देन पेमेंट ऑफ सर्विसेज वुड बी टैक्सेबल ओनली इफ फर्म हैज फिक्स्ड बेस इन इंडिया। सर यहाँ पे क्या देखना है, एक छोटा सा ट्रीटी का लूपहोल ढूंढना है इन्होंने। कैसा? सर वैसे तो आपस में कंपनी के लिए टैक्सेशन होगा, लेकिन सर कहता है कि अगर आप कभी फर्म बना के या फिर एचयूएफ बना के सर अगर कभी भी आप सर्विसेज दे रहे हो ना, तो सिर्फ तभी इंडिया में टैक्सेबल होगा जब इंडिया में आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, अदरवाइज इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगा। यानी सर अगर कंपनी है तो भले फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है टैक्सेबल होगा, लेकिन फर्म बस से अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तभी टैक्सेबल होगा जब इंडिया में बिजनेस है, इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो ऑफ कोर्स वो लोग फर्म बनाएंगे ही बनाएंगे ना। वो कंपनी से काम ही नहीं करेंगे, वो लोग फर्म से काम करेंगे। तो कहता है ग्लोबल आर्किटेक्ट ने क्या किया, वही फिर फर्म बना दिया। डायरेक्टर सारे लोग पार्टनर बन गए और फर्म के थ्रू ट्रांजेक्शन एंटर किया। बताओ क्या गार लगेगा क्या? सर देखो बड़ी बात तो ये है कि ट्रांसफर लोकेशन तो मैटर करती ही नहीं है। कहाँ से काम कर रहे हो सर, लोकेशन मैटर करती नहीं है। उसके अलावा सर ये ट्रांजैक्शन किया ही बोनाफाइड पर्पस ना होने के कारण है। कैन आई सिंपली से दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। जो कंपनी बनाएगी सर उसका कोई एग्जिस्टेंस, जो फर्म बनाएगी उसका कोई एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं सर, डायरेक्टली कंपनी से भी कर सकते थे। तो दिस लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस प्लस क्योंकि टैक्स बेनिफिट इन्वॉल्व है, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इस पे गार लग रहा है। देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, देयरफॉर गार विल बी एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि सर अगर आप क्वेश्चन नंबर 56 क्या बात करते हैं देखना। कहता है सर अगर आपके पास एसइजेड यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके पास नॉन एसइजेड यूनिट है। आप अपना प्रॉफिट अगर एसइजेड में डाइवर्ट कर रहे हो तो इसमें क्या गार लगेगा कि नहीं लगेगा? पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। सर कहता है कि अगर आपके पास 2 यूनिट्स है, एक नॉन एसइजेड और एक एसइजेड, तो इनमें जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, सर इसके लिए अपने पास एक प्रोविजन है डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का। सर कभी भी अगर 2 एसइजेड यूनिट्स अगर आपस में अगर एक एसइजेड और एक नॉन एसइजेड अगर आपस में ट्रांजैक्शन करती है तो अपने पास वैसे ही एक रूल है, कौन सा? डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो यहाँ पे ना अपने पास स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो जनरल रूल्स नहीं लगने वाले, गार नहीं लगने वाला। अगर कभी स्पेसिफिक रूल्स होते तो गार नहीं लगता। बट सुनना, ध्यान से सुनना, सीबीडीटी यहाँ क्वेश्चन में ज्ञान देता है आईसीआई हमेशा। क्या ज्ञान देता है? पहले सब कुछ बोल देगा कि गार नहीं लगेगा सार लगेगा, ऐसा ज्ञान दे देगा। नीचे डाल के एक नोट डाल के आ जाएगा, बोलेगा सीबीडीटी सेज दैट गार एंड सार में कोएग्जिस्ट। वैसे तो इस क्वेश्चन में क्योंकि सार लग रहा है इसलिए गार नहीं लगेगा, ऐसा बोलेगा ये आंसर। लेकिन नीचे एक छोटा सा लाइन फेंक देगा, बोलेगा सीबीडीटी ने बोला है ना, सीबीडीटी ने बोला है ना, सार एंड गार में कोएग्जिस्ट, सार एंड गार में कोएग्जिस्ट, ऐसा ज्ञान देके आ जाएगा। इतना सही क्वेश्चन है। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर भी हमारे खत्म हो जाते हैं। आ जाए डिडक्शंस वाले चैप्टर पे आ जाए। डिडक्शंस वाले चैप्टर में आ जाए। अरे भैया बताओ ना, एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना तो दर्द होता है, इधर 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 दर्द होता है। तो चैप्टर 6 के डायरेक्शंस ठीक है, छोटू सा पुल्लो पुल्लो सा टॉपिक है, आधे घंटे में हो जाना चाहिए हमारा। हाँ, आ रहा है ना समझ में, बढ़िया से मस्त क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं।
आओ चलो वीडियो को लाइक भी करते चलो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कोई भी नया है, नए आए हो, पहली बार देख रहे हो ना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। चलो परफेक्ट। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम क्या कहता है? सिंपल सी बात है, जीटीआई माइनस डिडक्शंस इज इक्वल टू एनटीआई। डिडक्शंस कौन कौन से मिलने वाले हैं, लाइन से लेके देखना है। ध्यान देना, देखना सर, कभी भी जो अपने डिडक्शंस है ना, जीटीआई ज्यादा नहीं हो सकते। जो डिडक्शंस है वो जीटीआई ज्यादा नहीं हो सकते, ना ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनको। तो जो डिडक्शन है 112A पे भी नहीं मिलने वाले, स्पेशल टैक्स रेट्स पे कभी भी नहीं मिलने वाले। कोई भी स्पेशल टैक्स रेट जो होगी ना, उस पर डिडक्शंस नहीं मिलते अपने को। सर ध्यान देना सर, डिडक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर पेमेंट बेस्ड और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। पेमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन कुछ होते हैं सर इनकम बेस्ड डिडक्शन, सर पैसा कमाओगे तो डिडक्शन मिलेगा, पैसा कमाओगे तो डिडक्शन मिलेगा। सर 80 टीटीए टीटीबी हो गए, और पार्ट सी वाले डिडक्शन हो गए, विच इज 80 डबल जे डबल ए एंड 80 आईए से लेके आरआरपी। सर ये सब हमारे टाइप्स ऑफ डिडक्शन हो जाते हैं। सर इस चैप्टर की दो खास बातें देखनी है। 80 डीडी, 80 डीडीबी, 80 यू, 80 आरआरबी, क्यूक्यूबी और टीटीबी, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट पे लगते हैं। बाकी सारे डिडक्शन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको नोट कर लो। सर ये 6 सेक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट पे लगते हैं, बाकी सारे सेक्शन नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट दोनों पे लगते हैं। सर सिर्फ इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ इस चैप्टर के लिए, सर कैश इंप्लाइज ओनली हार्ड कैश। अगर कभी भी आपको लिखा हुआ है ना कि डोनेशन इन कैश इज नॉट अलाउड, तो कैश मतलब सिर्फ कैश में अलाउड नहीं है। आप बेयरर चेक से कर दोगे इट इज अलाउड, अगर आप क्रॉस चेक से कर देते हो इट इज अलाउड। इस चैप्टर के लिए ऐसा मानता है। सर डिडक्शन में 80सी, 80सी में क्या ध्यान देना है अपने को? सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, दैट इज 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। और किस किस के लिए मिलता है? सर सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए। सर पेरेंट्स 80सी में कवर नहीं होते हैं। 80सी में कोई भी पेरेंट्स के लिए करवा लोगे ना, तो डिडक्शन नहीं मिलता। सर याद कैसे करें, याद कैसे करें, समझो। सर 80सी में एलआईसी मेजरली आता है। पेरेंट्स लोग के लिए एलआईसी करवाओगे यार, मान लो अगर तुम 50 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स के हो, अपने पेरेंट्स के लिए 70 ईयर्स की एज में एलआईसी करवाओगे। एलआईसी करवाओगे तो सरकार तुमको डिडक्शन दे भी देगी। देखो एलआईसी होती है 20 साल, 15 साल, 30 साल, 40 साल के लोगों के लिए। अब तुम 70 प्लस वालों के लिए एलआईसी करवाओगे तो कैसे बनेगा? तो इसलिए ध्यान देना, 80सी में कभी पेरेंट्स कवर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देके चलना है। सर 80सी में एलआईसी अगर करवाते हो अपने लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या किसी भी एचयूएफ करवाती है अपने डिपेंडेंट अपने मेंबर्स के लिए, तो सर अपने को डिडक्शन मिल जाएगा कितना? सर अगर पॉलिसी 1/4/2012 के बाद ले रखी है, पहले ले रखी है, तो जितना प्रीमियम पे करते हो वो, या 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। अगर 1/4/2012 के बाद ले रखी है तो 10% ऑफ द प्रीमियम पॉलिसी, या प्रीमियम पेड व्हिचएवर इज लोअर। यही अगर किसी आपने दिव्यांग पर्सन के लिए, स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए अगर पॉलिसी ले रखी है 1/4/2013 के बाद, तो प्रीमियम और 13% ऑफ द सम अश्योर्ड ये आपको डिडक्शन में मिल जाएगा। सर और कौन-कौन से डिडक्शंस मिलते हैं? सर जल्दी से नाम गिन लेते हैं, काम का नहीं है। सर पीपीएफ करवा रहे हो, सर उसके अलावा कोई एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ है, आरपीएफ है, कोई अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट मिल रहा है वो, अगर आप हाउसिंग लोन के रीपेमेंट कर रहे हो, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल कंपोनेंट का रीपेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का डिडक्शन 24 बी में मिलता है, प्लस 80 डबल ई ए में मिल जाता है, डबल ई बी में मिल जाता है, सर ये सब में मिल जाता है। लेकिन सर प्रिंसिपल कंपोनेंट का डिडक्शन मिलता है आपको 80 सी में, और कितना मिलता है? सर कहता है 1.5 लाख तक का ही मिलेगा। ध्यान देना सर, आपने जो लोन ले रखा है वो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए ले रखा हो, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सर आपने लोन किसी से भी लिया हो, एम्प्लॉयर से, कंपनी से, गवर्नमेंट से, किसी से भी लिया हो, इट इज अलाउड। फिर कहता है सर अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हो, अपने 2 बच्चों की इंडिया में ट्यूशन फीस भर देते हो, सर प्राइवेट कोचिंग फीस नहीं, ट्यूशन फीस भरते हो, उस पे डिडक्शन मिलेगा। आप नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड्स पे जमा करवाओ, आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट में जमा करवाओ, सुकन्या समृद्धि में जमा करवाओ, घर खरीदते टाइम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करो, उस पे भी डिडक्शन दे देंगे। यूटीआई म्यूचुअल फंड खरीदो, उसके अलावा सर यूलिप्स खरीदो, सर टायर 2 पेंशन फंड में जमा करवाओ, या फिर सर हाउसिंग बैंक के, नेशनल हाउसिंग बैंक के टर्म डिपॉजिट्स खरीद लो। इन सब में हम आपको 80 का डिडक्शन दे देंगे। कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ 1.5 लाख ध्यान देना है, और ध्यान देना है कि पेरेंट्स के लिए नहीं मिलता है बस। 80 सर एलआईसी के पेंशन फंड में जमा कराओ, 1.5 लाख का डिडक्शन दे देंगे सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। सर 80 सीसीडी 1 कहता है सर अगर अगर आप अगर आप सर पेंशन फंड में जमा करवा रहे हो, किसमें? सर या तो नेशनल पेंशन स्कीम में, अटल पेंशन स्कीम में, या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में, सर इनमें जमा करवा रहे हो, और आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो ना, सैलरीड एम्प्लॉय, तो जितना भी आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 10% व्हिचएवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे देंगे। सर अगर आप कोई अदर एम्प्लॉय हो तो जितना भी अदर आपका एसएससी का कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ जीटीए, इसका डिडक्शन दे देंगे। सर इतना डिडक्शन मिलता है। सर ध्यान देना, लेकिन 80 सी प्लस 80 सीसी प्लस 80 सीसीडी 1 तीनों को मिला के सर मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन आपको मिलता है। ऐसा कौन बोलता है? 80 सीसीई बोलता है। सर आपको ये चीज पहले से ही पता है, इसमें परेशान होने की सी फाइनल लेवल पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर एक और सेक्शन आता है 80 सीसीडी 1 भी, बोलता है अगर आपने अटल पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में जमा करवाया, तो जो वहां डिडक्शन मिलता है वो तो ले ही लो, यहाँ पे एडिशनल 50,000 का डिडक्शन ले लो।
एंड लास्ट पे एटीसीसी डी2 कहता है कि अगर कभी कभी भी आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पहले आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, बाद में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा एटीसीसी 2 में। ध्यान देना सर, डिडक्शन कितना मिलेगा? कहता है सर अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो, जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वो, या 14% ऑफ द सैलरी। लेकिन अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करते हो तो क्या होगा सर, 10% आपको मिल जाता है, 10% ऑफ द सैलरी मिल जाता है। ध्यान देना, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 10% ना मिलकर सर 14% आपको इस यहाँ पे मिल जाता है। सर सैलरी मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, सैलरी इंप्लाइज सर बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सर उसके अलावा कहता है अगर कभी भी आप एनपीएस से पैसे निकाल रहे हो, एनपीएस से पैसे निकाल रहे हो, तो ध्यान देना सर, एनपीएस से पैसे निकालते टाइम कैसा स्कीम बनता? अगर आप मेच्योरिटी के टाइम पे पैसे निकाल रहे हो, खुद से पैसे निकाल रहे हो, तो कहते हैं 60% एग्जेम्प्ट होता है, 40% टैक्सेबल होता है। सर लेकिन आपके एनपीएस से पैसे कौन निकाल रहा है? आपके लीगल हायर निकाल रहा है, यानी आपके टर्म बोलने के बाद अगर आपके लीगल हायर एनपीएस से पैसे निकाल रहे हैं तो फिर वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके अलावा कहते हैं अगर आप बिफोर मैच्योरिटी कभी पैसे निकालते हो ना एनपीएस से, तो देखना पड़ता है, अगर आप एम्प्लॉय हो ना तो 75% आपके हाथ में टैक्सेबल करवाया जाएगा, 25% एग्जाम कराया जाएगा। और अगर अदर देन एम्प्लॉय, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और एनपीएस से पैसे निकाल रहे हो बिफोर मैच्योरिटी, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 80C, सीसीसी, सीसीडी, सीसीडी1B, सीसीडी1, सीसीडी2, सीसीएच सब हमने पढ़ लिया। सीसी पढ़ लिया, सीसीएच पे आ जाओ। उफ, आराम से। 80C का सिग्निफिकेंस इतना नहीं है। 80 सीरीज में 80 यू तक सिग्निफिकेंस नहीं, जो अपने इनकम बेस्ड सिलेक्शन है उनका सिग्निफिकेंस है। पूरे चैप्टर का ही वैसे ओवरऑल नहीं है, लेकिन समझो जितना इंपॉर्टेंट है सर उतना ही समझना है इसमें। अगर आप कभी भी अग्निवीर कॉर्पस में जमा करवा रहे हो पैसे, सर जितना कंट्रीब्यूशन अग्निवीर करेगा उतने का उसको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। जितना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे करेगी, पहले टैक्सेबल करवाया जाएगा, उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। और सर जितना भी कंट्रीब्यूशन का मेच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलेगा ना, वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट होगा। सर नॉर्मली 30% ऑफ द सैलरी अग्निवीर को अपनी सैलरी का 30% कंट्रीब्यूट करना पड़ जाता है। सिमिलर अमाउंट गवर्नमेंट भी उसके लिए करती है। दिस वाज सेक्शन 80 सीसीएच। 80D सर, 80D क्या कहता है, कभी भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हो या फिर सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे होते हो, सर अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए डिडक्शन मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या देखना, इंडिविजुअल एचएफ को मिलता है सर, सेल्फ के लिए मिलेगा, स्पाउस के लिए मिलेगा, पेरेंट्स के लिए मिलेगा एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। यहाँ पे ना सर बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए, यहाँ पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए। ओके सर, समझ में आ गया, अपने को समझ में अच्छे से आ गया। एचएफ अपने किसी मेंबर के लिए ले। इंपॉर्टेंट क्या, 80C में पेरेंट्स के लिए नहीं मिलता और 80D में सर पेरेंट्स के लिए मिलता है, लेकिन चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए यहाँ पे। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? सर कहता है अगर आप कैश के अलावा कोई पेमेंट करते हो ना सर, 25,000 या टोटल पेमेंट विचएवर इज लोअर मिल जाता है। लेकिन यही अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 60 प्लस आपकी एज है, तो आपको क्या मिलेगा, 60 प्लस प्लस आप रेसिडेंट हो, तो आपको सर 25,000 ना मिलके सर 50,000 मिलेगा और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। ये तो सर सब आपके लिए, ये तो सब आपके लिए। आपके पेरेंट्स के लिए अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो ना, तो कहता है 25,000 पेरेंट्स के लिए मिल जाएगा या टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर। लेकिन सर अगर पेरेंट्स में से एनी पेरेंट सर अगर ग्रेटर देन 60 का है और सर सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए भी आपको 50,000 और टोटल पेमेंट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर ध्यान देना, पेरेंट्स का इन एडिशन टू इंडिविजुअल आपको मिलता है। सर कभी भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रिवेंटिव चेकअप करवा रहे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपने लिए करवाओ या पेरेंट्स के लिए करवाओ, सर किसी के लिए भी करवाओ, साल भर में मैक्सिमम सर 5,000 तक का करवा सकते हो। और सर अगर आप ये बैंक से करवाते हो तो भी अलाउड है, कैश में करवाते हो तो भी अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन कैश इज अलाउड। सर कहता है उसके अलावा अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए प्रीमियम पे करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीजीबीपी में टेस्ट करता है। अगर आप कभी भी 1 साल से ज्यादा के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, सर उस केस में जितने साल के लिए इंश्योरेंस ईयर इन फोर्स होगा, उतने साल के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। यानी सर फॉर एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस करवाया अगर सितंबर में 3 साल के लिए करवाया, तो सर सितंबर इस साल का, अगले साल का पूरा साल, उसके अगले साल का पूरा साल, उसके अगले साल में सितंबर का आधा साल, यानी 4 साल के लिए ईयर इन फोर्स होगा वो। तो प्रोविजन कहता है कि जितना भी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, उसको डिवाइड बाय 4 करना है और 4 ईयर्स में आपको उसका डिडक्शन लेना है। सर कहता है अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर पर्सन सीनियर सिटीजन है प्लस रेसिडेंट है, तो उस केस में कहता है कि अगर आपने उसके लिए इंश्योरेंस नहीं भी लिया, लेकिन उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा करवा दिया ना, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्लस कहता है अगर कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ है ना, अगर कोई मेंबर ऑफ एचयूएफ अगर वो 60 से कम का है, सारे मेंबर 60 से कम के हैं, तो एचयूएफ को 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज सर एचयूएफ को कितना, 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। एटीडीडी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बस ध्यान दो कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हो, आपको डिडक्शन कितना मिल जाता है, 75,125 डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी। एटीडीडी भी अगर सर किसी स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, सर इस केस में आपको डिडक्शन कितना मिल जाता है सर, 40,000 रुपीज और सर 1 लाख रुपीज।
सर नॉर्मल पर्सन के लिए इतना, सीनियर सिटीजन के लिए इतना। इसके अलावा सर इसमें जितना भी इंश्योरेंस क्लेम है ना, इंश्योरेंस क्लेम वो माइनस करना पड़ जाता है। वो माइनस करने के बाद जो फिगर बचता है उतने तक आपको डिडक्शन मिलेगा। 80 यू अगर आप कोई डिसेबल्ड एसएससी हो तो आपको सर कितना 75,000 का मिल जाएगा, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में 1,25,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, फ्लैट डिडक्शन रहता है। 80 ई इज इंपॉर्टेंट, 80 ई आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये काम आता है कहाँ पे? ये काम आता है टीडीएस वाले चैप्टर में, एलआरएस वाली स्कीम में। अगर कोई भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ नहीं होता, इंडिविजुअल सिर्फ। सर अगर आप कभी भी एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, एजुकेशन के लिए सर, इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं से भी, कहीं पे भी एजुकेशन हो सर, अगर आप लोन ले रहे हो हायर एजुकेशन के लिए, तो सर जितना भी आप उससे ब्याज पे करोगे ना, इंटरेस्ट पे करोगे ना, 8 साल के लिए उस पे डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सर अपने लिए लोन ले लो, अपने स्पाउस के ले लो, चिल्ड्रन के ले लो, या किसी भी ऐसे स्टूडेंट के ले लो जिसके लिए आप लीगल गार्डियन हो, उन सबके लिए आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिल जाएगा। सर लोन किससे लिया हुआ हो, या तो नोटिफाइड बैंक से हो या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो। सर अपने एम्प्लॉयर से, किसी कंपनी से, किसी रिलेटिव से, किसी फॉरेन बैंक से ले रहे हो, सर इट इज नॉट अलाउड। एक नोटिफाइड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 80 डबल ई ये सब बिल्कुल काम का नहीं आपके एग्जाम के लिए, बस इतना जान लो 80 डबल ई 50,000 मिलता है, और 80 डबल ई में घर बनाने में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। इतना बस ध्यान दे दो, आपके एग्जाम के लिए बहुत लेस चांसेस है कि अब ये पूछे। ये डबल ई भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो सर, 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है सर। 2023 से पहले खरीदे तो मिलता था, उसके बाद अब तो मिलता भी नहीं। 80 जी पे आ जाओ। एलिजिबल एसएससी सारे के सारे लोग होते हैं, सारे के सारे लोग। सर ये पहला ऐसा डिडक्शन अब तक हमने पढ़ा है जिसमें कंपनी को भी डिडक्शन मिल रहा है, बाकी अदरवाइज किसी और में ऊपर कंपनी नहीं थी कवर। सर अगर आप किसको डोनेट कर रहे हो, सर कहता है नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड, स्पोर्ट्स फंड, चिल्ड्रन फंड, ड्रग कंट्रोल, कल्चरल फंड, नेशनल से रिलेटेड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, आर्मेंटा फंड, सिटीजन असिस्टेंट फंड, सीएम रिलीफ फंड, जिला साक्षरता फंड, और इसके अलावा आर्मी फॉर फंड। सर इस पे जितना डोनेशन करोगे 100% डिडक्शन मिलेगा। सर पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड पे करोगे 50% अनलिमिटेड डिडक्शन मिलेगा, जितना डिडक्शन करोगे उसका 50%, जितना डोनेशन करोगे उसका 50% डिडक्शन दे देंगे। तीसरा, सर अगर आप 2 लोगों को डोनेशन कर रहे हो, किसको? फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, या फिर सर ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, जितना डोनेशन करोगे ना उसका 100% लिमिटेड कैटेगरी में अलाउ होगा, लिमिटेड कैटेगरी में। लेकिन सर यही अगर अगर आप डी कैटेगरी में किसी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को करवा रहे हो, किसी रिलीजियस ट्रस्ट को करवा रहे हो, किसी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी करवा रहे हो, या फिर किसी प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में करवा रहे हो, सर इस केस में 50% लिमिटेड कैटेगरी मिलता है, लिमिटेड कैटेगरी में 50% मिलता है। सर कहता है लिमिटेड कैटेगरी निकालते कैसे हैं? लिमिटेड कैटेगरी निकालते कैसे, कहता है जितना भी आपने लिमिटेड कैटेगरी में दे रखा है डोनेशन उसको पकड़ो। सर जितना भी आपने फैमिली प्लानिंग के लिए दिया, ओलंपिक एसोसिएशन के लिए दिया हुआ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, या फिर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर ट्रस्ट वगैरह को दे रखा है, इन सबको टोटल करो। इसको कंपेयर करो किससे? 10% ऑफ एटीआई से, एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से कंपेयर करो। जो भी कम होगा ना सर, ये आपका एलिजिबल डोनेशन होगा। सर एटीआई होता क्या है अब? सर एटीआई बोलता है जितना भी सर आपकी जीटीआई है ना, जीटीआई में सारे चैप्टर 6 के डिडक्शन माइनस कर दो, सारे माइनस कर दो, सारे माइनस कर दो। बस एक छोड़ देना, दैट इज एटीजी। एटीजी छोड़ के जितने डिडक्शंस माइनस करते हो ना, इसको एटीआई मान लो, और इसका 10% आपको मिल जाएगा। सर एटीजी में कहता है कि अगर कभी भी 2000 के ऊपर अगर आप डोनेशन करते हो ना कैश में, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। 1999 कर लो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन 2000 के ऊपर करोगे ना, 2000 भी करते हो, इट इज नॉट अलाउड। सर उसके अलावा कहता है जो भी ट्रस्ट है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एटीजी में, जिसको डोनेशन कर रहे हो। तो जैसे ही ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा ना, वो ईयर एंड पे एक 10 बीडी फाइल करेगा, और उसके बेसिस पे एक 10 बीई जनरेट होगा, और उस 10 बीई के थ्रू आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जांपल है, एग्जांपल आप देखोगे आपको बन जाएगा, इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस है नहीं। एटीजी एग्जाम में पूछता वैसे भी कम है। एटीजी जी सर रेयर चांस है, आप इस सेक्शन को छोड़ भी सकते हो। एटीजी जी है सर, अगर कभी भी कोई भी पर्सन जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, अब आपके पेपर में क्या चांसेस है कि बिजनेस इनकम नहीं होगी? बिजनेस इनकम होती है आपके अटेम्प्ट में। फिर भी अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो साइंटिफिक रिसर्च को डोनेशन कर रहा है, ऐसा स्थिति जिसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन साइंटिफिक रिसर्च वालों को डोनेशन कर रहा है, तो कहता है जितना डोनेशन करेगा उसका 100% अलाउ हो जाएगा। बस ध्यान देना कैश पेमेंट 2000 के ऊपर मत करना। एटीजीजीबी और जेटीजीजी क्या कहता है? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपसे पीजीबीपी में बार बार पूछता है। कहता है सर अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रही है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, तो उसको 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर इंडियन कंपनी है वो, और सर एक्सपेंडिचर कर रही है पॉलिटिकल पार्टी किसी ब्रोशर शोवेनियर में, तो सर उस पे भी डिडक्शन मिल जाता है।
सर ये खर्चा नॉर्मली पीजीपीपी में डिसअलाउ होता है, पीजीपीपी में डिसअलाउ होता है, लेकिन सर 80 जीजीबी में डिडक्शन मिलता है। सिमिलरली सर अगर कोई इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, कंपनी नहीं, इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओआई या फिर कोई फर्म एलएलपी है, इन सब में ना सर अगर ये लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हैं 100% डिडक्शन मिलता है। लेकिन सर इनको पॉलिटिकल पार्टी के एडवर्टाइजमेंट वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलता, इंडिविजुअल एचएफ को नहीं मिलता। रीजन बीइंग सर ये जो कंपनी है ये सारी कंपनीज एक्ट के गवर्न होती है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 182 के थ्रू गवर्न होती है और 182 अलाउ करता है। लेकिन इनके लिए कोई ऐसा कवर लॉ है नहीं, इसलिए इनको एडवर्टाइजमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता। ध्यान देना सर, इसमें अगर 1 रुपया भी कैश में करोगे डिडक्शन नहीं मिलने वाला। मैंने बात क्या की ये समझो, मैंने बात क्या की, मैंने सिर्फ इतना बोला कि डोनेशन करोगे डिडक्शन मिल जाएगा, सिंपल, डोनेशन करोगे डिडक्शन मिल जाएगा। आपको पीजीपी में डिसअलाउड करना है और 80 जीजीबी और जीजीसी में डिडक्शन उसका क्लेम कर लेना है। बारी आती है इनकम बेस्ड डिडक्शंस की। इनकम बेस्ड डिडक्शन चालू करने से पहले 2-3 बेसिक बातें समझो। सर कहता है अगर कभी भी इनकम बेस्ड डिडक्शन हम पढ़ते हैं ना, उसके लिए आरओआई टाइम पे फाइल करना जरूरी है। 139(1) में आरओआई फाइल होना चाहिए, अदरवाइज इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं मिलने वाला आपको। सर कहता है अगर कभी भी आपका एडिशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल 40A में, 40A क्या होता है सर, आपने टीडीएस काटना भूल गए। 40A3 सर कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर कर दिया, या 43B सर आपने आरओआई से पहले पेमेंट नहीं किया किसी खर्चे का, प्रोविजन कहता है इन तीनों के ऊपर भी इनकम बेस्ड डिडक्शन मिल जाता है। सर अगर ये डिसअलाउ होता है ना आपके खर्चे, इन पे भी इनकम बेस्ड डिडक्शन मिल जाता है। उसके अलावा सर कहते हैं अगर कभी भी आपको 10AA का डिडक्शन मिल रहा है या 3580 का डिडक्शन मिल रहा है, तो कोई इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं मिलने वाले। जो 80IA वाले हैं ना, 80IA से लेके 80RRB वाले, सब नहीं मिलने वाले। प्लस सर कहता है कि सर कभी भी अगर आप पावर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इन सब पे आपको इनकम बेस्ड डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कभी ड्रॉबैक है, इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस क्लेम है, इन पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता। ध्यान देना सर, जो भी इनकम बेस्ड डिडक्शंस है ना, इनके आपको बिजनेसेस के अकाउंट सेपरेट मेंटेन करने हैं, अलग मेंटेन करने हैं आपको। इस सीरीज में सबसे पहला डिडक्शन होता है 80JJAA। 80JJAA क्या बोलता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, न्यू रेजीम में भी मिलता है आपको, इसलिए ध्यान देना है इस पे। सर क्या कहता है, अगर आप कोई भी बिजनेस में नए एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो, नए एम्प्लॉयज एज इन, नए एम्प्लॉयज एज इन जितने भी न्यू एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो, क्यों, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश फ्रेश एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो, तो जितना भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, उस पर 30% का डिडक्शन दे देंगे, 30% डिडक्शन दे देंगे। सर क्या कह रहा था देखना, सर कहता है अगर कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय है ना, उनकी 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 4 कंडीशन, तभी उन पर डिडक्शन दे देंगे। कौन कौन सी 4 कंडीशन, कहता है सर सारे के सारे एम्प्लॉयज की जो सैलरी है ना सर 25,000 ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 25,000 से कम होनी चाहिए। सेकंड चीज, सर वो लोग आरपीएफ में पार्टिसिपेट करें, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा सर मिनिमम सर 240 डेज के लिए सर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट में रहे हो 240 डेज के लिए। या फिर सर अगर वो लेदर इंडस्ट्री में है, फुटवेयर में है या अपैरल में है, तो सर 1 to 40 डेज ना रह के अगर वो 150 डेज भी रहते हैं तो भी काम हो जाता है। इन सभी एम्प्लॉयज की सैलरी ना अकाउंट पे ही चेक से आपको देनी है, कैश में करोगे खर्चा डिसअलाउ भी होगा और सर डिडक्शन भी उस पर नहीं मिलने वाला है। एक और पॉइंट पे छोटा सा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे वो है सर एम्प्लॉयज शुड बी इंक्रीजिंग। सर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय स्टार्टिंग में थे, आपने 50 एम्प्लॉयज नए हायर किए, 30 लोग छोड़ के चले गए, तो आपको जो टोटल एम्प्लॉयज एंड में बचे ना 120 बचे, कुल मिला के नेट एडिशन तो सिर्फ 20 एम्प्लॉयज का ही हुआ है, तो कुल मिला के आपको डिडक्शन में 20 एम्प्लॉयज पे ही मिलेगा। आपने जितने हायर किए उन पे नहीं, जितने नेट एडिशन हो रहे हैं ना सिर्फ उन्हीं पे ही मिलने वाला है आपको डिडक्शन। दिस वॉज ऑल अबाउट 80JJAA। याद कैसे रहेंगे, जाओ जाओ और आदमी लेके आओ, जाओ जाओ और आदमी लेके आओ, अब तक तो खैर याद हो जाता है बट फिर भी बता दो। 80IAC तो कहता है अगर आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टअप एज इन कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि सर टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट के लिए हो, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन, इन सब के लिए हो, और 1/4/2016 के बाद कर रहे हो और किसी भी साल में आपने टर्नओवर 100 करोड़ ज्यादा क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो कहता है आपको डिडक्शन दे देंगे 100% ऑफ द बिजनेस इनकम का। बिजनेस इनकम का 100% डिडक्शन दे देंगे। कितना सर, इनकॉर्पोरेशन से लेके 10 साल में किन्हीं 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर का, 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर का डिडक्शन दे देंगे। गॉट इट सर, ये सर समझ में आ गया। ध्यान देना जो स्टार्टअप होगा ना सर, स्टार्टअप में जो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो ना, वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए और सर 20% सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगी। इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को हम नया ही मानते हैं। अकाउंट्स अपने ऑडिट करवा लेना चार्टर्ड अकाउंटेंट से। दिस वाज ऑल अबाउट 80IAC। कोई अगर स्टार्टअप चालू कर रहा है तो उस पर डिडक्शन कैसे मिलता है। सर डेवलपिंग
एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट। सर इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों अभी अपने नवंबर में देख लिया, तो अभी चांसेस कम है कि वापस आपसे पूछे। वैसे ही अपने सनसेट क्लॉज में है ये। कहता है सर अगर आप कोई भी एसएससी हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो या रेंटल प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो, घर बनाने का या घर बना के रेंटल पे देने का काम कर रहे हो, और आपका प्रोजेक्ट सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड है 2016 के बाद से लेके 31 मार्च 2022 से पहले, अगर अप्रूवल मिल चुका है आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, और आपने प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया है और आपने किसी भी और सेक्शन में डायरेक्शन नहीं लिया हुआ है, तो कहता है आपको 80 IBA में डायरेक्शन मिलेगा। देखते हैं, कारपेट एरिया ऑफ द शॉप शेल नॉट बी मोर देन 3%। कहता है 3% ज्यादा कारपेट एरिया नहीं होना चाहिए आपके शॉप्स का। प्लस सर जो घर बनाओगे ना, घर बनाओगे, घर बनाते टाइम अगर एक यूनिट मान लो राहुल को दे दिया आपने, तो दूसरी यूनिट उसके भाई को, उसकी वाइफ को, उसकी मम्मी को, उसकी बहन को, उसके बेटे को नहीं देनी है, आपको रिलेटेड पार्टी को नहीं देनी है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कहता है कि आपको उसके स्पाउस को और माइनर चाइल्ड को दूसरी यूनिट नहीं देनी। सर किसी और को चल जाएगी, भाई बहन को चल जाएगी, स्पाउस और माइनर चाइल्ड को नहीं देनी। सर ध्यान देना, कभी भी अगर आप कोई ऐसा वर्क उठा रहे हो, काम उठा रहे हो, तो मियर वर्क कॉन्ट्रैक्टर की तरह आपको नहीं उठाना। मियर वर्क कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या होता है? सर जैसे अगर मैंने घर जमीन ली, जमीन लेने के बाद सिर्फ मैंने कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा, मैं एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे को जमीन किसी और ने दी, कहा कि बना के दे दो, बना के देने वाला काम नहीं होना चाहिए मेरा। उसमें इन्वॉल्वमेंट लैंड में भी होना चाहिए, मेरा इन्वॉल्वमेंट कंस्ट्रक्शन में भी होना चाहिए, मेरा इन्वॉल्वमेंट सेल के टाइम पे भी होना चाहिए। सिर्फ बनाने का काम मेरा नहीं होना चाहिए, मियर वर्क कॉन्ट्रैक्टर वाला मेरा काम नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इम्प्लाइज। सर साइज से रिलेटेड कंडीशन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। 80 IA से लेके 80 तक से इतना ध्यान देना, जो बड़े बड़े काम है 2017 से पहले चालू हुए, इनको सर पहले किसी भी 10 साल में सर 100% डिडक्शन मिलता है। नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 80 JJA क्या कहता है? सर जीव जंतु एनिमल वेस्ट, JJA जीव जंतु एनिमल वेस्ट, जीव जंतु एनिमल वेस्ट क्या बोलता है ये? सर इनकम फ्रॉम कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायो वेस्ट। तो सारे के सारे एसएससीज जो कि सर किसका काम कर रहे हैं, सर पीजीवीपी इनकम कमा रहे हैं सर, ट्रीटमेंट ऑफ बायो वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पावर जनरेशन, फॉर द पर्पस ऑफ बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फॉर द पर्पस ऑफ बायोगैस, मेकिंग पैलेट्स, ब्रिकेट्स और फ्यूल और अदर ऑर्गेनिक मैन्योर्स। सर कहता है अगर इन सब चीजों का कोई काम कर रहा है, कोई भी एसएससी इन सब चीजों में काम कर रहा है, बायो कलेक्ट कर रहा है बायो वेस्ट को फॉर पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, बायोगैस या फिर पैलेट बनाने के लिए, उनकी कंसेक्यूटिव 5 साल की इनकम के लिए 100% डिडक्शन दे देंगे, 100% डिडक्शन। ठीक है। 80 LA इंपॉर्टेंट वन। सर 80 LA में क्या ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी शेड्यूल्ड बैंक हो हैविंग ऑफशोर यूनिट इन एसईजेड, अगर आपके पास एसईजेड में कोई यूनिट है, या फिर कोई शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक है जिसके एसईजेड में यूनिट है, या फिर कोई भी आईएफएससी की यूनिट है, 3 लोगों को डिडक्शन मिलता है। कहता है जो भी बैंक इनकम कमाएगा, जो भी सर फॉरेन बैंक एसईजेड में इनकम कमाएगा, या अंडरटेकिंग कोई भी इनकम कमाएगी, या फिर आईएफएससी की यूनिट कोई भी इनकम कमाएगी, या शिप्स बेचेगी, सर कोई भी इनकम हो सकती है इन पे ना। देखना, बैंक्स के लिए तो बोला कि पहले 10 साल में, 10 साल के लिए लगातार 100% डिडक्शन, और आईएफएससी वालों के लिए बोला सर पहले 15 साल में एनी 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, एनी 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए आपको डिडक्शन दे देंगे। आईएफएससी के लिए 15 साल में किसी भी 10 साल के लिए डिडक्शन दे देते हैं। सर परमिशन लेना बैंकिंग एक्ट से, सेबी एक्ट से, आईएफएससी से। सर फॉर्म 10 सीसीएफ में आरओआई से पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले लेना। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं 80 LA की बातें। तो 80 LA आपको न्यू रेजिम में मिलता है, ओल्ड के साथ साथ न्यू में मिलता है। दूसरी बात सर, जितने टाइम के लिए आईएफएससी में यूनिट लोकेटेड होती है, उतने टाइम पे डिडक्शंस में कुछ कंडीशंस रहती है, डिडक्शंस के टाइम पे कुछ रियायतें मिलती हैं। लोग आपका टीडीएस नहीं काट रहे होते कई बार, 194 I में टीडीएस नहीं काटते, 194 A में टीडीएस नहीं काटते। ये सारी चर्चाएं ना मैं उस आईएफएससी वाले वीडियो में कर चुका हूँ कि अगर आप 80 LA में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो ना, तो आपको क्या क्या टीडीएस में बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ध्यान देना, कभी भी अगर आप 80 LA में क्लेम कर रहे होते हो ना, तो एक दो बातें होती हैं। आपको मैट नहीं भरना पड़ता अगर आप न्यू रेजिम में हो। आपको न्यू रेजिम में मिल रहा है 80 LA, जितनी इनकम है डिडक्शन ले लो, मैट मत भरो। लेकिन अगर आप ओल्ड रेजिम में 80 LA लेते हो तो आपको मैट भरना पड़ जाता है। दिस वाज द ड्रॉबैक इन दिस प्रोविजन। 80M क्या बोलता है? सर 80M बोलता है सर अगर कोई भी आप डोमेस्टिक कंपनी हो, डोमको कहता है जितना डिविडेंड आपको मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, और जितना आप डिविडेंड पे कर दे रहे हो, सर उसमें आपको एक डिडक्शन मिलेगा। बोलता है सर पहले रिसीव्ड वाले को तो आईएफओएस में टैक्सेबल करवाओ, फिर उसके बाद क्या करो, जो 80M डिडक्शन वाले सेक्शन में जाओ, देखो रिसीव्ड कितना हुआ और पेड कितना हुआ, विच एवर इज लोअर का डायरेक्शन आप ले लो। अब सर रिसीव्ड कैन बी सर इंटरिम डिविडेंड मिला हो आपको, सर फाइनल डिविडेंड मिला हो, सर इंडियन कंपनी से मिला है, फॉरेन कंपनी से मिला है, डोमेस्टिक कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी से, फर्क नहीं पड़ता।
सर नॉर्मल डिविडेंड मिला हुआ है, डीम्ड डिविडेंड मिला हुआ है सर 222 ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ए वाला, एफ वाला, सर कोई भी डीम्ड डिविडेंड मिला हो ना, इसको रिसीव्ड वाली कंडीशन में आप ले सकते हो और 80 एमएस का डिडक्शन ले सकते हो। एटीपी क्या कहता है सर? इनकम ऑफ सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर अगर एक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कोऑपरेटिव बैंक नहीं है सर, बैंक के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता सर, लेकिन अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव रूरल कोऑपरेटिव बैंक है तो उसके ऊपर मिल जाता है, बाकी अदरवाइज किसी बैंक पे डायरेक्शन नहीं मिलता ये वाला। कहता है अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉलोइंग इनकम है ना, तो उस पर 100% डायरेक्शन दे देंगे। कौन सी इनकम पे? जैसे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है अपने मेंबर्स को, बैंक नहीं लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटी दे रही है तो उस पर डायरेक्शन दे देंगे। अगर सर कोऑपरेटिव अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री का काम कर रही है, दे देंगे 100%। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, सर अपने मेंबर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है, दे देंगे डायरेक्शन। फिशिंग और एलाइड एक्टिविटीज कर रही है। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर्स, सर अपने मेंबर्स के लेबर लेके उसका साथ में उसको सब कुछ कर रही है, निवारण कर रही है, उसको कोई काम लगवा रही है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट एड ऑफ पावर की प्रोसेसिंग, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग हो रही बिना पावर के। डिविडेंड मिल रहा है किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सर लेट आउट करके इनकम है गोडाउन और वेयर हाउस। सर ध्यान देना अगर गोडाउन वेयर हाउस मेंशन्ड है तभी आपको डायरेक्शन देना, अदरवाइज नहीं देना इस क्वेश्चन में। सप्लाई ऑफ मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, सर अगर आप कभी भी एक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और आप किसको सप्लाई कर रहे हो सर? फेडरल कोऑपरेटिव को सप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सप्लाई कर रहे हो, सर इन सबको अगर आप सप्लाई कर रहे हो ना, मिल्क हो गया, सीड्स हो गया, तो आपकी डायरेक्शन आपकी इनकम में 100% डायरेक्शन मिल जाता है। सर पार्ट भी कहता है कि सर अगर आप कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सर, तो उसमें आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है, 1 लाख का डिडक्शन और मिल जाता है, और अदर केसेस में 50,000 का डिडक्शन मिलता है। सर नॉर्मली ये जो 50,000 का डिडक्शन ना, ये सिर्फ बिजनेस इनकम पे देता है, अदरवाइज किसी और इनकम पे नहीं देता, सिर्फ बिजनेस इनकम पे डिडक्शन दे रहा होता है ये। उसके अलावा एक पॉइंट कहता कि अगर आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी सिर्फ इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज की इनकम है, इंटरेस्ट की सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कहता है आपको 100% डिडक्शन दे देंगे अगर आपकी जीटीआई 20,000 तक की है तो। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सिर्फ 20,000 तक की है ना, तो आपको 100% डिडक्शन दे देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। ईटीपीए सर क्या बोलता है? कहता है फार्म प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर टर्नओवर 100 करोड़ से कम का है ना, आपके सारे बिजनेस प्रॉफिट पे 100% डिडक्शन दे देंगे। बस आपका काम क्या होना चाहिए? अपने मेंबर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का, एंड सर अपने मेंबर्स के बनाए हुए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करने का काम होना चाहिए। एटीक्यूक्यू भी बोलता है क्वालिटी क्वालिटी बुक्स पे रॉयल्टी, क्वालिटी क्वालिटी बुक्स पे रॉयल्टी। कहता है कि अगर सर कभी भी आप बुक्स पे काम कर रहे हो आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की, ध्यान देना न्यूज़पेपर का काम नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग वगैरह इन सब पे रॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। बुक्स पे ऑफ आर्टिस्टिक लिटरेरी एंड साइंटिफिक नेचर की। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो ना, तो आपको डायरेक्शन मिलेगा कितना? सर जितना भी रॉयल्टी मिल रही है वो, या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर का आपको डायरेक्शन मिलने वाला है। ध्यान देना सर, अगर कभी भी आपको लमसम रॉयल्टी मिल रही है ना, लमसम रॉयल्टी, तो जितना पैसा मिल रहा है वो ले लोगे और 3 लाख रुपए, लेकिन सर लमसम नहीं मिल रही है आपको, सर परसेंटेज में मिल रही है, तो कहते हैं जितनी बुक्स सोल्ड की वैल्यू है ना, बुक्स सोल्ड, तो इसका 15% ले लेना, इसका 15% ले लेना, और 3 लाख रुपए विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। एटीआरआर भी क्या कहता है? रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स। तो कहता है कोई इंडिविजुअल है ना, रेसिडेंट इंडिविजुअल, जितनी भी रॉयल्टी मिल रही है ना वो पकड़ लो, और 3 लाख रुपए वो पकड़ लो, विच एवर इज लोअर का आपको डायरेक्शन दे देंगे। एटीक्यूक्यू और आरआरबी में कंडीशंस रहती हैं क्या? सर कहता है जितनी भी रॉयल्टी अगर आप फॉरेन करेंसी में इंडिया में लेके आना चाहते हो ना, तो सर या तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर लेके आ जाओ, या तो आरबीआई ने जो डेट दे रखी है उस डेट तक आप लेके आ जाओ, तभी आपको उस पर डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलने वाला उस इनकम पे। सर 2 इनकम बेस्ड डिडक्शन और होते हैं, एक होता है एटीटीटीए, जो बोलता है अगर आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, उस पे अगर बैंक अकाउंट के बैंक के पास सेविंग्स अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक के पास, पोस्ट ऑफिस के पास कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, उस सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो इंटरेस्ट या 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे देंगे। ये अगर आप कोई सीनियर सिटीजन हो और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे? डिपॉजिट से। बैंक पे डिपॉजिट है, कोऑपरेटिव बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, सेविंग्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, इन सब पे सर डिडक्शन दे देंगे कितना? 50,000 रुपीज, या फिर इंटरेस्ट अमाउंट विच एवर इज लोअर। ध्यान देना इसमें सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है। इतने थे हमारे डिडक्शंस, इतने हमारे डिडक्शंस थे। 10 क्या बोलता है? एलिजिबल एसएससी कहता है कोई भी एसएससी ना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बैठा है या सॉफ्टवेयर यूनिट डाल के बैठा है एसईजेड में, तो उसकी इनकम पे हम डिडक्शन देने वाले हैं।
अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बैठा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट डाल के बैठा है एसईजेड में, उसको डिडक्शन दे देंगे। ध्यान देना सर, अप्रूवल ले लिया हो आपने 30 मार्च 2020 से पहले, ऑपरेशन 31 मार्च 2021 से पहले चालू कर दिए हो, तो कहता है पहले 5 साल के लिए 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे डिडक्शन दे देंगे, अगले 5 साल के लिए 50% देंगे और अगले 5 साल के लिए सर 50% और जितना भी आप एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसे डालते हो सर उस पर डिडक्शन देने वाले हैं। पहले साल में, पहले 5 साल में 100%, अगले 5 साल में 50%, अगले 5 साल में 50% और जितना भी एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसे डाल रहे हो व्हिचएवर इज लोअर। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट ऑफ एसईजेड यूनिट क्या होता है? सर कहता है जितना भी पीजीबीपी ऑफ यूनिट लोकेटेड एसईजेड है ना, देखना इसको समझना। सर जो ये है आपकी यूनिट होगी, उसमें जो एसईजेड यूनिट है ना उसका पीजीबीपी पकड़ लो, और ये एसईजेड यूनिट ना जितना टर्नओवर कर रही है सर इंडिया में और बाहर में, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर कर लो, इसमें से मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर, जितना भी सर एक्सपोर्ट टर्नओवर है ना उस रेशियो में आपको पीजीबीपी पे 10 डबल ए का डिडक्शन मिलेगा। पहले 5 साल में 100%, नेक्स्ट 5 साल में 50%। समझ में आता है क्या पॉइंट? हाँ सर समझ में आ रहा है। सर ध्यान देना इसमें, कहता है सर कभी भी अगर आप टर्नओवर निकालो, एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालो या टोटल टर्नओवर निकालो, इन दोनों में ही ना कभी भी अगर फ्रीट का पैसा मिल रहा है आपको तो इंक्लूड मत करना, इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है इसको इंक्लूड मत करना, ड्यूटी ड्रॉबैक का पैसा मिल रहा है इसको मत इंक्लूड करना, कोई टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है इसको मत लेना, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मत लेना, और कभी भी अगर इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस को बेच के कोई पैसा मिल रहा है ना तो ये आप टर्नओवर का हिस्सा मत बनाना। सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो ना एसईजेड यूनिट का, तो कहता है आप सीसीसी ईसीसीएस कैश कंपनसेटरी सपोर्ट को इंक्लूड मत करना प्रॉफिट से, दिस इज नॉट प्रॉफिट विच इज डिडक्टेबल। कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है इसको मत लेना, और कहता है कोई भी इंपोर्ट इंटाइटलमेंट को बेचने से प्रॉफिट मिल रहा है ना इसको भी आपको नहीं लेना है। तो जितना भी एक्सपोर्ट टर्नओवर है ना आपको इंडिया में लेके आ जाना है। ध्यान देना सर, आपको इंडिया में लेके आना है, इंडिया में लेके आना है। कब तक? 6 मंथ्स के अंदर लेके आ जाना है। अगर आप नहीं ला पाते ना तो सर इसको एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा, टोटल टर्नओवर में सिर्फ लिया जाएगा, इस कारण से आपका डिडक्शन कम हो जाएगा। सर जो भी आप एसेट री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसे रख रहे हो ना उसको आपको यूज करना है न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। 20% सेकंड हैंड चल जाएगी, 20% ओल्ड चल जाएगी, बाकी जो सेकंड हैंड खरीद रहे हो ना इट इज एज गुड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी। इंपोर्टेड सेकंड हैंड खरीद रहे हो वो न्यू ही मानी जाएगी। ध्यान देना जब कभी भी आप 10 डबल का डिडक्शन क्लेम करते हो ना, तो पीजीबीपी यूनिट में जब आप इनकम निकालोगे, पीजीबीपी यूनिट की आप इनकम निकालोगे, तो इनकम निकालने के लिए ना आपको एक बात का ध्यान देना पड़ता है। कौन सा ध्यान देना पड़ता है? कि सर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो आप माइनस करोगे इनकम निकालने के लिए, लेकिन सर आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस नहीं करने वाले, क्योंकि सर इनकम जो पीजीबीपी इनकम होती है ना उसमें अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ होता है, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नीचे माइनस होते हैं, इसलिए आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस नहीं करने वाले हो। सर कहता है अगर आप कभी ऑन साइट डेवलपमेंट कर रहे हो, सर फॉर एग्जांपल यहाँ एसएसजेड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने अपने वर्कर्स भेज रखे यूएसए में, साइट उनकी साइट पे जाके काम कर रहे हैं, तो उस पे भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। सर 10 डबल का डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको 131 में रिटर्न फाइल करना पड़ता है टाइम पे। सर डिडक्शन आपको कभी भी एग्जिस्टिंग यूनिट पे या एग्जिस्टिंग यूनिट के इसे स्प्लिट ऑफ पे नहीं मिलता, एक न्यू यूनिट है उस पे मिलता है। सर मान लो अगर आपने अमलगमेट कर लिया अपने आप को, तो डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो फुलफिल करती है फर्दर कंडीशंस को। फर्दर कंडीशंस मतलब सर सामने वाली यूनिट एसजेड में लोकेटेड हो, सामने वाली यूनिट सेम काम कर रही हो, तभी आपको उस नई यूनिट में डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज अमलगमेशन के बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलता। सर एसेट रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व्स को आपको यूज करना है नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में 3 साल के अंदर। जिस साल में रिजर्व क्रिएट किया उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से सर 3 साल के अंदर आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, अदरवाइज सर आपको डीम्ड पीजीपी बना दिया जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट रिडक्शन चैप्टर। एग्जाम्पशंस को आप छोड़ सकते हो, सिर्फ एक एग्रीकल्चर इनकम है व्हिच यू ऑलरेडी नो। अभी हो रहा है 11:52। अभी आप लेंगे ब्रेक 12:05 तक का, नियरली 13 मिनट्स का। वील कम एंड resume विथ मिसलेनियस प्रोविजन। मिसलेनियस प्रोविजन से कंटिन्यू करेंगे, आप ब्रेक लेंगे आराम से ऑफ 12 मिनट्स, उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस करेंगे, फिर क्लबिंग सेट ऑफ, फिर ब्लैक मनी लॉ एंड टैक्स ऑडिट। लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, अगर लाइव बैठे हो तो।
सो वी आर बैक। क्या मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ रही? क्या आप लोग वापस आ चुके हो? परफेक्ट परफेक्ट केस है सर। हम वापस आ चुके हैं, बढ़िया से आ चुके हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, विच इज मिसलिनियस प्रोविजंस। सर मिसलिनियस प्रोविजंस अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, बट सर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स का, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स का कंपाइलेशन है। सर इसके 3 पार्ट्स मैंने बांटा हुआ है। पहला होता है कैश लोन्स एंड एडवांसेस, उसके अलावा सर एसएफटी ट्रांजैक्शन, उसके अलावा अदर ट्रांजैक्शंस। एक एक करके आराम से बिल्कुल डिटेलिंग में समझेंगे। तो सेक्शन एसएस क्या बोलता है? सबसे पहला, सर कभी भी अगर आप लोन ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, या एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो। मैंने क्या बोला? लोन दे रहे हो, डिपॉजिट्स ले रहे हो, एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो। अगर ये 3 चीजें अगर आप ले रहे हो ना, तो आपको टू एसएस देखना पड़ता है। सर बोलता क्या है? ये बोलता है कि कभी भी अगर आप लोन लोगे ना, तो आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से लेना, अगर आपका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन 20,000 से ज्यादा का है तो। अगर 20,000 मैंने लोन है, 20,000 तो कैश में चल जाएगा, 20,000 तो कैश में चल जाएगा। 20,000 के ऊपर जहां आप लोगे ना, आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना है। अगर बैंकिंग चैनल से नहीं लोगे ना, तो फिर 271D में आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगा दी जाएगी। सर यही जो 20,000 की लिमिट है ना, 20,000 की लिमिट बन जाती है 2 लाख की लिमिट बन जाती है इन केस ऑफ लोन टेकन वाया प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक। सर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, इनसे अगर आप लोन ले रहे हो तो 10,000 की 20,000 की लिमिट ना लग के सर 2 लाख की लिमिट लग जाती है। सबसे सवाल आता है कि अगर कभी भी लोन ले रहे हो, गवर्नमेंट लोन ले रही है या गवर्नमेंट से लोन ले रहे हो, तो कैश में चल जाता। सर अगर कभी बैंक लोन ले रहा है या फिर पोस्ट ऑफिस लोन ले रहा है, या फिर सर अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले रहे हो, सर ये कैश में चल जाता है, लेकिन एनबीएफसी से चलता नहीं है आपको। सर कभी गवर्नमेंट कंपनी से लोन ले रहे हो आप, चल जाता है। सर अगर कोई कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश, अगर कोऑपरेशन एस्टैब्लिश अंडर एनी एक्ट है, अगर आप फॉर एग्जांपल एसबीआई वगैरह से लोन ले रहे हो, या फिर अगर आप आईसीआई से लोन ले रहे हो, या फिर आईसीआई किसी से लोन ले रहा है, सर चल जाएगा। सर कहता है अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम जिसकी सिर्फ है ना, अगर वो किसी से लोन ले रहा है ना, तो ओनली अगर कैश में भी ले लेगा तो चल जाता है, अदरवाइज इस सब के केस में पेनल्टी लग जाती है। सर कितनी पेनल्टी लगती है? 271D। अब सर इतने बड़े टॉपिक पे ना पूछता क्या है वो पूछता है कि सर पेनल्टी लगाएगा कौन? वो पूछता है पेनल्टी लगाएगा कौन? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पेनल्टी जॉइंट कमिश्नर लगाता है, 100% पेनल्टी लगती है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल राहुल है, तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, लोन लिया 13,000 रुपए का, बियरर चेक से। सर पेनल्टी लगेगा क्या? नहीं लगने वाली। सेकंड टाइम उसने लोन लिया 12,000 रुपए का, सर डिपॉजिट्स लिया, सर वो भी बियरर चेक से, तो सर अब 25,000 रुपए उसने ले लिए ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 से क्रॉस हो गया, तो पूरे 25,000 पे पेनल्टी लग जाएगी। पहली बार राहुल ने लोन लिया 15,000 कैश में, फिर 13,000 बियरर चेक से ले लिया, सर कुल मिला के 28,000 में पूरे पूरे में पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सर अगर पहली बार मैंने अकाउंट पे ही चेक से लिया, दूसरी बार 13,000 रुपए ले लिया कैश में। देखो तीसरे पॉइंट में क्या हो रहा है, जहां मेरा आउटस्टैंडिंग 20 क्रॉस हुआ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 क्रॉस हुआ, वो मुझसे बोलता है कि पता करो दया, पता करो किससे लिया है। अगर कैश से लिया है ना, तो अगर 1 रुपया भी कैश से लूंगा ना, तो फिर पेनल्टी लग जाएगी मेरे ऊपर। समझो एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल सुनो। सर पहले 20,000 अगर मैंने बैंकिंग चैनल से दे रखे हैं, फिर अगर 1 रुपया अगर मैं कैश में लेता हूँ ना, तो इस 1 रुपए पे पेनल्टी लगती है, इस 1 रुपए पे भी पेनल्टी लगती है, ऐसा ये पॉइंट कह के चलता है। सर उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने कैश में लिया, फिर बाद में मैंने बियरर चेक से ले लिया, तो जब मैं 20,000 की लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, तब तो बियरर चेक से, तब तो चेक से ले रहा हूँ, अकाउंट पे ही चेक से, तो पेनल्टी इस केस में नहीं लगने वाली। दिस इज ऑल अबाउट 269 एसएस। 269T क्या बोलता है देखना। सर कभी भी अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो लोन का, डिपॉजिट का, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में एडवांसेस का रीपेमेंट कर रहे हो, तो प्रोविजन कहता है जब कभी आप रीपेमेंट करोगे ना, तो 20,000 के ऊपर जब भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, तो उसका रीपेमेंट आप बैंकिंग चैनल से ही करना। 20,000 के ऊपर जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस का रीपेमेंट होगा ना, उसको आप बैंकिंग चैनल से ही करना। सर अगर आपने बैंकिंग चैनल से नहीं किया ना, तो फिर क्या होगा सर, फिर से 100% पेनल्टी लगा देंगे, जॉइंट कमिश्नर लगाने वाला है। और सर ये प्रोविजन नहीं लगने वाला अगर आप गवर्नमेंट को रिपेमेंट कर रहे हो, अगर आप कोऑपरेटिव को पेमेंट, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक या फिर बैंक को रिपेमेंट कर रहे हो,
अगर गवर्नमेंट कंपनी को या फिर किसी कॉर्पोरेशन को अगर रीपेमेंट कर रहे हो तो ये प्रोविजन नहीं लगता। एनबीएफसी के ऊपर लग जाता है, ध्यान देना। एनबीएफसी के ऊपर ये प्रोविजन लग जाता है। सर गॉट इट सर, इसका एक एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल मेरे सर एनबीए ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी के पास मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है कितना? एनबीएफसी के पास मेरे डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं। कितना? 40,000 के डिपॉजिट्स हैं। पहला एनबीएफसी ने रिपेमेंट किया 10,000 रुपीज का। सर क्या इसमें पेनल्टी लग जाएगी? राइट आंसर है सर, लग जाएगी इसकी ऐसा पेनल्टी। सर क्या बात कर रहे हो, समझ ही नहीं आया अपने को। सर देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो 20,000 से ज्यादा है ना वैसे ही। जो लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 20,000 से ज्यादा है ना। अगर लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 ज्यादा है तो कोई भी रिपेमेंट होगा उससे पेनल्टी लगती ही लगती है। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन सेज। आपको 20,000 एक बार में रिपेमेंट करना है ऐसा नहीं कह रहा वो। एक बार में 20,000 से ऊपर नहीं कर सकते ऐसा नहीं कह रहा वो। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 से ज्यादा है तो जितना भी रिपेमेंट करेंगे उस पे अपने को पेनल्टी लग जाती है, कैश में पेमेंट नहीं करना। सर किया, यस पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट टाइम 10,000 किया, पेनल्टी लग जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम 10,000 किया, सर क्योंकि इस केस में आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 से नीचे चला गया तो यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगने वाली है। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट स्टेज। तो सेक्शन एसटी क्या बोलता है समझना। सर कभी भी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आप किसी भी पर्सन से सिंगल डे में, सिंगल ट्रांजैक्शन के कंटेक्स्ट में या सिंगल इवेंट के कंटेक्स्ट में आप कभी भी सर 2 लाख से ज्यादा नहीं लेने वाले। सिंगल डे में, सिंगल ट्रांजैक्शन से के रिस्पेक्ट में, सिंगल इवेंट के कंटेक्स्ट में आप 2 लाख से ज्यादा नहीं लेने वाले। इसमें सर कैश में नहीं लेने वाले। कैश में, बियरर चेक में, क्रॉस चेक में नहीं लेने वाले। लोगे तो अकाउंट पे चेक से लोगे, डिमांड ड्राफ्ट से लोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से लेने वाले। ध्यान देना सर, लेकिन अगर कभी भी अगर गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, बैंक रिसीव कर रहा है, कोई कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस रिसीव कर रहा है, सर इन सबको 2 लाख की लिमिट नहीं लगती। ये लोग रिसीव कर सकते 2 लाख से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर आप कैश विड्रॉवल करवा रहे हो बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो भी सर 2 लाख के ऊपर विड्रॉ करवा सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर 269 एसएस में कोई ट्रांजैक्शन कवर हो जा रहा है तो आप 269 एसटी में नहीं कवर करने वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से लोन ले रहा हूँ, 3 लाख का मैंने लोन कैश में ले लिया तो मेरे ऊपर वैसे ही 269 एसएस लग गया, तो इस केस में एसटी नहीं लगने वाला। सर प्लस उसके अलावा अगर कोई बैंक करेस्पॉन्डेंट है वो पैसा रिसीव कर रहा है 2 लाख से ज्यादा, कोई एटीएम ऑपरेटर है, कोई एजेंट है, या फिर सर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी है, या फिर सर कोई भी गवर्नमेंट अवार्ड रेसिपिएंट है, अगर इन सबको पेमेंट मिल रहा है ना कैश में तो इट इज अलाउड। इन सबको 2 लाख के ऊपर पेमेंट मिल रहा है ना, इट इज अलाउड। सर एग्जाम्पल देखो। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिंगल पर्सन से 6 ट्रांजेक्शन किए 50-50 हजार के, सिंगल पर्सन से सिंगल डे में 6 ट्रांजेक्शन किए 50-50 हजार के, सर कहता है क्या पेनल्टी बनेगी? तो सिंगल डे में आपको 2 लाख से ज्यादा नहीं रिसीव करना ना, तो पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पे। दूसरा कहता है सर एक ही पर्सन से 5 लाख रुपए की बिलिंग मैंने करवाई, एक ही पर्सन से 5 लाख की मैंने बिलिंग करवाई, एक इवेंट की एक बार परचेजेस की 5 लाख की मैंने 3 बिलिंग करवाई। बोला कि एक बिल 1.75 लाख ले लो, आज ले लेना, दूसरा बिल 1.75 लाख का कल ले लेना, तीसरा बिल 1.5 लाख का परसों ले लेना, ऐसा मैंने बोला उसको। सर कैसे पेनल्टी लगेगी? राइट आंसर है सर क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही है, भले बिल अलग अलग डेट पे आप शिफ्ट करवा रहे हो, अगर ट्रांजैक्शन एक ही है ना, परचेज ट्रांजैक्शन, इस केस में पेनल्टी लग जाती है। सर कहता है मैंने पार्टी दी, मैंने कहा यार जितने बच्चे मैराथन में लाइव बैठे हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से डोमिनोज की पार्टी, मेरी तरफ से डोमिनोज की पार्टी। तो सर मैंने क्या किया सर, डोमिनोज की पार्टी के लिए खर्चा किया, खर्चा एज इन की सबको बुला बुला के पार्टी दी, हॉल बुक करवाए, केटरिंग करवाई, डोमिनोज वाले को बुलाया, कुल मिला के खर्चा हो गया सर 3.2 लाख रुपीज का। मैंने क्या किया सर, हॉल वाले को 1.5 लाख रुपए कैश पेमेंट कर दिया। सॉरी हाँ हाँ, मतलब सामने वाले दोनों एक ही पर्सन था, डोमिनोज वाले का ही हॉल था, डोमिनोज वाले की केटरिंग थी, उसको मैंने 1.5 लाख रुपीज हॉल चार्जेस पे किए, उसके अलावा 1.7 लाख रुपीज केटरिंग चार्जेस पे किए। प्रोविजन कहता है भले आपने अलग अलग दिन पे किया, अलग अलग बिलिंग भी करवाई, लेकिन क्योंकि इवेंट एक ही था ना पार्टी, तो क्योंकि 2 लाख के ऊपर सामने वाले ने रिसीव कर लिया तो सर इस पे पेनल्टी लग जाएगी। एक सिंगल इवेंट के कंटेक्स्ट में भी अगर आप अलग अलग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अलग अलग दिन पे कर रहे हो, उन सबको 2 लाख की लिमिट पे कंसिडर साथ में किया जाता है। सर एक एग्जाम्पल है देखना। सर हमने ऊपर पढ़ा कि 269 एसएस की कंडीशन में भी एनबीएफसी इंक्लूडेड नहीं है, और 269 टी में भी एनबीएफसी इंक्लूडेड नहीं है। सर व्हाट इफ अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने एनबीएफसी से लोन ले रखा है, एनबीएफसी से लोन ले रखा है और लोन का रीपेमेंट कर रहे हो आप, हर महीने सर 25,000 रुपीज का रीपेमेंट कर रहे हो, हर महीने 25,000 का रीपेमेंट कर रहे हो, सर कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। एनबीएफसी रिसीव कर रही है, सर साल भर में एनबीएफसी ने 3 लाख रुपए आपसे रिसीव कर लिए। एक बात बताओ, एनबीएफसी ने अगर 3 लाख रुपए साल भर में आपसे लोन के ले लिए तो एनबीएफसी के हाथ में कुछ एक्शन एसटी में पेनल्टी नहीं लग जाएगी?
सोचने वाली बात है ना, अगर एनबीएफसी के हाथ में, अगर एनबीएफसी ने रिसीव कर लिया, मान लो एनबीएफसी ने साल भर में 3 लाख रुपए रिसीव कर लिया आपके लोन का रीपेमेंट, तो एनबीएफसी के हाथ में तो दूसरे एससी में पेनल्टी लग जाएगी। फॉर दिस पर्पस सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया, कहा कभी भी अगर एनबीएफसी लोन का रीपेमेंट रिसीव कर रही है, लोन का रीपेमेंट रिसीव कर रही है, उस केस में साल भर की इंस्टॉलमेंट अपने को 2 लाख की लिमिट में नहीं लेनी, पर इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए चेक करना है, क्या पर इंस्टॉलमेंट 2 लाख की लिमिट में फॉल कर रही है। अगर पर इंस्टॉलमेंट 2 लाख की लिमिट में फॉल कर रही है ना, तो एनबीएफसी ले सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ये सर समझ में आ गया अपने को। तो सर एससीओ क्या कहता है? सर कहता है अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आपका टर्नओवर ना सर, अगर आपका टर्नओवर बिजनेस रिसीट्स व्हाटएवर द केस में भी ग्रेटर देन 50 करोड़ है, तो कहता है आपको ना सर अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा कुछ और एडिशनल फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी पेमेंट रिसीव करने के लिए। पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हो और एडिशनल फैसिलिटीज दो। सर कौन कौन सी फैसिलिटीज? सर कहता है उसके लिए सर आपको डेबिट कार्ड, रुपए पावर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, वो स्वाइप कार्ड देना पड़ेगा, यूपीआई भीम भी देना पड़ेगा, क्यूआर कोड भी देना पड़ेगा सर, ये सब देना पड़ेगा। और सर अगर आप फेल कर जाते हो अप्लाई करने का, तो 5,000 रुपया पर डे की पेनल्टी लगाई जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट कैश लोन्स एंड एडवांसेस। अब बात करते हैं एसएफटीज के बारे में। एसएफटीज क्या होता है सर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस। ऐसे ट्रांजेक्शन जो लोग आपके बारे में सरकार को बताते हैं, यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपकी चुगली सरकार को करते हैं। सर कब कब करते हैं चुगली, कैसे कैसे करते हैं चुगली? सर उस पे पहले आते हैं, बाद में समझते हैं इसका कंप्लायंस। कौन कौन लोग आपकी चुगली कर रहे हैं? सर कहता है अगर आप कभी भी 10 लाख रुपए ज्यादा के बॉन्ड खरीद रहे हो, डिबेंचर्स खरीद रहे हो ना किसी कंपनी से, तो जो पर्सन बॉन्ड और डिबेंचर इशू कर रहा है ना, वो आपकी चुगली कर देगा सरकार से। ओह। सर अगर 10 लाख से ज्यादा एक बार में या साल भर में अगर शेयर्स खरीदने के लिए पैसा कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो जिस कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो ना, वो कंपनी आपकी चुगली कर देगी सरकार से। सर अगर आप 10 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो एक बार में या साल भर में म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, तो जिस म्यूचुअल फंड हाउस से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो ना, वो आपकी चुगली कर देगा। फिर कहता है अगर आप 10 लाख से ज्यादा फॉरेन करेंसी बेच रहे हो ना किसी को, 10 लाख से ज्यादा की फॉरेन करेंसी बेच रहे हो ना किसी को, या फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो, तो जिस ऑथराइज्ड डीलर से आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो ना, वो आपकी चुगली कर देगा। फिर कहता है अगर कोई कंपनी आपको सर 10 लाख से ज्यादा दे रही बायबैक पे, आपके पास शेयर्स रखे हुए थे, आपके शेयर्स बायबैक कर लिए गए, अगर किसी कंपनी ने 10 लाख से ज्यादा आपको पेमेंट किया है बायबैक का, तो प्रोविजन कहता है वो लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, वो लिस्टेड कंपनी आपकी चुगली करेगी कि आपका बायबैक हुआ है, आपके पास 10 लाख से ज्यादा पैसे आए हैं। सर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो ना 30 लाख से ज्यादा की, तो जब खरीदते हो रजिस्ट्री करवाते हो ना उसकी, तो रजिस्ट्री के टाइम पे जो रजिस्ट्रार है ना, वो सरकार को चुगली करता है। सर कहता है अगर आप कभी भी 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीट्स कर रहे हो, सर इस केस में आपको आपकी चुगली हो जाएगी। और कौन चुगली करेगा? आपको ही चुगली करनी है यहाँ पे। 44 एबी में अगर कभी भी कह रहा है, 44 एबी में आपको खुद को ही बताना पड़ेगा। जो अगर आप रिसीव कर रहे हो ना 2 लाख से ज्यादा ऊपर, 2 लाख से ऊपर अगर रिसीव कर रहे हो ना, तो आपको ही चुगली करनी है अपने ऑडिट में कि भैया देखो मैंने तो रिसीव कर लिया है। फिर कहता है ये बैंक वाला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में एक आध क्वेश्चन अच्छा पूछता है ये। सर कहता है अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉवल करवा रहे हो तो 50,000 से ज्यादा करंट अकाउंट में, देखना देखना, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाओ या विड्रॉवल करवाओ, 50 लाख से ज्यादा कुछ भी करवा रहे हो आप बताओगे, चुगली हो जाएगी आपकी। सर कहता है लेकिन सेविंग्स अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट बस करवा रहे हो 10 लाख से ज्यादा, तो आपकी चुगली हो जाती है। मैंने क्या बोला समझना, करंट अकाउंट में या तो 50 डिपॉजिट करवा लो या तो 50 विड्रॉ करवा लो, दोनों ही केसेस में चुगली होती ही होती है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 10 लाख के ऊपर अगर आप डिपॉजिट भी करवा रहे हो ना, तो ही सिर्फ चुगली होती है, विड्रॉवल्स में कोई चुगली नहीं होती सेविंग्स अकाउंट में। अगर आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी खरीद रहे हो ना एक साल में, तो उस केस में आपकी चुगली हो जाती है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अगर मेरे पास पुरानी कोई एफडी थी, वो इस साल में आके मैच्योर हो गई और मैच्योर होकर मैंने उसको रिन्यू करवा लिया, तो क्या वापस चुगली हो जाएगी? राइट आंसर इज नहीं सर, इस बार एसएफटी में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे ये लोग। सर कहता है अगर मैं कभी भी कोई टाइम इंस्ट्रूमेंट्स खरीदता हूँ, बैंक और बैंक ड्राफ्ट खरीदता हूँ, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदता हूँ, बैंकर चेक खरीदता हूँ 10 लाख से ज्यादा का एक साल में, सर इस केस में क्या चुगली हो जाती है? ये सर इस केस में चुगली हो जाती है। सर कहता है 1 लाख के ऊपर का क्रेडिट कार्ड है ना, 1 लाख के ऊपर अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो चुगली हो जाती है। और सर 10 लाख के ऊपर अगर पेमेंट कर रहे हो किसी भी मोड से, अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हो ना, तो चुगली हो जाती है। सर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक ये सब चुगली कर लेते हैं, सर इतना ध्यान देके चलना है। सर आप कभी भी शेयर सेल करते हो तो जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो
जो डिपॉजिटरी है सर, सीडीएसएल, एनएसडीएल, वो सर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सर, ये सब भी। उसके अलावा सर रजिस्ट्रार है, लिंक इन टाइम के, फिनटेक के सर, ये लोग भी आपकी चुगली करते रहते हैं। सर डिविडेंड मिलता है तो कंपनी चुगली करेगी, इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक चुगली करेगा, और अगर कोई पोस्ट ऑफिस से दे रहा है, एनबीएफसी दे रही है, तो ये सब लोग भी चुगली करते चलते हैं आपकी। इतने लोग आपकी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। सर कब तक बताते हैं? कहते हैं 31 मई ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में आपको इंटरेस्ट मिला या फिर जिस साल में आपने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स खरीदे, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में 31 मई तक फॉर्म 10 बीडी में इनको बताना पड़ जाता है। 10 बीडी नहीं, सॉरी, फॉर्म 61 रहता है, इनका बताना पड़ जाता है। सर अगर नहीं बताते ये लोग फॉर्म 61 में, तो कहता है उनके ऊपर नॉन फाइलिंग की पेनल्टी लग जाती है। सर कितना? 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लग जाती है। 500 रुपए की पेनल्टी भी ऐसे नहीं लगती है, समझना कैसे लगती है। सर कहता 31 मई तो ड्यू डेट है, आपने 31 मई के बाद फाइल नहीं किया, आपके पास नोटिस आया, 1 जुलाई को नोटिस आया, और नोटिस में कहता है कि भैया 15 जुलाई तक आप अपना वापस फर्निश कर दो, 15 जुलाई तक। तो प्रोविजन कहता है सर जो 500 रुपए की लेट फीस है, नोटिस की डेट तक नहीं लगती है। जो ये 500 रुपए की लेट फीस है ना, उस दिन तक लगती है जिस दिन तक नोटिस में डेट मेंशन्ड है। जिस दिन तक नोटिस में बोला गया आरओआई फाइल कर दो या रिटर्न फाइल कर लो, तब तक के लिए आपके ऊपर लगाई जाएगी लेट फीस 500 रुपए की। सर अगर आपने नोटिस में दी गई डेट तक भी अगर स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया, तो इसके बाद आपके ऊपर सर 1000 रुपए की लेट फीस लगाई जाती है पर डे की। जिस दिन जो डेट मेंशन है ना नोटिस में, उस डेट के बाद से 1000 रुपए की लेट फीस लगाई जाती है। कुछ गलत फाइल किया, 50,000 रुपए की लगाई जाती है लेट फीस। सर दोनों ही केसेस में अगर कोई रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर है, रिकॉफ है, इस केस में आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती। दिस वाज ऑल अबाउट एसएफटीसी। अब सर चालू कर रहे हैं कौन सा? मिसलेनियस प्रोविजंस में भी सबसे अदर्स वाला टॉपिक, जिसमें सबसे पहले आता है 16, 69 से लेके 68 से लेके 69 एफडी वाली इनकम। कौन कौन सी इनकम से देखना। सर कहता है अचानक से मेरे अकाउंट में कैश क्रेडिट आ गया, कैश क्रेडिट आ गया जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मेरे बुक्स में एंट्री थी, कहां से? बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, ऐसा रोहित लिखा हुआ है। मेरे से पूछा गया कि भैया कहां से आया पैसा। मेरे से पूछा गया पैसे कहां से आए, मेरे से पूछा गया, मैंने बोला पता नहीं, कोई जवाब ही नहीं मेरे पास। पूछते हैं रोहित से जाके, रोहित तुमने पैसा दिया क्या राहुल को? रोहित बोलता है मैंने तो दिया ही नहीं। सरकार कहती है अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और आपको उसका सोर्स ही नहीं है, आपकी बुक्स में अगर क्रेडिट हो रहा है, कैश में क्रेडिट हो रहा है, तो ये बात मान के चलो कि वो आपकी इनकम बना दी जाएगी। तो 285 की पेनल्टी वंस अगेन, 285 बीए की पेनल्टी। अच्छा सुनो, सीजे ओके क्या कहता है पेनल्टी देख लो इधर। देखो क्या बोलता है, आपको एसएफटी फाइल करना पड़ता है 31 मई तक। 31 मई के बाद जितने दिन आप डिले करोगे ना सर, 500 रुपए की लेट फीस लगती है पर डे। कब तक लगती है 500 रुपए की लेट फीस, ये देखना। सर आपको नोटिस आता है तब तक नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई तक नोटिस आया, तो नोटिस की डेट तक नहीं लगेगी सर। नोटिस में एक डेट मेंशन होगी कि भैया 15 तारीख तक अपना स्टेटमेंट फर्निश कर दो। तो जो डेट मेंशन है ना नोटिस में, उस डेट तक आपको पेनल्टी लगेगी 500 रुपए की। अगर उस दिन तक भी नहीं किया ना आपने, तो जो जिस दिन लैप्स हो रहा है उसके अगले दिन से आपके ऊपर 1000 रुपए की लगने वाली है पेनल्टी। जो डेट मेंशन इन नोटिस है ना, उस डेट तक आपको 500 रुपए लगती है, उसके बाद 1000 रुपए देनी पड़ जाती है। सर कैश क्रेडिट की बात कर रहा था कि अगर मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है और मैं बता ही नहीं पा रहा कि सोर्स क्या है, तो उस केस में क्या होता है, सरकार कहती है कि भैया आपकी इनकम बन जाएगी। मैंने बोला अरे तो रोहित ने लोन दे रखा है मेरे को, रोहित ने कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना, तो सर मैं कितना ही चिल्ला लूं, कितना ही चिल्ला लूं, लोगों ने कितना ही चिल्ला लूं, सर सरकार मेरी इनकम बनाएगी ही बनाएगी, बिना पूछे जरूर बनाएगी वो इनकम। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनी हूँ, कंपनी कैसे? मैंने बोला कि भैया ये तो लोन नहीं है, तो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी है, शेयर्स मैंने इशू करने हैं, इसके लिए एप्लीकेशन मनी आई हुई है मेरे पास। तो सर सामने वाले लोगों से सरकार पूछेगी क्या एप्लीकेशन मनी दिया है तुमने? अगर सामने वाले ने मना कर दिया कि एप्लीकेशन मनी नहीं है ये, तो उस केस में ये मेरी इनकम बना दी जाएगी। मैं कुछ भी चिल्ला लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी इनकम ट्रीट कर दिया जाएगा। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि ये सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगते। जो सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, उनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लग रहे होते। सेक्शन 16 में बोलता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरे घर में अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ी, फॉर एग्जांपल ऐसे दीवारों ने टक टक किया, ऐसे आवाज आ रही थी खाली खाली से, आवाज उन्होंने थोड़ा तोड़ा और सोने के वो निकाला है बहुत सारे, उनको सोने के बहुत सारे ईंटें मिल गए, प्लस ईंटों के नीचे पेपर्स रखे हुए थे, पेपर्स जहां पे मेरी जुहू की प्रॉपर्टी डली हुई थी। जुहू में प्रॉपर्टी है मेरे पास, बैंड्रा बीकेसी में प्रॉपर्टी है।
उसके अलावा गुड़गांव में डीएलएफ साइबर सिटी में मेरे पास भर-भर के प्रॉपर्टीज़ ही प्रॉपर्टीज़ हैं। सर ऐसा उसमें मिला। कहता है जो भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो भी मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखी बुक्स में सर और इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहा। एक्सप्लेनेशन ना दे पा रहा हूँ, ना ही सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे पा रहा हूँ। उस केस में वो मेरी इनकम बना दी जाएगी। जो भी एफएमवी ऑफ दैट है ना एफएमवी वो मेरी इनकम बना दी जाती है। अनएक्सप्लेन्ड मनी और एसेट्स। सर चलो वो तो इन्वेस्टमेंट्स हो गई। दीवार तोड़ के अगर कैश मिला मेरे घर में, सोने के सिक्के मिले, सर इन एसेट्स को भी मेरी इनकम बना दिया जाएगा। 69 ए ऐसा बोलता है। मैंने कहा चंटताई की, मैंने चंटताई की। मैंने क्या किया? मैंने बिल्डिंग खरीदी 100 करोड़ रुपए की और 100 करोड़ का रिकॉर्ड किया सिर्फ 1 करोड़ बुक्स में। 100 करोड़ की खरीदी, 1 करोड़ रिकॉर्ड किया सिर्फ बुक्स में। सरकार कहती है अगर आपने फुल्ली डिस्क्लोज़ नहीं कर रखी है प्रॉपर्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल महँगे में खरीद रखी, कम में डिस्क्लोज़ कर रखी, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जितना भी डिफरेंस है ना, उतने को इनकम बना देंगे। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मैं 1 करोड़ दिखा रहा हूँ, तो प्रोविज़न कहता है कि जो 99 लाख रुपीज़ का कम दिखा रहा हूँ ना मैं, वो मेरे हाथ में इनकम बना दी जाएगी, 99 करोड़ इनकम बना दी जाएगी। 69 सी क्या बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। सर मेरा रिटर्न हर साल 5-5 लाख रुपए का फाइल होता है। 5-5 लाख रुपए 4,99,999 का इनकम होता है, रिटर्न होता है मेरा। पिछले 5 साल से मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। कुल मिला के मेरी इनकम सरकार की नज़रों में 25 लाख रुपए, पिछले प 5 साल की कैपिटल 25 लाख रुपए। अब हो क्या रहा है मेरी शादी होने वाली है और शादी मैंने खर्चा कर दिया 5 करोड़ रुपए का। अब सरकार मेरे से पूछ रही है कि भैया पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैंने बोला बस भगवान का आशीर्वाद था। मैंने बोला बस अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, ऐसा मैंने चिल्ला दिया। सरकार बोलती है चलो ठीक है, इतने पहलवान हो तो हमारे ऊपर भी कुछ छींटे बरसाओ। उन्होंने नोटिस भेजा, कहा 5 करोड़ पे टैक्स भरो आप। प्रोविज़न कहता है अगर ऐसा कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मैं करता हूँ, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पा रहा, जिसका सोर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो प्रोविज़न कहता है कि वो मेरे हाथ में इनकम बना दी जाएगी। सर मैंने और चालाकी की, मैंने कहा जितना खर्चा करूँगा सबका सब पी&एल में डाल दूँगा और फिर उसका बिज़नेस में डिडक्शन ले लूँगा। सरकार कहती है बिज़नेस में भी डिसअलाउ कर देंगे उसको, ऐसा कह के चलती है सरकार। सेक्शन 69 डी क्या बोलता है? सेक्शन 69 डी बोलता है, अगर आप कभी भी हुंडी में पैसा उठाते हो, हुंडी यानी प्रॉमिसरी नोट्स पे ऑन पेपर देके पैसा उठाते हो, तो सर उस केस में अगर आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा पैसे उठा रहे हो, तो जितना पैसा उठाओगे ना अदर देन अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आपकी इनकम बना दी जाएगी और अगर आप रीपेमेंट करते हो तो भी आपकी इनकम बना दी जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देने वाली बात है? सर अगर मैंने मिस्टर ए से सर 1 लाख रुपए हुंडी पे उठाए, तो 1 लाख इनकम बनाएँगे? यस सर 1 लाख इनकम बना देंगे। सर यही मिस्टर ए को 1 लाख रुपए रीपे भी कर दिए। तो क्या रीपेमेंट को वापस 1 लाख को इनकम बनाएँगे? राइट आंसर इज़ नो। अगर सेम पर्सन से लेके उसी पर्सन को वापस कर दे रहे हो, तो सिर्फ एक ही बार इनकम बनाई जाती है रिसीट के टाइम पे, पेमेंट के टाइम पे उसको वापस इनकम नहीं बनाया जाता। सर एक बार सेक्शन 68 से लेके 69 डी में आपकी इनकम डिक्लेयर हो गई, तो सर इसको टैक्स किस रेट से करते हैं? सर प्रोविज़न कहता है 115 बीबीई वाला कहता है कि इस पे 60% टैक्स रेट लगता है। 25% सरचार्ज लगता है, 4% का एजुकेशन सेस लगता है और इन सबके ऊपर 271 डबल एसी में 10% ऑफ द टैक्सेस की पेनल्टी भी लगती है। बताओ बाबा क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कैश क्रेडिट वाले पॉइंट्स क्लियर हुए क्या? बताओ क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? सर्टेन ट्रांसफर टू बी वॉइड सर कुछ ट्रांसफर्स को ना वॉइड मानते हैं, उनको ट्रांसफर नहीं मानते। हाँ सर। सर कहता है फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोसीडिंग्स चल ही रही है, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है, मुझे लग रहा है कि यार मेरा घर पकड़ लेगी सरकार। टैक्स पे पेनल्टी, यस टैक्स पे पेनल्टी, एग्जैक्टली, यस। सर कहता है कुछ ट्रांसफर को वॉइड माना जाएगा। मतलब सर क्या हुआ? मेरा प्रोसीडिंग चल रही थी असेसमेंट की, मुझे लग रहा था सरकार पकड़ लेगी मेरे को और मेरी इनकम बना देगी। मैंने क्या किया? मैंने अपना घर बेच दिया। घर बेच दिया। सरकार कहती है, "अरे बाबा ऐसे कैसे बेच दिया? दिस ट्रांसफर इज़ वॉइड ट्रांसफर हम अभी भी मानेंगे आपका ही घर है और अभी भी हम इसको सीज़ कर सकते हैं भले आपने बेच क्यों ना दिया हो।" सर अगर कभी भी आपने डिफ्रॉड करने की कोशिश की है डिपार्टमेंट को एसेट बेच के, प्रोविज़न कहता है इस ट्रांसफर को हम वॉइड ट्रांसफर मानते हैं। सर कुछ-कुछ केसेज़ में ना हम इस ट्रांसफर को वॉइड नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कौन-कौन से केसेज़ है सर देखना। सर फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स पेबल है ना अप टू ₹5000 असेसमेंट चल रहा है टैक्स पेबल कुल ₹5000 तो भैया फिर वॉइड बना के क्या सेंस बनाता है 5000 तो तुमसे तो ऐसे ही ले लेंगे। अगर तुम जो घर बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो ना सर वो अप टू ₹10,000 का ही है।
सर अगर कोई ऐसा एसेट बेचो जो 10,000 तक का, तो वो अलाउड है, वो तो बेच सकते हो, राइट? ये तो छोटा सा एसेट है, ये तो चल जाएगा। फिर कहता है अगर आप एडिक्वेट कंसिडरेशन बेच रहे हो, सर फॉर एग्जांपल मेरा असेसमेंट चल रहा है, सर असेसमेंट चलते टाइम मैंने अपना घर बेचा, सर 1 करोड़ का घर बिक सकता था, मैंने सर 5 करोड़ में बेच लिया, सर एडिक्वेट कंसिडरेशन पे बेच रहा हूँ ना, तो मेरे को अलाउड है, महंगा भी बेचूं चलेगा मेरे को। सर मैं प्रायर अप्रूवल के साथ बेच रहा हूँ, सर मेरा असेसमेंट चल रहा है, मैंने एओ से प्रायर अप्रूवल लिया कि एओ भैया मैं बेचना चाहता हूँ, क्या बेच सकता हूँ? हाँ सर, अलाउ कर देगा वो। प्लस सर कहता है आपके स्टॉक इन ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप स्टॉक इन ट्रेड तो जब चाहे तब बेचो, उस पे वैसे भी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। सर क्वेश्चन पूछता है इस पॉइंट से क्या बोलता है? क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सर बोलता है ये, कभी भी अगर डिपार्टमेंट चाहे, जहां पे उसको लग रहा है ना कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व मतलब सर सरकार को लग रहा है कि यार तुम्हारे पास से ना टैक्स निकाला जा सकता है, उस केस में ना तुम्हारी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं, प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस है, समझना। कहते हैं अगर कभी भी असेसमेंट्स के दौरान, रीअसेसमेंट के दौरान एओ को लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच करना चाहिए, तो वो अटैच कर सकता है, लेकिन ध्यान देना सर, उसमें इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व होना चाहिए, सरकार का हित होना चाहिए। उसके अलावा सर पेनल्टी 2 करोड़ से ज्यादा की हो तभी, पेनल्टी 2 करोड़ से ज्यादा की हो तभी आपका प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। अटैच करने के लिए सर सीआईटी या उसके ऊपर वाली अथॉरिटी का प्रायर अप्रूवल भी लगेगा। जैसे ही प्रोविजनल अटैचमेंट होगा ना सर, 6 मंथ्स के लिए वो अटैचमेंट वैलिड रहने वाला है। सर उस 6 मंथ्स को अगर एक्सटेंड करना चाहे ना, तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन सर ध्यान देना, मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए कर सकते हो, या फिर 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, सर व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले आ जा रहा है ना, तब तक ही मैं प्रोविजनली अटैच कर सकता हूँ। उसके अलावा सर, कभी भी अगर आप प्रोविजनल अटैचमेंट आपके पास है, तो सर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस रखने के लिए ना एक बैंक गारंटी फर्निश कर सकते हो। बैंक गारंटी एज़ इन बैंक पेमेंट करेगा अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो। सरकार कहता है कि सरकार के प्रोविज़न कहता है कि अगर सरकार चाहे, तो उस बैंक गारंटी को ना इन्वोक कर सकता है। इन्वोक एज़ इन उस बैंक गारंटी को जागृत करके आपके पैसे निकाल सकता है। सर कब-कब निकालेगा? सर कहता है अगर कभी भी आप बैंक गारंटी फर्निश करते हो तो प्रोविज़नल अटैचमेंट आपकी खाली हो जाएगी। लेकिन सर ध्यान देना, अगर आपने डिमांड टाइम पे पे नहीं की, तो सरकार बैंक गारंटी से पैसे ले लेगी आपके। या फिर बैंक गारंटी एक्सपायर होने वाली है, आपने नई बैंक गारंटी नहीं फर्निश की, तो आप सरकार बैंक गारंटी इन्वोक करवा के आपके सारे पैसे जो ज़रूरत है वो निकाल लेगी। सर 2882 बिल्कुल, सर्विस ऑफ नोटिस। सर अगर कभी भी सरकार को आपको नोटिस भेजना है, डिमांड नोटिस भेजना है, इंटीमेशन नोटिस भेजना है, ऑर्डर का नोटिस भेजना है, कैसे भेजेगा? सर कहता है या तो कुरियर से भेज लो, या तो सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज लो, या तो सर सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर सेक्शन 198 में से ईयर 1908 का जो सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर है सर, उसके अकॉर्डिंग भेज लो। या फिर सर जो भी मेथड सीबीडी प्रिस्क्राइब करता है ना, उस मेथड से कर लो, अदरवाइज़ कोई और ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सर एक और चीज़, सर कहता है अगर कभी भी नोटिस सर्व करनी है तो किसको सर्व करनी चाहिए? पॉइंट कहता है अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के खुद को कर लो। लेकिन सर अगर इंडिविजुअल जा चुके हैं, उस केस में क्या करोगे सर, उनके लीगल हायर को कर लो। अगर एचयूएफ है तो उसके मैनेजर को कर लो, अगर कोई एक्जिस्टिंग फर्म है तो उसके पार्टनर को कर लो, कोई डिसॉल्व फर्म है तो उसके किसी भी पार्टनर को कर लो, कोई कंपनी है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को कर लो, कोई भी अदर पर्सन तो पर्सन इन इंचार्ज को कर सकते हो। सर बात आती है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की। सर अब मुझे इनकम टैक्स में जाना है, मैं बिल्कुल हूँ अंगूठा छाप, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं डिपार्टमेंट के पास आर्गुमेंट कैसे करूँगा? आर्गुमेंट करने के लिए मुझे कोई इंसान चाहिए। अब ही कैन बी ईदर लॉ फर्म, ही कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एग्ज़ैक्टली कौन बन सकता है एक रिप्रेजेंटेटिव, वो यहाँ दे रखा है। कहता है सर या तो खुद अटेंड कर ले, या तो आईटी अथॉरिटी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भिजवा दे। सर कौन बन सकता है? आपका एम्प्लॉयी आपका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। सर लीगल प्रैक्टिशनर कोई लॉ फर्म हो गई, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या आपका जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में है, उस बैंक का कोई शेड्यूल्ड ऑफिसर आपके लिए कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। या फिर सर एनी अदर पर्सन एज़ मे बी स्पेसिफाइड। कहता है उसके अलावा जो जिसने नॉर्मल अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम पास कर रखे हैं ना, वो भी आपका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। ध्यान देना, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ जाती है उसको, तब जाके वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है। बात रही एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की, सर कभी भी आप इनकम टैक्स पोर्टल खोलोगे ना, तो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस रहती हैं। जैसे एआईएस पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल में आपके पास एक ऑप्शन रहता है एआईएस इन्फॉर्मेशन वाला, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वाला। वहाँ पे ना 5 टाइप की इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पे दिख रही होती है। कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होती है सर, दुनिया भर की चुगली जो लोगों ने आपके बारे में कर रखी है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको एआईएस पोर्टल पे दिखेगी। आपने कितने के शेयर्स खरीदे, कितने के डिबेंचर्स खरीदे, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना डिविडेंड मिला, कितनी प्रॉपर्टियाँ बेची, कितना आपने सेल्स कर रखी है, सब चुगलियाँ यहाँ पे आपको दिखेंगी। सेकंड चीज़, जो आपका टीडीएस डिडक्टेड है ना, वो भी एआईएस पोर्टल पे दिखता है। तीसरा सर, जो आपने टैक्सेस पे कर रखे हैं सर, वो भी एआईएस पोर्टल पे दिखेगा।
चौथा सर अगर आपको कोई डिमांड है, रिफंड है सर वो भी दिखेगा। कोई अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही पिछले साल की, उसके पिछले साल की कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही वो दिखेगी। प्लस कोई भी कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स है ना वो भी यहाँ पे दिखने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट सर अगर कोई भी आप फिल्म मैनेजमेंट में हो या फिर सर इवेंट मैनेजमेंट में हो, फिल्म प्रोडक्शन या फिर इवेंट मैनेजमेंट में, तो साल खत्म होने के बाद सर दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकता है। साल खत्म होने के बाद 60 डेज के अंदर, 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, आपने साल भर में जितने भी एक्सपेंसेस किए हुए एक्सपेंसेस सर ग्रेटर देन 50,000 रुपए के, पहले कैश में किए हों बैंक से किए हों सर फर्क नहीं पड़ता, 50,000 के ऊपर के सारे खर्चे आपको सर डीजीआईटी सिस्टम को जमा कराने पड़ते हैं, डीजीआईटी सिस्टम को जमा कराने पड़ते हैं फॉर्म 52A में। दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिल्म प्रोडक्शन इवेंट मैनेजमेंट में हो, जितने भी खर्चे साल भर में कर रखे हैं 50,000 के ऊपर वाले, वो सारे के सारे आपको बताने हैं, कैश में कर रखे हो बैंक से कर रखे हो, दैट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। आई होप समझ में आया होगा। ओ भाई साहब मिसलिनियस भी खत्म हो गया चैप्टर है, मिसलिनियस भी खत्म हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? बताओ ना डियर, आगे बढ़े। ये वो चैप्टर है ना जो शायद तुम कभी खुद से उठाओ ही नहीं। यू विल बी लाइक कि सर कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, बट कल आता ही नहीं कभी। चालू करें जी। क्लबिंग प्रोविजंस। तो क्लबिंग प्रोविजन बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल चैप्टर। आज तक पिछले 10 अटेम्प्ट में क्लबिंग क्वेश्चन आंसर में तो पूछा ही नहीं गया, बट सर पूछ लिया तो हु नोज अबाउट यू। तुम कितने लकी हो, तुम तो ऐसा हो कि जिस दिन छाता छोड़ के जाओ उसी दिन बारिश हो जाए। तो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट एनीथिंग फ्रॉम आईसीआई? कल नहीं आता इन चैप्टर्स, एग्जैक्टली कल कभी आता ही नहीं। और मतलब ऐसा होता ही है ना कि सर मुंडवाए और ओले पड़े, जब तुम सर मुंडवाओ मतलब जब तुम छाता बोलोगे तो उसी दिन बारिश होगी, तो यू डोंट नो ना, इसलिए पढ़ लो, कोई बुराई थोड़ी हो। सर चैप्टर नंबर 6 क्लबिंग क्या बोलता है? सर क्लबिंग में ना सेक्शन 60 से लेकर 64 तक की बातें हैं। कहता है सर अगर आप कभी भी इनकम ट्रांसफर कर देते हो बिना एसेट ट्रांसफर किए, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर घर है, घर में से रेंट मिल रहा है, मैंने टेनेंट को बोला कि भैया रेंट अब मेरे को मत देना, मेरे भाई को दे देना। सर कहता है कि अगर मैं इनकम ट्रांसफर कर रहा हूं, एसेट नहीं ट्रांसफर कर रहा, मेरे हाथ में टैक्सेबल करवाया जाएगा फिर भी। इनकम नहीं ट्रांसफर की, सिर्फ एसेट ट्रांसफर किया, स्टिल इट विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स। सर लेकिन अगर मैंने साथ में क्या किया, एसेट भी ट्रांसफर कर दिया, इनकम भी ट्रांसफर कर दी, एसेट भी ट्रांसफर कर दिया, इनकम भी ट्रांसफर कर दी। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास घर था, उसमें से रेंट मिल रहा था, मैंने घर ही किसी को गिफ्ट कर दिया, दोस्त को गिफ्ट कर दिया, रेंट भी वो कमा रहा है। प्रोविजन कहता है क्या तुम्हारे पास उस घर को वापस लेने का अधिकार है? क्या वो रिवोकेबल ट्रांसफर है? कैन यू रिवोक दैट ट्रांसफर? अगर रिवोक कर सकते हो ना ट्रांसफर को, तो जो रेंट है आपके हाथ पे टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर रिवोक नहीं कर सकते तो क्या होगा, सामने वाले के हाथ में ही हो जाएगा। सेक्शन 61 ऐसा बोलता है। सेक्शन 64 क्या बोलता है एचयूएफ के बारे में? अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहे हो, तो सर प्रोविजन कहता है कि वो सारे के सारी इनकम आपके हाथ में कब कराई जाएगी? सर ट्रांसफर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो या फिर सर विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, जो भी इनकम है ना आपके हाथ में क्लब कराई जाएगी। ठीक है। लेकिन सर अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास घर था, घर मैंने एचयूएफ को दे दिया, तो जो रेंट है ना वो मेरे हाथ में टैक्सेबल करवाया जाएगा। लेकिन सर मान लो एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद ना अगर वो प्रॉपर्टी मेरे भाई के पास चली गई, मेरे चाचा के पास चली गई, मेरी बुआ के पास चली गई, मेरे भाई बहन के पास चली गई, मेरे बच्चों के पास चली गई, तब मेरे हाथ में क्लब नहीं कराया जाएगा। ध्यान देना, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी पार्टीशन के बाद मेरी वाइफ के पास आती है तो क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज किसी और को भी जाती है ना तो फिर क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगते हैं। एचएफ के पास है तो क्लब होगी, एचएफ के पास से किसी और के पास गई क्लब नहीं होगी, वाइफ के पास आती है क्लब हो जाएगी। ऐसे ट्रांसफर टू स्पाउस और सन्स वाइफ, या तो आप अपनी वाइफ को ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो या तो अपनी बहुरानी को ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी वाइफ या अपनी बहुरानी, मतलब आप अपने हस्बैंड और बहुरानी बोल सकते हो, वट एवर द केस में। अपनी वाइफ को या अपनी बहुरानी को ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो, किसमें, या तो फ्री में ट्रांसफर कर रहे हो या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर रहे हो। प्रोविजन कहता है आपके हाथ पे क्लब कराया जाएगा, उसकी सारी इनकम आपके हाथ में ही क्लब कराई जाएगी और एसेट आपके हाथ में ही माना जाएगा। यू विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस।
सर प्रोविजन कहता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, सर रिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए जब आप ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो, जब आप इनकम जनरेट कर रहे हो, दोनों रिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। मतलब क्या होता है समझो, मेरे पास एक घर था, मैंने अपनी बहुरानी को घर दे दिया। मैंने बोला भैया बहुरानी तुम घर रखो। मेरा इंटेंशन था टैक्स प्लानिंग करने का। मैंने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफर किया। प्रोविजन कहता है सारी की सारी इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी। ठीक है? प्रोविजन ये कहता है कि अगर जब एसेट ट्रांसफर किया था ना, तब तो बहुरानी होनी चाहिए। जब इनकम जनरेट हो रही तब भी वही बहुरानी होनी चाहिए। ऐसा हुआ मान लो अगर मैंने घर ट्रांसफर किया तब तो मेरी बहू थी, लेकिन जब इनकम मिल रही थी तब वो डिवोर्स करके जा चुकी थी। तब क्या मेरे हाथ में क्लब कराई जाएगी? तब कहता है उस केस में क्लब नहीं कराई जाएगी। सर समझो इस चीज को, जब इनकम जनरेट हो रही होती है और जब एसेट ट्रांसफर होता है, दोनों में रिलेशन सेम होना चाहिए, अदरवाइज सर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगते हैं। सेकंड चीज क्या कहता है, सर अगर एसेट ट्रांसफर करते हो इन कनेक्शन ऑफ लिव अपार्ट तो उस केस में क्लब नहीं कराया जाता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास घर है, मेरी वाइफ बोलती है भैया तुमने मेरे साथ शादी में क्या किया, इसलिए मेरे को अब तुम्हारा घर चाहिए और मैं अब अलग होना चाहती हूँ। मैंने घर उसको ट्रांसफर किया जब वो मेरी वाइफ थी, लेकिन तुरंत होके अलग चली गई वो, तो क्या उसकी इनकम मेरे हाथ में क्लब कराई जाएगी? उसको क्लब नहीं कराया जाएगा। प्लस सर कहता है अगर आप किसी भी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करते हो ना, तो भी आपके हाथ में क्लब कराया जाएगा। लेकिन सर अगर माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करवाते हो ना, तो उस केस में डीम्ड ओनर आप बनोगे, क्लबिंग प्रोविजन फिर भी अप्लाई होगा। सॉरी, डीम्ड ओनर माइनर डॉटर बनेगी, लेकिन क्लबिंग फिर भी कराई जाएगी इस केस में। यानी ऑल इन ऑल कहते हैं कि अगर आप किसी को भी अपनी बहुरानी को वाइफ को ट्रांसफर करते हो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कहता है फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्पाउस से पैसे लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, स्पाउस से पैसे लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, तो 1 अप्रैल को जितना पैसा कैपिटल में आपका लगा हुआ है और जितना पैसा स्पाउस का लगा हुआ है, उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना पड़ जाता है आपको और अपने स्पाउस के नाम पे। सिंपल सा पॉइंट रहता है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को कैपिटल लगा हुआ है 10 लाख रुपए की, जिसमें से 6 लाख रुपए मेरा है, 4 लाख रुपए स्पाउस का है। मान लो प्रॉफिट साल भर में होगा 3 लाख रुपए का, तो प्रोविजन कहता है 6/10 है ना, वो मेरे हाथ में जाएगा और 4/10 स्पाउस के हाथ में जाने वाला है। ऐसा आपको स्प्लिट करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सर अगर आप कभी भी किसी और को ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अपनी स्पाउस या फिर बहुरानी के बेनिफिट के लिए, स्पाउस या फिर बहुरानी के बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार मेरा जीवन क्या है मुझे पता नहीं, जीवन का मतलब तो यही कहीं भी रंग रूप ऐसा कुछ ऐसा चल रहा था। मैंने ऐसा सोचा, तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त को घर दे दिया, कहा कि भैया देखो घर तुम संभालो, जो पैसा आ रहा है ना मेरी वाइफ पे खर्चा करना, मेरी बहुरानी पे खर्चा करना। प्रोविजन कहता है अगर आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफर कर रहे हो, आपके हाथ में ही वो क्लब कराया जाएगा। सर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या बोलते हैं? सर अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा या फिर मेरे रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मेरा या फिर मेरे रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सर रिलेटिव मतलब क्या? सर मदर फादर ब्रदर सिस्टर एलएलडी, तो इन सबका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब सर 20% ज्यादा शेयर होल्डिंग है या फिर 20% ज्यादा पीएसआर है। तो क्या सर? सर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी वाइफ को सैलरी मिल रही है और मेरी वाइफ अब्बा डब्बा जब्बा है, मेरी वाइफ ना बिल्कुल क्वालिफाइड ही नहीं है, तो जो सैलरी उसको मिल रही है ना वो मेरे हाथ में क्लब कराई जाएगी। मैंने क्या बोला? एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, और मैं उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा हूँ या मेरा रिलेटिव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, तो सर अगर मेरी वाइफ क्वालिफाइड नहीं है ना, तो जो सैलरी उसको मिलेगी वो मेरे हाथ में क्लब करवा दी जाएगी। सर उस केस में अगर वाइफ क्वालिफाइड है तो क्या हुआ? तो सर उस केस में क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगने वाले, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगते। अच्छा सर अगर दोनों ही क्वालिफाइड नहीं फिर क्या होगा? फिर कहता है जिसकी इनकम ज़्यादा होगी ना उसके हाथ में क्लब कराई जाती है। क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करने से पहले जिसकी इनकम ज़्यादा होती है ना, मान लो मेरी इनकम बिज़नेस से होने के अलावा सर 10 लाख की है और वाइफ की 12 लाख की है, तो फिर वाइफ के हाथ में क्लब करानी पड़ जाएगी। गॉट इट? सर समझ में आ गया। सेक्शन 64 1 ए क्या कहता है? माइनर की इनकम के बारे में। सर माइनर की इनकम में क्या बोलता है? सर माइनर की इनकम बोलता है कि अगर कोई माइनर है, उसकी कोई भी इनकम हो, सर कोई भी इनकम हो, सर कोई भी एनी इनकम हो, वो पेरेंट के हाथ में क्लब कराई जाती है। बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शंस होते हैं। सर कहता है अगर कोई माइनर मैनुअल वर्क करके काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल पीठ पे सामान लाद के या फिर किसी के शूज़ पोंछ के, ये सब अगर काम कर रहा है ना, तो वो क्लब नहीं कराई जाती। दूसरा सर माइनर अगर कोई स्किल और टैलेंट से पैसे कमा रहा है, सर फॉर एग्जांपल रानू मंडल की तरह ट्रेन में से गाना गा रहा है, बिल्कुल लोग सुन के उसको ब्लैंक चेक्स दे रहे हैं, तो ये इनकम भी उसके हाथ में क्लब कराई, ये इनकम क्लब नहीं कराई जाएगी, उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। तीसरा, सर अगर माइनर कोई डिसेबिलिटी सफर कर रहा है, अगर कोई दिव्यांग है, कोई विकलांग है, तो उस केस में माइनर की इनकम माइनर के हाथ में कराई जाएगी, पेरेंट के हाथ में नहीं करवाई जाती है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट।
सर समझने वाली बात क्या? माइनर की सारी इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब होती है, सिर्फ 3 इनकम्स माइनर के हाथ में क्लब होती है। अच्छा सवाल आता है चलो एक पॉइंट का। सर हमारा माइनर जो है ना, मतलब बहुत ही गजब का टैलेंट है, मतलब ट्रेन में गाना गाता है तो ऐसा रंग बिखेर देता है कि 70 के 70 लोग एक ही कंपार्टमेंट में आके सिर्फ उसका गाना सुनने के लिए बैठे रहते हैं। उसको देख के ना बिल्कुल अपने जो हिमेश रेशमिया है ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर दी, इतना अच्छा गाना गा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक माइनर है मिस्टर मिस्टर अर्नव। अर्नव ने ट्रेन में गाना गाया, बहुत बढ़िया गाना गाया, उसको कमाई हो गई 1 करोड़ रुपए की, साल की 1 करोड़ रुपए माइनर कमा रहा है। परफेक्ट सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की 10 साल की सैलरी ज्यादा कमा रहे हैं, 5 साल की सैलरी ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। चलो कमा लिया उसने। सर इसको कमाने के बाद में क्या इसके इनकम को क्या क्लब कराया जाएगा? क्या इस इनकम को क्लब कराया जाएगा? राइट आंसर है नहीं करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर माइनर है, स्किल टैलेंट से कमा रहा है, क्लब नहीं होती इनकम। ठीक है। सर कभी भी अगर इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे इस पे एफडी करवा ली 1 करोड़ की, 1 करोड़ की एफडी करवा ली, एफडी 6% करवाई, साल भर में 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। सर ये माइनर के हाथ में होगा क्या? राइट आंसर इज राइट आंसर इज अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सर नहीं क्लब हो जाए, ये माइनर के हाथ में नहीं जाएगा, इसको क्लब करना पड़ेगा, इसको क्लब करना पड़ेगा। सर क्यों क्लब करवा रहे हो? सर वाइजर की स्किल से पैसा आया था। बाबा स्किल से तो 1 करोड़ रुपए आया, इंटरेस्ट तो अदर इनकम है। और कहते हैं 3 इनकम्स के अलावा सारी इनकम क्लब करवानी पड़ेंगी। जब सारी इनकम क्लब करवानी है तो इंटरेस्ट इनकम भी पेरेंट के हाथ में क्लब ही होगी ना, तो इसलिए क्लब करवाना पड़ जाएगा। गॉट इट सर, समझ में आ गया। क्रॉस ट्रांसफर सर, क्रॉस ट्रांसफर सर कहता है अगर कभी भी फॉर एग्जाम्पल ये है राहुल और ये है उसका भाई मेहुल। सर राहुल और मेहुल आपस में ब्रदर्स हैं। सर अगर राहुल अपनी वाइफ को कोई पैसा देगा तो जो भी इनकम होगी उसके हाथ पे क्लब करा दी जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर अपनी वाइफ को कोई ऐसा ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके हाथ पे क्लबिंग लग जाती है। तो वाइफ के हाथ में ऐसे ट्रांसफर राहुल नहीं कर रहा, फॉर द टाइमिंग नहीं कर रहा। राहुल मेहुल को देगा तो भाई ब्रदर को दे रहा है, कहीं ना कोई प्रोविजन पकड़ ही लेगा। राहुल ने ना भाभी जान को दिया एसेट। जो मेहुल है ना, मिसेज मेहुल, इसको लोन दे दिया, मिसेज मेहुल को लोन दे दिया, लोन दे दिया। सर कितना? 10 लाख रुपए का लोन दिया। और मिसेज मेहुल ने ना इसकी एफडी करवा दी और इस पे इंटरेस्ट मिला 6%, यानी 60,000 रुपए मिसेज मेहुल कमा रही है यहाँ पे। सिमिलरली मेहुल ने क्या किया? मेहुल ने मिसेस राहुल को लोन दे दिया, मतलब पैसे दे दिए, फ्री में पैसे दे दिए, गिफ्ट दे दिया। कितना? सर दे दिया इसमें मान लो 6 लाख रुपए दे दिया, और इसने सर 8% में 8% में एफडी करवा ली। 42,000 रुपीज इसमें मिल रहा है। कितना ही होता है? 42 नहीं 48 होता है, 48,000 रुपीज एफडी में मिल रहा है इंटरेस्ट। सर अब सवाल आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने टैक्स बचा लिया। अपनी वाइफ को दे सकते थे लेकिन वाइफ को ना देके आपने किसी और को दे दिया। प्रोविजन कहता है ना, जितना भी कॉमन अमाउंट पे इंटरेस्ट है ना, कॉमन अमाउंट पे इंटरेस्ट वो हस्बैंड के हाथ में क्लब करवा दिया जाएगा। कॉमन अमाउंट पे इंटरेस्ट है ना, हस्बैंड के हाथ में क्लब करवा दिया जाएगा। क्यों? सर क्योंकि अल्टीमेटली जो राहुल है, इसने फ्री में 10 लाख रुपए दे दिए और मेहुल ने फ्री में 6 लाख रुपए दे दिए। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि राहुल ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी वाइफ को ही पैसे दे दिए 6 लाख रुपए, और मेहुल ने 6 लाख रुपए अपनी वाइफ को दे रखे हैं, भाभी को ना देके वाइफ को 6 लाख रुपए दे रखे हैं। बाकी जो 4 लाख एक्स्ट्रा है ये तो मिसेस राहुल के हाथ में क्लब होगा, लेकिन जितना भी कॉमन अमाउंट पे इंटरेस्ट है ना, कॉमन अमाउंट पे इंटरेस्ट है ना, वो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, जितना इंटरेस्ट है ना वो हस्बैंड के हाथ में जाता है, बस अमाउंट तो कॉमन होना चाहिए, रेट आगे पीछे हो सकता है। सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देने वाली, इनकम क्लब करते हैं तो साथ में लॉसेस भी अपने क्लब करने पड़ेंगे। सर कभी भी अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एसेट था, मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, वाइफ ने उसको बेच दिया, तो कहता है जो इनकम होगी ना वाइफ को वो भी मेरे हाथ में क्लब कराई जाती है। सर एसेट्स की, एसेट के साथ साथ कैपिटल गेन भी क्लबिंग कराई जाती है, कैपिटल गेन के एसेट्स की भी क्लबिंग कराई जाती है। सर उसके अलावा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक घर था, मैंने घर अपनी वाइफ को दे दिया। क्यों घर को, क्यों वाइफ को दिया? मैंने बोला कि यार वो मेरे से इतना प्यार करती है, शी हैज नेचुरल लव, शी हैज टू मच ऑफ अफेक्शन विथ मी, बहुत प्यार करती है, बिल्कुल बेतहाशा मोहब्बत करती है मेरे से, इसलिए मैंने घर दिया। तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन थोड़ी है, ये तो एडिक्वेट कंसिडरेशन है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट वाले पता क्या बोले? सुप्रीम कोर्ट वाले बाबू क्या बोलते हैं, या मतलब सॉरी जजेस क्या बोलते हैं? उनका कहना था कि भैया नेचुरल लव इज अ कंसिडरेशन, फॉर श्योर इट इज अ कंसिडरेशन। आपको प्यार मिलता है इसलिए आप ढंग से काम कर पा रहे हो, बट इट इज नेवर एडिक्वेट कंसिडरेशन, वो कभी एडिक्वेट नहीं होता। प्यार कितना ही है, प्यार कभी पर्याप्त थोड़ी होता है, इसलिए सर इट इज कंसिडरेशन बट इट इज नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन। सर क्लबिंग प्रोविजंस कभी भी एक्रेडिटेड इनकम में नहीं लगते। मतलब क्या होता है समझना, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स है, 10 लाख के डिबेंचर्स, इस पे साल भर में 10% इंटरेस्ट मिलता है, साल भर का इंटरेस्ट होता है 10 लाख, 1 लाख रुपए।
अब मैंने ये डिबेंचर्स अपनी वाइफ को दे दिए, तो जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है सर वो तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, यस क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे। मेरी वाइफ ने क्या किया, जो 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे वो प्लस 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट मिला वो उसकी नई एफडी करवा दी। प्रोविजन कहता है जो 10 लाख के करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट होगा ना वो तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा क्योंकि पैसा मेरा है वो, लेकिन जो 1 लाख रुपए की सेकेंड जनरेटेड इनकम है ना वो मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी। सर फर्स्ट जनरेटेड इनकम मेरे हाथ में क्लब होती है, लेकिन सेकंड जनरेटेड इनकम एग्रीगेटेड इनकम सर क्लबिंग प्रोविजंस में नहीं आती। एग्रीगेटेड इनकम सिर्फ और सिर्फ माइनर के केस में क्लब होती है, बाकी कभी भी और क्लबिंग नहीं होती है। दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लबिंग प्रोविजंस। बताओ क्या क्लबिंग समझ में आया, क्या क्लबिंग क्लियर हुआ? क्या क्लबिंग क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से बताओ, क्लबिंग क्लियर हुआ? लास्ट वाला पॉइंट चलो एक बार देखते हैं, वापस से देखते हैं। देखो देखो देखो, फॉर एग्जाम्पल राहुल है, मेरे पास डिबेंचर है, ये मैसेज राहुल है, यहाँ पे ना 10 लाख के डिबेंचर्स है एट द रेट 10% ईच। वाइफ को दे दिया मैंने, वाइफ को देते साथ ही ना सर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। 10 लाख के डिबेंचर इसको मिले प्लस 1 लाख का इंटरेस्ट भी इसको मिला, रिसीव तो इसी को ही होगा। सर क्योंकि एसेट मेरा है, इनकम मेरे थ्रू है, मैंने एसेट बस ट्रांसफर किया हुआ है, तो जो इनकम है 1 लाख रुपए की मेरे हाथ में टैक्सेबल करवाई जाएगी। अब मेरी वाइफ ने क्या किया ना, मेरी वाइफ ने इस 1 लाख रुपए के न्यू डिबेंचर्स खरीद लिए, न्यू डिबेंचर्स खरीद लिए। सर बात ये आती है कि जो इनकम थी ना 1 लाख रुपए की मेरे हाथ में भले क्लब कराई गई है, लेकिन अगर इस इनकम पे वापस इनकम मिल रही, मान लो अब 10 लाख पे 1 लाख और डिबेंचर मिलेगा और इस 1 लाख पे 10,000 और इंटरेस्ट मिलेगा, तो कहता है सर 1 लाख रुपए तो मेरे हाथ में क्लब कराया जाएगा क्योंकि सर ये मेरी ही इनकम है। 1 लाख रुपए मेरे हाथ में कराया ही जाएगा, लेकिन जो इस इनकम पे इनकम मिल रही है ना ये मेरे हाथ में नहीं कराया जाएगा, ये मेरी वाइफ के हाथ में कराया जाएगा। जो इनकम पे इनकम मिल रही है ना वो मेरे हाथ में नहीं कराया जाएगा, मेरी वाइफ के हाथ में कराया जाएगा। आ जाते सेट ऑफ वाले प्रोविजन पे। सेट ऑफ में कुछ बेसिक बेसिक ध्यान देते हैं, उसके बाद सर मेजर पॉइंट पे जाएंगे। फालतू क्रैप को बिल्कुल हटाना है आपने को। सर सेक्शन 70 क्या बोलता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सर देखो पहली बात तो ना कभी भी सेट ऑफ करना होता है ना तो आप नॉर्मली किसी भी हेड से किसी भी हेड को कर सकते हो नॉर्मली, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, अपने को बस एक्सेप्शन पढ़ने, एक्सेप्शन के बाद जो बचा आपस में अलाउड हो जाता है। सर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या बोलता है? सर फॉर एग्जांपल बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का गेन है, जूते का काम कर रहा हूँ, कपड़े का काम कर रहा हूँ, कपड़े में गेन है, बिजनेस जूते में लॉस है, आपस में सेट ऑफ कर सकता हूँ। दिस इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना चाहो कभी भी कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अलाउड है, लेकिन देयर आर 4 एक्सेप्शंस, 5 एक्सेप्शंस प्रॉपरली। कौन सा? सर कभी भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना आपके पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आप उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ ही कर सकते हो, उसके अलावा किसी भी और गेन से नहीं कर सकते। सर शॉर्ट टर्म से भी नहीं कर सकते, किसी और हेड से भी नहीं कर सकते। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में भी ये छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है। सर कभी भी हॉर्स रेसेस को मेंटेन करने से अगर जो लॉस होता है ना, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ हॉर्स रेसेस के गेन से ही कर सकते हो, हॉर्स रेसिंग के गेन से ही कर सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा जो स्पेक्युलेटिव जो लॉस होता है ना, स्पेक्युलेटिव तो सट्टे का लॉस, सट्टा 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 कौन सा, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो सर, उसका लॉसेस को सिर्फ आप इंट्राडे गेन से ही कर सकते हो सर, उसके अलावा किसी भी और तरीके से उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। सर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से कर सकते हो सर, भले स्पेसिफाइड बिजनेस में डिडक्शन मिलता हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर, जो ऑनलाइन गेमिंग का लॉस है ना उसको आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की ही इनकम से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ऑनलाइन गेमिंग का लॉस सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की इनकम से ही होता है सेट ऑफ। लेकिन सर इसमें कैच है, इसमें एक छोटा सा कैच है। सर ऑनलाइन गेमिंग में ऐसा नहीं कि आप ड्रीम इलेवन में कमा लो और एपीएल में हार जाओ तो आपको टैक्स सेट ऑफ मिल जाएगा, ना जी सर, ना जी, ना जी। सर अगर मान लो आपने 10 टूर्नामेंट खेले एक ड्रीम इलेवन पे और 10 में से आप सिर्फ एक जीते 5 हार गए, तो नेट नेट में जितनी विनिंग्स होती है ना सर उसी पे टैक्स लगता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना आपको इंटर एडजस्टमेंट तो नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन अगर एक ही हेड के अंदर हो, एक ही गेम के अंदर खेल रहे हो ना, 10 गेम्स हार रहे हो, एक जीत रहे हो, तो नेट में जो जीते हो सिर्फ उसी पे टैक्स लगता है। इसलिए सर ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको विद इन सेम प्लेटफॉर्म आपको अलाउ होता है, बाकी उसके अलावा आप दूसरे प्लेटफॉर्म सेट ऑफ नहीं कर सकते।
इंटर हेड एडजस्टमेंट। सर एक बार इंटर हेड एडजस्टमेंट हो गया सर, सारा का सारा इंटर हेड एडजस्टमेंट कर दिया, अब जो लॉस बच जाता है ना उसको हम लाते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट में। सर अब हम ना दूसरे हेड सेट ऑफ करेंगे। सर कहते हैं नॉर्मली किसी भी हेड को आप सेट ऑफ कर सकते हो, बिजनेस को आईएफओ से कर सकते हो, आईएफओ को किसी और से कर सकते हो, सर किसी और को किसी भी हेड से कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लॉस सेट ऑफ में। सर क्या एक्सेप्शन होते हैं देखना। सर कहते हैं नॉर्मली आम तौर पे ना आप किसी भी लॉस को दूसरे लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, उसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हो सर, किसी और हेड से नहीं कर पाओगे आप। लॉस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, उसको सैलरी से नहीं कर सकते, हाउस प्रॉपर्टी से भी नहीं कर सकते, बिज़नेस से भी नहीं कर सकते, आईएफओ से भी नहीं कर सकते। जो हॉट सेसेस है सेम टू सेम हॉट सेसेस से ही कर पाओ, किसी और से नहीं कर पाओगे। सर जो स्पेक्युलेटिव लॉस है वो भी स्पेक्युलेटिव से, जो स्पेसिफाइड है वो भी सर स्पेसिफाइड से कर सकते हो, किसी और हेड से नहीं कर सकते आप। जब ये लोग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे अलाउ करेंगे? फिर कहते हैं जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये सिर्फ और सिर्फ 2 से कर सकते हो आप, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर लो, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर लो। बाकी किसी भी और हेड से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं ना, चंट बन जाते हैं, लोग चंट बन जाते हैं। लोग क्या करते हैं पता? लोग अपना साल भर का शेयर मार्केट का गेन उठाते और फिर क्या करते हैं, फिर सैलरी सेट ऑफ कर लेते हैं। इसलिए इन्होंने कह दिया कि नहीं भैया सिर्फ शॉर्ट टर्म से ही करोगे, लॉन्ग टर्म से करोगे, किसी और हेड से नहीं कर पाओगे आप। फिर क्या करते हैं सर, फिर क्या कहता है, जो पीजीबीपी का लॉस है ना, वो आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, और कहता है जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, वो आप अदर सोर्सेज सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए कर सकते हो नॉर्मल रेजीम में। और सर अगर 115 बीएससी ऑप्ट करते हो ना, तो आप किसी और हेड से सेट ऑफ ही नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ना, वो आप किसी भी हेड सेट ऑफ कर सकते हो 2 लाख रुपए तक का नॉर्मल रेजीम में। लेकिन अगर आप 115 बीएससी में हो ना, तो आप किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। वैसे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता ही नहीं है न्यू रेजीम में। जो अपनी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें आपको लॉस अलाउ करते ही नहीं, लॉस नॉट अलाउड। सीक्वेंस क्या होता है सेट ऑफ का समझना। सबसे पहले कहते हैं आपको इंट्राइड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इंट्राइड एडजस्टमेंट यानी सबसे पहले आप इंट्राइड एडजस्टमेंट करोगे। अंदर ही अंदर देखोगे, बिज़नेस को बिज़नेस से पकड़ोगे, कैपिटल से पकड़ोगे, हॉर्सेस को हॉर्सेस से पकड़ोगे। फिर कहता है एक बार इंटर एडजस्टमेंट करने के बाद जो बच गया, फिर उसके बाद उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट करने वाले हो। यानी सर क्या होगा, कैपिटल गेन के लॉसेस को दूसरे कैपिटल गेन से करो, हाउस प्रॉपर्टी को सैलरी से करो, बिज़नेस को आईएफओ से करो, सर ये सब करने वाले हो। फिर कहता है जो बच जाता है ना, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाता है, उस बचे हुए लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाता है। सर ध्यान देना, आईएफओ का लॉस कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इन न्यू टैक्स रेजीम कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है न्यू टैक्स रेजीम में, इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ध्यान देना सर, एक बार सर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले साल में, एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले साल में ना, फिर आप उसमें कभी भी इंटर एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। यानी सर इस साल अगर मान लो बिज़नेस का लॉस है, तो इस साल का बिज़नेस का लॉस मैं कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ, आईएफओएस की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ, सर किसी से भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन सर एक बार इसको कैरी फॉरवर्ड करवा दिया, तो अगले साल सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस इनकम ही ऑप्शन बच जाती है, मैं किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर पाऊँगा इसको। सर उसके अलावा क्या कहते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सर कितने भी साल के लिए चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, उसको किसी भी हेड सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी जिंदगी भर कर सकते हो, सिर्फ सैलरी हेड से नहीं कर सकते इसको सेट ऑफ। सर लॉस कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये पढ़ना है अपने को। कहते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना कर सकते हो आप। ध्यान देना, लेकिन इसके लिए आरओआई टाइम पे फाइल करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉस मिल जाएगा। बिज़नेस लॉस है 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आरओआई टाइम पे फाइल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा लॉस। स्पेक्युलेटिव लॉस सर 4 साल के लिए कर सकते हो, आरओआई टाइम पे फाइल करना ज़रूरी है। जो 3580 का लॉस है, टाइम पे फाइल करना ज़रूरी है। नेम सरनेम कहता है व्हाई हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कैन नॉट बी सेट ऑफ। सर प्रोविजन ने कह दिया है, प्रोविजन ने सीधे कह दिया कि अलाउ नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करते। वैसे भी आपको किसी और हेड से करने देता नहीं है, तो आप अगले साल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सीधे सेट ऑफ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देता, सीधे हटा ही देता है वो। प्रोविजन नहीं कह दिया ये, पहले हम सोचते थे मिलता है, लास्ट ईयर तक मैं पढ़ाता भी यही था कि मिल जाता है, लेकिन इस बार प्रोविजन में क्लियरली कह दिया, लास्ट ईयर ही कह दिया था आखिरी आखिरी में, इट इज नॉट अलाउड। फिर कहता है स्पेक्युलेटिव लॉस। स्पेक्युलेटिव लॉस 4 साल के लिए कहता है, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आरओआई टाइम पे फाइल करना ज़रूरी है। 3580 का लॉस सर इनफाइनाइटली आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसके लिए भी आरओआई टाइम पे फाइल करना ज़रूरी है। सर कैपिटल गेन का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आरओआई टाइम पे फाइल करना ज़रूरी है। और जैसे इसका लॉस सर 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, टाइम पे आरओआई फाइल करना ज़रूरी है। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सर कभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसके लिए आरओआई टाइम पे फाइल करना ज़रूरी नहीं है। सर इसको अगर समराइज़ करने की कोशिश करूँ, तो सर नॉर्मली 8 साल, नॉर्मली 8 इयर्स, लेकिन 4 साल 2-2 केसेस में होता है। एक होता है सर स्पेक्युलेटिव केस लॉसेस में, और एक होता है हॉर्स केसेस में। नॉर्मली आपको आरओआई टाइम पे फाइल करना पड़ता है, आरओआई टाइम पे फाइल करना पड़ता है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस है। कौन-सा? सर हाउस प्रॉपर्टी, और उसके अलावा द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। उसके अलावा
सर इनफाइनाइटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनफाइनाइटली कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए कर सकते हैं? सर जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है ना और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है सर, इसको इनफाइनाइटली कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उप्स, इनफाइनाइटली कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बाकी सब केसेस में नॉर्मली क्या होता है सर, 8 साल चल रहा होता है, 4 साल चल रहा होता है। ठीक है। सर कुछ अदर पॉइंट्स देखना। सर अगर कभी भी इनकम एग्जेम्प्ट है ना, तो लॉसेस इग्नोर करने होते हैं अपने को। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है ना, लॉसेस इग्नोर करने पड़ते हैं। सर फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर में लॉसेस हो रहे हैं, तो इट इज इग्नोर, उसको इग्नोर करना है। सर कहते हैं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को ना, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या कोई भी लॉस इन इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता। ये जो फॉलोइंग इनकम्स है, इनके खिलाफ आप कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। कौन-कौन सी इनकम्स? सर कहते हैं कोई कैजुअल इनकम है, कोई लॉटरी वगैरह, बेटिंग, गैम्बलिंग की इनकम है। कोई अगर ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है सर, इस इनकम के अगेंस्ट में कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। सर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो भी पड़ी नहीं 68 से लेके 69 डी वाली, कैश क्रेडिट हो गया अपना, या फिर सर कोई भी और चेंजेस हुए सर, इन सब की इनकम को मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता किसी और हेड से। उसके अलावा सर कहता है कोई भी ना वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम है ना 115 बीबीएच वाली, सर इसके अगेंस्ट में भी कोई सेट ऑफ अपने को अलाउड नहीं होता। सर कहते हैं कुछ ऐसे लॉसेस जो आप ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना सेट ऑफ कर सकते हो। सबसे पहला सर कहता है कोई लॉटरी का लॉस है, सर लॉटरी का लॉस भाई सेट ऑफ करने मिलता नहीं वैसे भी। सर वर्चुअल डिजिटल एसेट भी नहीं मिलता, एग्जाम सोर्सेज का नहीं मिलता और ऑनलाइन गेमिंग का भी नहीं मिलता। और आईएफओएस आप भले सेट ऑफ कर लो इस साल में, लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आईएफओएस को। सर अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में अपने को ध्यान क्या देना है समझना। सर कभी भी अगर अमलगमेशन होता है, अमलगमेटेड कंपनी मिल जाती है, तो नई कंपनी को ना 8 ईयर्स के लिए लॉस मिल जाता है। सर कभी भी अगर डीमर्जर होता है ना, तो डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी के लिए सर रिमेनिंग 8 ईयर्स के लिए लॉसेस मिलता है। ध्यान देना, यहाँ फ्रेश नहीं है, रिमेनिंग 8 ईयर्स है। सर अगर कभी भी प्रोप्राइटर कन्वर्ट होता है सक्सेसर में, तो सर इसके लिए 8 साल के लिए फ्रेश लॉसेस मिलेंगे। अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में बनती है सर, फ्रेश 8 ईयर्स के लिए आपको लॉसेस मिलते हैं। ध्यान देना सर, बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सर कोई भी और लॉसेस, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये सब सर सॉरी, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सर स्पेक्युलेटिव लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर कभी भी बिजनेस आपका अमलगमेट हो जाता है, डीमर्ज हो जाता है, या फिर सक्सेशन होता है, या फिर सर कन्वर्जन होता है, सर इस केस में सर बिजनेस लॉस जाता है, डेप्रिसिएशन जाता है, स्पेक्युलेटिव लॉसेस नहीं जाते नई एंटिटी के पास। उसमें भी सर अमलगमेशन में 8 साल, फ्रेश 8 इयर्स, सब में फ्रेश 8 इयर्स, डीमर्जर में रिमेनिंग 8 इयर्स। सर कुछ कंडीशंस है, इसको आप काट सकते हो, काम का नहीं। कंडीशंस फॉर अमलगमेशन, इसको भी काट दो। सेक्शन 79 इज इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना। तो सेक्शन 79 समझने के लिए एक इस एग्जांपल पे आ जाओ। सर कहता है शेयर होल्डर से एक कंपनी में विहान प्राइवेट लिमिटेड में सर 31 मार्च 2024 को मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है, 34, 36, 30%, इतना परसेंट शेयर होल्डिंग है इनके पास। सर प्रोविजन क्या कहता पता, जिस साल में लॉस इनकर कर रहे हो ना, और जिस साल में सेट ऑफ करना चाहते हो, मिनिमम 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग आपकी सेम होनी चाहिए। 50% शेयर होल्डिंग सेम सेम होनी चाहिए, तभी आप लॉस सेट ऑफ कर पाओगे। चलो ठीक है, समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है, 100% शेयर होल्डिंग इन तीनों के पास है। केस वन में क्या हुआ, सर मिस्टर एक्स ने अपने सारे शेयर्स मिस्टर जेड को बेच दिए। अब सर शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? सर शेयर होल्डिंग अभी भी 100% ही है, 100 ही रहती है हमेशा। लेकिन सर अभी भी कहना है सिंपली से कि 70% ऑफ द शेयर होल्डिंग सेम है, 70% ऑफ द शेयर होल्डिंग सेम है। यस, यानी सर 24-25, 23-24 का लॉस 24-25 में सेट ऑफ हो सकता है। इट इज करेक्ट, इट कैन बी सेट ऑफ। लेकिन ये अगर केस 2 पकड़ लो, आप केस 2 पकड़ लो, जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी। कितनी शेयर होल्डिंग बेची? सब कुल मिला के 26% बेच दी। इसने भी अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी, 29%, 28% बेच दी, और इसने अपनी पूरी 20% बेच दी। सर कहना है इससे कि पहले 100% शेयर होल्डिंग 3 लोगों के पास थी। अब सर उन 3 लोगों के पास ना अपने पास कुल 26% शेयर होल्डिंग है। यानी कहना है ऐसे कि 56% शेयर हो सके, मतलब 70% कुछ शेयर होल्डिंग चेंज हो गई। 100% से 26% तो 74% शेयर होल्डिंग चेंज हो गई। यस सर, 74% शेयर होल्डिंग चेंज हो गई। यानी सर इस साल का लॉसेस ना इस साल से सेट ऑफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सर क्योंकि आपकी कम से कम 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए, 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। अगर चेंज हो जाती है वो, आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। अब सर बात आती है एक स्टार्टअप के बारे में। अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप होता है ना, एलिजिबल स्टार्टअप कौन-सा? जो 80 आईएएससी वाला रहता है, जो आज अपन ने पढ़ा। उन एलिजिबल स्टार्टअप के लिए एग्जेम्पशन रहती है। क्या एग्जेम्पशन रहती है? कहता है सर उस केस में अपनी 50% कैसे बचाएँगे? स्टार्टअप लोग तो बेचते रहते हैं अपनी इक्विटी, कैसे बचाएँगे 50% शेयर होल्डिंग? तो प्रोविजन कहता है 50% मत बचाओ। लेकिन सर जितने शेयर होल्डर्स थे ना, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स लॉस सेट ऑफ करने वाले ईयर में भी आपके शेयर होल्डर होने चाहिए। मतलब
जैसे XYZ 3 शेयर होल्डर हैं, ये लोग अपने शेयर्स बेचें, 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 चलेगा, चलेगा, सब चलेगा। लेकिन सर जिस साल मैं सेट ऑफ करना चाहता हूँ ना, कम से कम ये लोग शेयर होल्डर तो होने चाहिए उस साल में। ये लोग शेयर होल्डर होने चाहिए, भले एक-एक शेयर ही क्यों ना होल्ड करें ना, ये लोग शेयर होल्डर होने चाहिए, तभी आपको लॉस सेट ऑफ मिलेगा, अदरवाइज़ लॉस सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है आपको। ओके सर, समझ में आ गया। सर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, सर कभी भी अगर ये शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, ऑन अकाउंट ऑफ सर डेथ ऑफ एनी पर्सन, अगर कभी डेथ के कारण चेंज हो रही है ना, तो हम इसको चेंज मानेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड आपस में फादर सन है, तो सर इस केस में जो चेंज हो रहा है ना, सर उसको चेंज मानेंगे ही नहीं, ऐसा मान लिया जाएगा कि कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है सर। सर कभी अगर अमलगमेशन के कारण हो रहा है तो भी इसको चेंज नहीं मानेंगे। सर अगर आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रेजोल्यूशन प्लान के कारण अगर चेंज हो रहा है तो भी सर चेंज नहीं मानेंगे, तो भी लॉस अलाउ करवा देंगे। सर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कारण हो रहा है ना, तो भी इसको चेंज नहीं मानेंगे। और सर ये सारे के सारे प्रोविजन ना सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पे लगते हैं। ये लॉसेस के लिए कंडीशन है सर, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए कंडीशन नहीं लगती है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट सक्सेशन के केस में, ये तो हमारा हो गया ये हमारा हो गया, कभी अगर लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो तो शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। पीजीबीपी क्वेश्चंस में सब पूछता है, ध्यान देना। सक्सेशन केस में सर कहता है अगर कभी इनहेरिटेंस के कारण सक्सेशन हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पापा बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने पूरी उन्होंने जायदाद वसीयत मेरे नाम पे कर दी। अगर कुछ लॉसेस थे तो वो सब मेरे को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कभी भी ना सर किसी और कारण से बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। लेकिन सर हाँ, अगर लीगल हायर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो फिर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कुछ पार्टनर्स होते हैं और एक पार्टनर रिटायर कर जाता है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग लॉसेस ना फिर बेकार हो जाते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पार्टनर रिटायर कर जाता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग लॉसेस बेकार हो जाते हैं। सर पॉइंट यहाँ ये आता है कि अगर वो रिटायर करने के बाद उसका लीगल हायर अगर आ गया ना फर्म में, तो उसके लॉसेस कंटिन्यूड रहते हैं फर्म में। यानी अगर लीगल हायर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं ना, तो लॉसेस अलाउ होते हैं, अदरवाइज लॉसेस अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर उसके अलावा सेक्शन 79 ये क्या बोलता है? सर कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम है ना, उसके खिलाफ कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। सर कभी भी अगर सर्च के दौरान 133 टू 132 में सर्च हुई, 132 ए में एक्विजिशन हुआ या 133 ए में सर्वे हुआ, सर इन तीन केसेस में जो भी इनकम निकलेगी ना, इस इनकम के खिलाफ कोई लॉसेस अलाउ नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इट इज ऑलवेज स्पेक्युलेटिव। अगर आप शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड करते हो, उसको पीजीबीपी इनकम मानेंगे। कैपिटल की एसेट की तरह होल्ड करते हो, कैपिटल गेन मानेंगे। डेरिवेटिव्स की तरह होल्ड करते हो तो इसको बिजनेस मानते हैं, रेगुलर बिजनेस मानते हैं। सीक्वेंस कैसा रहने वाला है? आप हमेशा पहले पीजीबीपी इनकम में करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, उसके बाद सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा है, कोई फैमिली प्लानिंग पे खर्चा है, तो उसके बाद आप माइनस करने वाले हो, अदरवाइज माइनस नहीं करोगे। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, लॉसेस सेट ऑफ भी अपना हो गया। सर कौन-कौन से टॉपिक करने वाले थे आज हम? कौन-कौन से टॉपिक करने वाले थे आज हम? लेट मी सी। अपील्स हो गया हमारा, गार हो गया, डीआरसी हो गया, मिसलेनियस हो गया, क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ हो गया, डिडक्शंस भी हो गया। ओ भाई साहब ने 7 चैप्टर कर लिए सुबह से। हैं? चलो परफेक्ट है। 3 घंटे में 7 चैप्टर क्या बुरा है? आ जाओ डियर ब्लैक मनी लॉ पे। ब्लैक मनी लॉ पे आ जाओ। इसके बाद में सारे क्वेश्चन आंसर चारों पांचों चैप्टर के आराम से जल्दी से कर लें। एक-एक, दो-दो क्वेश्चन ही हैं। आप नहीं भी करोगे ना क्वेश्चन तो भी आपका काम इनमें हो जाएगा। चालू करें ब्लैक मनी लॉ? अरे बोलो ना हाँ। ओके सर, परफेक्ट। ब्लैक मनी लॉ। सर अगर कभी भी इंडिया के बाहर आपके एसेट्स हैं, जो आपने भारत सरकार को डिस्क्लोज नहीं किए हुए हैं, उस पे टैक्स लगेगा यहाँ पे ब्लैक मनी लॉ में। सर ब्लैक मनी लॉ क्यों आया? इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि सर इनकम टैक्स एक्ट में एक लिमिटेड पीरियड तक ही आप टैक्स कर सकते हो ना किसी एसेट पे। अगर किसी का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट खोल रहे हो, 5 साल की लिमिट है। अगर सर्च कर रहे हो 6 साल के लिए कर सकते हो।
तो उससे पहले का अगर एसेट आपको चाहिए तो कैसे लाओगे? उसके लिए आया ब्लैक मनी लॉ। अगर किसी के पास अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स है या अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है जो भारत सरकार के पास डिस्क्लोज नहीं है, उस पे टैक्स ब्लैक मनी लॉ में लगने वाला है। सर क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन? कहता है अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या फिर अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स पे सर प्रीवियस ईयर में 30% से टैक्स लगाएंगे। ये 30% टैक्स है प्लस 300% ऑफ टैक्सेस की पेनल्टी लगती है। जो भी टैक्सेस है उसके 300% के बराबर पेनल्टी लगती है। सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है देखना। सर जो एसेट होते हैं ना, एसेट पे टैक्स कब लगता है? सर जिस साल में एसेट नोटिस में आता है एओ के। खरीदा हो 1960 में, लेकिन अगर अभी नोटिस में आ रहा है तो अभी टैक्स लगाएंगे, इस साल में लगाएंगे। खरीदा हो 18 सेंचुरी में, इस साल में नोटिस में आ रहा है, इस साल में टैक्स लगाएंगे। खरीदा हो सर पिछले साल, इस साल में नोटिस आ रहा है, इस साल में टैक्स लगाएंगे। लेकिन सर इनकम में ऐसा नहीं होता। इनकम में होता है कि सर जिस साल में आपने कमाई थी उस साल में टैक्स लगाएंगे। तो ब्लैक मनी लॉ आया ही असेसमेंट ईयर 16-17 से, प्रीवियस एक साल 2015 से आया, यानी असेसमेंट ईयर 15-16 से आया। यस, उसके पहले का अगर कोई एसेट है ना, उसके पहले की वो इनकम है ना, तो उस इनकम पे टैक्स नहीं लगने वाला ब्लैक मनी लॉ में। एंड सर जिस साल में इनकम अर्न की होती है ना, उस साल में ब्लैक मनी लॉ में टैक्स करते हैं। ध्यान देना, जिस साल में इनकम अर्न की थी उस साल में ब्लैक मनी लॉ में टैक्स करते हैं। सर ध्यान क्या देने वाली बात है, मीनिंग ऑफ सर्टेन इनकम्स। सर अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स और इनकम क्या होते हैं? सर ऐसे एसेट इंडिया के बाहर जो आपने इनकम टैक्स एक्ट में डिस्क्लोज नहीं किए, ऐसे एसेट इंडिया के बाहर जो आपने इनकम टैक्स एक्ट में डिस्क्लोज नहीं किए, उनको बोला जाता है सर अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स और इनकम। सर इट कैन बी योर शेयर्स ऑफ फेसबुक, तुम फेसबुक में एम्प्लॉइज थे, तुमने फेसबुक में शेयर्स कमाए और उसके बाद तुम यहाँ इंडिया आ गए, तुमने डिस्क्लोज नहीं किया। इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी, इट कैन बी एनी इनकम, इट कैन बी एनी बैंक अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि आपको डिस्क्लोज करना है भारत सरकार को। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, सरकार उसको पकड़ के टैक्स लगा देगी। बड़ी बात तो ये है, अगर जेन्युइन हो तो डिस्क्लोज कर दो, जेन्युइन नहीं हो तो फिर टैक्स देना पड़ जाएगा आपको। सर अब बड़ी बात ये होती है कि सर फॉरेन एसेट्स कौन-कौन से हो सकते हैं? सर या तो कोई ऐसा एसेट जो उसने खुद ओन कर रखा हो अपने नाम पे, या तो सर वो बेनिफिशियल ओनर हो। सर बेनिफिशियल ओनर यानी उसने खुद खरीद रखा हो। सर एसएससी के नाम पे हो, यानी हो सकता है कि किसी और ने खरीदा हो, आपके नाम पे करवाया हो। सर बेनिफिशियल ओनर यानी उसने खुद खरीदा हो। सर जिसका उसके पास कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सर इट कैन बी एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आल्सो। सर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास भी पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर हूँ, वो सभी डिटेल बतानी पड़ जाती है। सर इनकम इसमें एसएससी कौन होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही प्यारी बात कहता है। सर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना यही पूछा जाता है कि एसएससी कौन होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सर एसएससी होता है सर प्रीवियस ईयर, जिस साल में 24-25 में, व्हेन एओ नोटिसेस, व्हेन एओ नोटिसेस सच एसेट्स। एओ को जब नोटिस में आया ना एसेट और उसने सेंड किया नोटिस, सेंड नोटिस, अगर प्रीवियस से 24-25 में पर्सन रेसिडेंट है ना, तो वो एसएससी है। अगर 24-25 में आप रेसिडेंट हो ना, तो आप एसएससी बन जाते हो, आपको नोटिस भेजा जा सकता है। 24-25 में अगर आप रेसिडेंट हो और एओ ने इसी साल में नोटिस कर लिया, तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन सर इस साल में आप नॉन रेसिडेंट हो, आप पहले 2-4 साल पहले इंडिया छोड़ के जा चुके हो। तो प्रोविजन कहता है सर जिस प्रीवियस ईयर में आपने अक्वायर किया था, एसेट अक्वायर किया था, उस साल में क्या आप रेसिडेंट हो? सर अगर उस साल में आप रेसिडेंट हो ना, तो उस केस में आपको एसएससी ठहराया जाएगा एंड आपके नोटिस भेजा जा सकता है। तो नोटिस भेजना कब कब वैलिड होता है? सर 2 केसेस में। जिस साल में नोटिस कर रहे हैं ये, उस साल में नोटिस भेज, उस साल में क्या आप रेसिडेंट हो? अगर हाँ, नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन सर उस साल में आप आरएनओआर हो। सर यहाँ पे आर मतलब क्या होता है? सर आरओआर होता है, ठीक है? अगर उस साल में आप एनओआर हो, आरएनओआर हो या एनआर हो, तो जिस साल में आपने एसेट एक्वायर किया था ना, उस साल में क्या आप रेसिडेंट थे? रेसिडेंट कैन बी आरओआर इन दिस केस, रेसिडेंट कैन बी आरएनओआर इन दिस केस। जब आपने एक्वायर किया था इस साल में, क्या आप रेसिडेंट थे? अगर रेसिडेंट थे ना, तो आपको नोटिस भेजा फिर भी जा सकता है। दिस इज एसएससी, ठीक है? सर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल में एओ को नोटिस आ जाए वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है। जिस साल में एओ को नोटिस आ जाए एसेट, वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है। 1/4/2024 को आ गया, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बन जाता है। सर जैसे एओ नोटिस करेगा, एओ आपको नोटिस भेजेगा, उसके बाद एओ वैल्यू आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एओ को पता चल गया तुम्हारा घर है, तो अब एओ अब घर पे टैक्स लगाएगा। टैक्स लगाने के लिए क्या करेगा सर? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा। एग्जैक्टली जो तुम्हारे पास एसेट है उसकी कीमत क्या है वो निकालेगा। कीमत निकालने के लिए सर रूल्स दे रखे। क्या रूल्स दे रखे देखना। आपको एफएमवी निकालनी है सर, कब की? 1 अप्रैल की एफएमवी निकालनी है। सर अगर आपके पास कोई फॉरेन में ज्वेलरी है, प्रेशियस स्टोन से आर्टिस्टिक वर्क्स है, कोई ऐसा स्कल्पचर्स है, तो कहता है जो भी कॉस्ट है या एनआरवी है, व्हिचएवर इज हायर, ले लो आप। सर उसके अलावा अगर कोई भी वैल्यूएशन रिपोर्ट है जो कि वैल्यूएशन ऑफिसर द्वारा रिकॉग्नाइज है, सर उस केस में क्या करोगे आप? कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट है फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉरेन गवर्नमेंट, इन सब का, सर इसके थ्रू एनआरवी निकाली जाती है।
कोई कोटेड सिक्योरिटीज है आपके पास, मान लो आपके पास कोई लिस्टेड शेयर्स है, फेसबुक के शेयर्स हैं, आपके पास कोई भी टेस्ला के, गूगल के, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हैं, कहता है सर इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये ले लोगे, या फिर सर एवरेज ट्रेडिंग प्राइस ले लोगे ऑन वैल्यूएशन डेट, सर 1 अप्रैल 2024 की, जो भी आपकी क्वेश्चन में ये आएगा 1 अप्रैल 2024 की आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस देना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का एवरेज देना है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, कहाँ पे ट्रेड होना चाहिए सर, ये एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज में होना चाहिए सर, ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती कोई गांव के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड प्राइस उठा लो ना जी सर, ऐसा नहीं करना। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P, इन सब से लेना है, जो बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड है ना वहां से। कहता है अगर ट्रेडिंग नहीं हुई तो जिस दिन ट्रेडिंग हुई उस दिन का प्राइस ले लो। सर अनकोटेड शेयर्स कैसे उठाओगे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स है जो कि लिस्टेड ही नहीं है, तो कहता है सर कॉस्ट उठा लो, या तो सर A+B माइनस L डिवाइडेड बाय P इंटू PV कर दो, विच एवर इज हायर पकड़ लेना। सर ये क्या होता है, सर कहता है जिस कंपनी के शेयर्स तुम्हारे पास है, उस कंपनी के पास जितनी ज्वेलरी है, बुलियन है, स्टोन है, आर्टिस्टिक वर्क है, शेयर सिक्योरिटीज है, इन सबकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लो, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़ लो, TDS TCS डेफर्ड टैक्स को हटा देना और माइनस कर देना सारी लाइबिलिटीज को, इससे कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। कंपनी की वैल्यू लाके तुमको डिवाइड करना पड़ेगा क्या, कितने शेयर कैपिटल कंपनी की, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितनी शेयर कैपिटल तुम्हारे पास है, इससे तुम्हारे पास अनलिस्टेड शेयर्स की कैपिटल वैल्यू आ जाएगी। ये चीज आपने पढ़ रखी है, स्लम सेल में सेम बातें कहता है, स्लम सेल में नहीं सॉरी, एग्जिट टैक्स में सेम बातें कहता है, सेम टू सेम बातें। एग्जिट टैक्स, स्लम सेल और ब्लैक मनी लॉ में जो वैल्यूएशन रूल्स में डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस के ऊपर वीडियो मैंने भूला सीरीज में बना रखा है, एक बार रेफर करना, उसको बेहतर समझ में आएंगी चीजें। सर अनकोटेड शेयर्स के अलावा कोई भी और एसेट मिलता है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है, अनकोटेड शेयर्स मिलते हैं, सर कुछ भी मिलता है, सर कहता है एनआरवी और कॉस्ट विचएवर इज हायर पकड़ लो। सर कभी भी अगर बैंक अकाउंट मिलता है, सर बैंक अकाउंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये परेशान करेगा। सर कहता है बैंक अकाउंट में जितना भी आपने डिपॉजिट 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 करा रखा है ना, वो सब टोटल कर लोगे। विड्रॉवल्स हमारे काम के नहीं है, विड्रॉवल्स हमारे काम की नहीं सर, जितना डिपॉजिट हो रखा है ना आपने साल भर में, ओवर द पीरियड जितना डिपॉजिट कर रखा है सर, उतना आपको लेके चलना है बैंक अकाउंट की वैल्यू को। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट सर, अगर किसी साल में आपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर कर चुके हो, फॉर एग्जांपल 2014 में आपने ये बैंक अकाउंट डिक्लेयर कर लिया इनकम टैक्स में, 2014 के बाद के जितने डिपॉजिट्स है ना सर, वही लेने हैं आपको। ओके सर, एक और बात सुनो, सर अगर किसी साल में मैंने पैसे निकाले बैंक से और वापस बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कहते हैं उसको सिर्फ एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना आपने तो। ओके सर, अपने को मस्त समझ में आ गया। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और चीज देखना, अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप फर्म, LLP या AOP में कोई इंटरेस्ट है, तो आप क्या करने वाले हो, पहले आप नेट एसेट्स निकालोगे। नेट एसेट्स निकालने वाले हो, नेट एसेट्स यानी सर जितने भी एसेट्स हैं प्लस जितने भी एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस उसकी लायबिलिटी, सर इससे नेट एसेट्स आ जाएंगे उस पार्टनरशिप फर्म के। उस पार्टनरशिप फर्म के नेट एसेट्स को ना आप क्या बांटोगे, फॉर एग्जांपल नेट एसेट्स आ गए कितने, नेट एसेट्स आ गए कुछ भी आ गए, उस पे से पहले आप उनकी कैपिटल को रीपे करोगे, जितनी भी कैपिटल है ना उनको रीपे करोगे, और कैपिटल रीपे करने के बाद जो बच जा रहा है ना पैसा, उसको डिसोल्यूशन रेशियो में बांटोगे। एग्जांपल देखो, अगर डिसोल्यूशन रेशियो नहीं है तो PSR में बांट दोगे, कैसे बांटते हैं देखना। सर फॉर एग्जांपल A B C 3 पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल 20 लाख, 25 लाख और 5 लाख है, कुल मिला के कैपिटल एसेट अपनी होगी 50 लाख रुपए। अपना नेट एसेट्स कितने, 80 लाख रुपए सर, नेट नेट एसेट्स 80 लाख रुपए के हैं। सर नेट एसेट्स 80 लाख रुपए के हैं, तो अपने को पहले तो नेट एसेट्स से पार्टनर्स की कैपिटल चुकती करनी है, तो पहले तो कैपिटल बांटोगे, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख, पहले तो कैपिटल बांटोगे। तो 80 लाख में से अगर आपने 50 लाख की कैपिटल बांट दी, 30 लाख रुपए बचा, बस 30 लाख को बांटना पड़ता है सर किसमें, डिसोल्यूशन रेशियो में बांटना पड़ता है, या तो डिसोल्यूशन रेशियो में बांटोगे या तो सर आप PSR में बांटोगे। हमारे में PSR इक्वल है, डिसोल्यूशन रेशियो नहीं दे रखा, तो इस 30 लाख को इक्वल तीनों सौ बांटूंगा सर, ऐड करूंगा 10-10 लाख रुपए, हमारा कुल मिला के तीनों का शेयर आ जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट, डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट। सर पहले नेट एसेट्स निकालेंगे, फिर नेट एसेट से कैपिटल को पे ऑफ करेंगे, जो बच जाता है ना उसको फिर डिसोल्यूशन रेशियो में बांट देंगे। सर कभी भी अगर मेरे पास कोई एसेट है जो मैंने वैल्यूएशन डेट से पहले बेच दिया, सर मेरे पास घर था, मेरे को लगा कि एओ ढूंढ लेगा, तो मैंने 1 साल पहले ही बेच दिया उसको, सर तो बेचने के बाद क्या किया होगा, सर बेचने के बाद सर सरकार कहती है हम उस पर टैक्स लगाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेगा, तुम उस पर टैक्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सर जितने में आपने खरीदा था वो पकड़ लो, जितने में आपने बेचा था वो पकड़ लो, या जितनी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी ना वो पकड़ लो, विचएवर इज हायर पे हम टैक्स लगाएंगे। सर इसमें एक छोटा सा कैच है, उस कैच को समझते हैं, इसमें एक छोटा सा कैच है वो समझते हैं। ये एग्जांपल में 2 से 5 मिनट लगेंगे, गौर जरूर फरमाना, गौर से सुनना। सर हाउस ए इज लोकेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, वाज बॉट इन 1995 फॉर 15 लाख। कंट्री आउटसाइड इंडिया में हाउस ए था
जो आपने खरीदा था 15 लाख रुपए में। कब? 1995 में। इसको सेल कर दिया 22 लाख में। कब? 2000 में। ये अमाउंट कहाँ किया? बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। सर जो 22 लाख रुपए थे ना, ये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए 22 लाख। साल 2001 में एक नया घर खरीदा 35 लाख रुपए का। एक न्यू हाउस खरीदा 35 लाख रुपीस का। The investment in house B was made through withdrawal of the bank account in that foreign currency. House B had not been transferred. सर कहता है जो 22 लाख रुपए थे ना, इसी को ही आपने हाउस में इन्वेस्ट किया। इसी को आपने हाउस में इन्वेस्ट किया, प्लस 13 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा इस हाउस में इन्वेस्ट किया अपने जेब से। और ये हाउस आज भी आपके पास है और 48 लाख रुपीस इसकी वैल्यूएशन डेट पे वैल्यू है। बताओ सर किस पे कितना कितना टैक्स लगेगा? समझना बड़े आराम से, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा। पूरे ब्लैक मनी लॉ में सबसे सार यही है। दिस इज द क्रक्स ऑफ ब्लैक मनी लॉ, जो पूछ सकता है पेपर में। ध्यान से। सर कहता है कि जो आपके पास घर है, इसकी कॉस्ट कितनी है? जो एग्जैक्ट अभी घर है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 35 लाख है। एनआरवी कितनी है सर? 48 लाख रुपीस। तो 48 लाख रुपीस इस घर की कीमत आ गई। 48 लाख रुपीस इस घर की कीमत आ गई। ठीक है। सर बैंक अकाउंट की कीमत कितनी है? सर बैंक अकाउंट की सर 22 लाख रुपीस आपको घर के पैसे मिले, 13 लाख रुपए आपके पास और थे। कुल मिला के आपका बैंक अकाउंट अगर अभी निकालूंगा ना, तो कह रहा है 60 लाख रुपए। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था शायद। हाँ, अज्यूमिंग दैट फॉरेन बैंक अकाउंट की वैल्यू 60 लाख रुपए, फॉरेन बैंक अकाउंट की वैल्यू में डिपॉजिट डिपॉजिट 60 लाख है, तो सर 60 लाख रुपए मैंने ले लिए। प्लस सर जो घर मैंने ट्रांसफर कर दिया, वैल्यूएशन डेट से पहले अगर घर ट्रांसफर कर दिया है, तो उसकी भी तो एफएमवी लेनी पड़ती है ना। हमने पढ़ा हुआ ना कि अगर एसेट आप ट्रांसफर कर देते हो, तो कॉस्ट पकड़ते हैं, एफएमवी पकड़ते हैं, या एनआरवी पकड़ते हैं। सॉरी, कॉस्ट सेल्स प्राइस लेते थे ना। हाँ, सेल्स वैल्यू। कॉस्ट कितनी थी घर की? सर 22 लाख की कॉस्ट थी, 15 लाख रुपए। 22 लाख में आपने बेच दिया, एनआरवी देनी रखी है, यानी सर 22 लाख रुपए वापस आपके हाथ में टैक्सेबल होने चाहिए। अब सर एक बात बताओ मेरे को, छोटी छोटी सी बात बताओ, मेरे हाथ में क्या टैक्स लगा रहे हैं वो? मेरे हाथ में टैक्स लगा रहे हैं, एक तो ये 48 लाख रुपए का घर है, इस पे टैक्स लगा रहे हैं, प्लस 60 लाख का मेरे पास बैंक बैलेंस है, इस पे भी टैक्स लगा रहे हैं, प्लस 22 लाख रुपए का मैंने घर पहले बेच रखा है, उस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। 3 बार ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये 22 लाख रुपए इस बैंक बैलेंस में भी तो इंक्लूडेड है ना। जब मैंने बैंक का डिपॉजिट डिपॉजिट किया हुआ होगा, तो इस 60 लाख में, इस 60 लाख में कहीं ना कहीं 22 लाख भी तो आ गया होगा ना। देखो 60 लाख में 22 लाख भी तो आ गया होगा ना। अगर 60 लाख में 22 लाख रुपीस आ चुका है, तो मुझे दोबारा टैक्सेबल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक बार 22 लाख में इंक्लूडेड है, 60 लाख में इंक्लूडेड है 22 लाख। बात में दम है, बात में दम है। ठीक है सर, इसको नहीं करवाते, इसको एग्जाम्प्ट करवा दिया। सर एक और बात, सर कायदे से अगर आप देखो, तो जो 48 लाख का घर है, इसमें जो 35 लाख रुपीस पैसा लगा है, वो इस बैंक अकाउंट में भी तो इंक्लूडेड है ना। इस बैंक अकाउंट के जो डिपॉजिट डिपॉजिट में पैसे डले हुए हैं, इन्हीं पैसों को निकाल के तुमने घर लगाया, घर खरीदा ना। तो बैंक में तुमने डिपॉजिट में ले लिया उसको, प्लस घर में भी दोबारा ले लिया, तो एक ही चीज पे 2 बार टैक्स लगा रहे हो तुम। तो कायदे से इसमें से 35 लाख रुपीस निकालने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट टैक्सेबल 25 लाख होगा और घर टैक्सेबल 48 लाख होगा। दिस शुड बी माई आंसर। सर 48 लाख रुपीस का घर है, 25 लाख रुपए का बैंक अकाउंट है। इस लॉजिक से आपको ब्लैक मनी लॉ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर पेपर में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो लंका लगाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा सीरियसली सिर्फ इस पॉइंट को सुन के आगे बढ़ना है। सर कभी भी अगर प्रॉपर्टी मिलती है एओ को, मान लो एओ है, अपने एओ साहब है ब्लैक मनी लॉ वाले, उनको प्रॉपर्टी मिलती है, अब यूएसएन प्रॉपर्टी मिल रही है, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि रुपीज में मिलेगी, मिलेगी तो डॉलर में मिलेगी, फ्रांस में मिलेगी तो फ्रांस में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में तो एयूडी में मिलेगी, दुबई में तो दिरहम में मिलेगी। सर इंडिया में थोड़ी मिलती है। तो कहते हैं कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कब करते हैं? सर वैल्यूएशन डेट को कन्वर्ट करते हैं। वैल्यूएशन डेट कौन सी होती है? सर 1 अप्रैल अपनी वैल्यूएशन डेट होती है। उस दिन का जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है ना, उस रेट से कन्वर्ट करोगे। आरबीआई जिस तरीके से उस करेंसी को कोट करता है, $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज, तो उस हिसाब से कन्वर्ट करोगे आप। जैसे जो रेट आरबीआई कहता है उस हिसाब से कन्वर्ट करोगे आप। सर अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी साइबेरिया में लोकेटेड है, आरबीआई ने साइबेरियन रेट कोट ही नहीं किया हुआ, तो क्या करोगे आप? रुपी को पहले उस प्रॉपर्टी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करोगे। मान लो अगर 1 लाख साइबेरियन रुपीज है, तो सर पहले इसको आप डॉलर में लेके आओगे, फिर डॉलर से आप रुपीज में लेके आओगे, और ये सब सर 1 फेब के आरबीआई, 1 अप्रैल के आरबीआई के रेट से करने वाले हो आप, वैल्यूएशन रेट पे। सर ब्लैक मनी लॉ के एसेट्स का और इनकम का स्कोप कितना है समझना। सर जो भी इनकम आपने इनकम टैक्स एक्ट में आरओआई में डिस्क्लोज की नहीं, या फिर सर आपको रिक्वायर करना, आपको डिस्क्लोज, आपने आरओआई नहीं फर्निश किया, आपने आरओआई ही नहीं फर्निश किया, करनी चाहिए थी, किया नहीं। पहला क्या बोल रहा है? आपने डिस्क्लोज की नहीं, आरओआई फर्निश किया था,
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपने आरओआई ही नहीं फर्निश किया। और तीसरा, सर अगर इंडिया के बाहर कोई एसेट लोकेटेड है, इन तीनों को सर ब्लैक मनी लॉ कवर करता है। सर 2 लोगों को ना ब्लैक मनी लॉ से हटाया गया, 2 लोगों को ब्लैक मनी लॉ से हटाया गया। कौन-सा? सर अगर कोई भी एसेट आपने इनकम टैक्स असेसमेंट में पहले ही डिक्लेयर कर रखी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसेट था, मेरे पास कोई शेयर्स थे, मैंने इनकम टैक्स में पहले डिस्क्लोज कर दिया, तो वापस थोड़ी ब्लैक मनी में मेरे उस पे टैक्स लगा देंगे। सर नहीं लगाते। सर कहता है असेसमेंट में पकड़ी नहीं गई सर, लेकिन ब्लैक मनी लॉ में ही मैं उसको पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। ब्लैक मनी लॉ में ही मेरे हाथ पे टैक्स लग चुका है, तो दोबारा ब्लैक मनी लॉ में नहीं लगता। इन दोनों को ब्लैक मनी के स्कोप से हटा दिया। सर टोटल इनकम कैसे निकालते हैं समझना। कभी भी सर ब्लैक मनी लॉ में मेरे लिए मेरा एसेट पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ ना कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस सेट ऑफ करने नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर मिला मान लो 50 लाख का, क्या कोई खर्चा मिलेगा? मैंने ब्रोकरेज पे की थी सर, कुछ नहीं मिलता। सर अगर कोई एसेट मैंने अगर सर व्हाइट मनी से खरीदा हुआ है ना, तो डिडक्शन मिलता है। सर हो सकता है मैंने घर खरीदा हो यूएसए में, 50 लाख का घर खरीदा, उसमें से 10 लाख रुपए व्हाइट मनी से खरीदा हो। अगर मैंने एप्पल के शेयर्स खरीदे, 50 लाख के शेयर खरीदे, 10 लाख व्हाइट मनी से खरीदे, हो सकता है ना। उनके लिए सरकार ने एक एग्जेम्पशन दे रखी है, ताकि अगर व्हाइट मनी से एसेट खरीदते हो ना, तो थोड़ा सा हम डिडक्शन दे देंगे। इतना डिडक्शन दे देंगे, नीचे दे रहा है। कह रहा है सर अगर फॉरेन कंपनी के शेयर से 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए व्हाइट मनी है और 4 लाख रुपए ब्लैक मनी है, तो कहता है अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू निकले 25 लाख रुपए, तो जो भी व्हाइट मनी वाला कंपोनेंट है इसको माइनस कर देंगे, सिर्फ 24 लाख पे टैक्स लगाएंगे। सर ये क्या बात कर रहे हो? ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? अगर 5 लाख की कीमत 25 लाख हो रही है, तो मेरे व्हाइट मनी वाले कंपोनेंट की कीमत भी तो बढ़नी चाहिए ना, उसका डिडक्शन ज्यादा मिलना चाहिए। सरकार ने कहा चुप, चुप, माई लॉ माई राइट, माई लॉ माई रूल्स, होता है ना, माई लॉ माई रूल्स, वैसा वाला। सरकार ने कुछ नहीं कहा। अगर कोई भी एसेट है ना, जिसमें व्हाइट मनी कंपोनेंट जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना सर, उतना ही डिडक्शन मिलेगा। 5 लाख के कंपोनेंट में अगर 1 लाख आपने व्हाइट मनी कर दिया ना, तो कहते हैं 5 लाख अगर 25 लाख हो जाता है ना, तो 25 लाख में भी आपको सिर्फ 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। 24 लाख रुपए आपके हाथ में ब्लैक मनी लॉ में टैक्सेबल होगी इनकम। सर लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में थोड़ा अलग केस चलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में कैसा चलता है समझना। सर कहता है अगर मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा था, 1 करोड़ के घर में सर 10 लाख रुपए व्हाइट मनी के थे, और सर 90 लाख रुपए ब्लैक मनी के थे, यानी सर 10% मनी मैंने व्हाइट की लगा रखी थी। तो आज अगर उस कीमत 10 करोड़ है ना, तो 10 करोड़ का 10% व्हाइट मनी मान लिया जाएगा, 1 करोड़ व्हाइट मनी माना जाएगा, और सर -1 करोड़ का मेरे को डिडक्शन देके 9 करोड़ पे ब्लैक मनी लॉ में प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। समझ में आता है क्या ये पॉइंट? सर ये सर समझ में अब आ रहा है अपने को। सर ब्लैक मनी लॉ में पेनल्टीज कौन सी लगाई जाती हैं? अगर कोई भी इनकम निकलती है, एसेट निकलता है, सर 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स सो कंप्यूटेड, सर जो भी टैक्स निकाला जाएगा उसका 3 टाइम्स पेनल्टी लगाई जाती है। सर कभी भी अगर आप फर्निश नहीं करते रिटर्न फॉरेन एसेट से रिलेटेड, 10 लाख पेनल्टी लगा देंगे। सर गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश कर तो 10 लाख लगा देंगे। सर लेकिन ध्यान देना, अगर कभी भी फॉरेन बैंक अकाउंट में 5 लाख से कम है, तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती आपके ऊपर। सर अगर टैक्स पेमेंट करने में गलती कर देते हो, तो उस केस में 100% ऑफ द टैक्सेस की पेनल्टी लगाई जाती है। सर अगर आपने आईटी अथॉरिटी का जवाब नहीं दिया, साइन करने को मना कर दिया, या फिर आपको बुलाया गया, आप आए नहीं, तो उस केस में क्या होगा, 50,000 से लेके 2 लाख तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। प्रोसिक्यूशन सेम रहता है, 3 से 7 साल की जेल वगैरह ये सब सेम रहता है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024। So this is very important amendment from for your examination point of view। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, कोई भी एसेट है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है, सर एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के सर कोई भी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स अगर आपके पास है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी अनडिस्क्लोज अगर फॉरेन एसेट्स है ना आपके पास, उस केस में क्या करते हैं लोग, सर अगर 20 लाख तक के एसेट्स है ना, तो सर पेनल्टी नहीं लगाएंगे, पेनल्टी नहीं लगाएंगे। आपके ऊपर टैक्स लेंगे लेकिन पेनल्टी नहीं लगाएंगे। सर 20 लाख तक के एसेट्स को आपको रियायत दी गई, इसमें पेनल्टी नहीं लगाई जाती। दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्लैक मनी लॉ। बताओ ना बाबा। क्या क्लियर हुआ? आ जाए टैक्स ऑडिट पे। कहाँ गया टैक्स ऑडिट? ये रहा ना।
आ जाएगा टैक्स ऑडिट में? ओके सर, चालू कर लेते हैं टैक्स ऑडिट बढ़िया से। 44A क्या बोलता है? टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस। सर टैक्स ऑडिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एथिकल कंप्लायंसेस है। सर टैक्स ऑडिट तो चलो ठीक है, आपको बनता ही है, एथिकल कंप्लायंसेस पे ज्यादा ध्यान देना है अपने को। सर कहता है कभी भी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 44A कहता है कि कभी भी अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ती है तो कब तक करवाओगे? सर कहते हैं आरओआई की जो ड्यू डेट रहती है ना, उसके 1 महीना पहले करवा लेना। सर आरओआई की ड्यू डेट कब की रहती है? सर 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर एक ऑडिट वाले के लिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर ड्यू डेट रहती है। तो ऑडिट करवाने की डेट हो जाती है 30 सितंबर। और ये ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 30 नवंबर आरओआई की ड्यू डेट रहती है। इसका 1 महीना पहले यानी 31 अक्टूबर तक इनको ऑडिट करवा लेना होता है। ऑडिट के लिए ये ड्यू डेट है। सर ऑडिट किसमें करवाते हैं? सर फॉर्म 3CA और 3C B में ऑडिट होता है। प्लस इन सबके साथ एक स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर्स आता है 3CD। सर ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है, इसको उसको ऑडिट करवाने की जरूरत है। प्रोविजन कहता है अगर किसी का भी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, किसी का भी टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको ऑडिट करवाना पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, अगर आपका टर्नओवर में 95% से ज्यादा जो पेमेंट्स है ना, आउट ऑफ टोटल पेमेंट्स का 95% या उससे ज्यादा अगर सर बैंकिंग चैनल से है, एंड सर टोटल रिसीट्स का 95% से ज्यादा अगर रिसीट्स कैश में है। सर टोटल रिसीट्स मतलब टर्नओवर रिसीट्स भी हो सकती है, कोई भी रिसीट्स होती है सर, दोनों फुलफिल हो रही है ना, तो आपके लिए 1 करोड़ वाली लिमिट ना लग के 10 करोड़ की लिमिट लगती है। 10 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। ठीक है सर, अपने को समझ में आ गया। सर अगर कोई प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो, कहता है सर अगर 50 लाख से ऊपर अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स है, आपको ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। अगर आप 44 ADA ऑप्ट कर रहे हो और सर आप 6%, 8% या 50% से कम डिक्लेयर कर रहे हो, प्लस आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? आपको ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। उसके अलावा कहता है सर अगर आप 44AE में ऑप्ट कर रहे हो, 44BB में ऑप्ट कर रहे हो, 44BBB में ऑप्ट कर रहे हो, और सर इनके जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है ना, इनसे अगर आप लोअर डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ जाता है। सर 44BBC नहीं कवर किया जो नया वाला है, सर वहां पे आपको लोअर डिक्लेयर करने का ऑप्शन ही नहीं है ना, इसलिए वहां को उसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया। सर ऑडिट नहीं करवाते ना, अगर आप सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑप्ट कर रहे हो ना, तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस कहता है सर अगर आप ऑडिट नहीं करवा पाते ना, तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर या फिर 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर। सर कभी भी अगर ऑडिट करवाते हो तो आपको टर्नओवर कैसे लिया जाता है? सर कहता है कि कोई भी अगर डिस्काउंट है ना, जो कि सेल्स इनवॉइस में दे रखा है आपको, उसको माइनस कर देना है टर्नओवर से। अगर 10,000 का सामान बेचा, 10% ऑफ था, सर 10% ऑफ करके 9,000 मिला, इनवॉइस में दिया हुआ है, तो सिर्फ 9,000 ही आपका टर्नओवर का पार्ट बनेगा। सर कैश डिस्काउंट जो कि इनवॉइस में मेंशन नहीं है, सर उसको रिड्यूस नहीं करने वाले आप। ठीक है चलो। सर कभी अगर सेल्स रिटर्न हुआ, सर फॉर एग्जांपल मैंने 15 करोड़ की इस बार में सेल्स की, और सर पिछले साल के 5 करोड़ के रिटर्न आ गए यहाँ पे, तो सर इस साल की सेल्स 10 करोड़ ही मानी जाएगी, ऐसा देख के चलना है अपने को। सर टर्नओवर डिस्काउंट्स आर जनरली ट्रेड डिस्काउंट्स अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम टर्नओवर। सर कहता है कि जो टर्नओवर डिस्काउंट्स है ना, मान लो अगर आपने 10 लाख का सामान खरीदा तो 1% ऑफ, 20 लाख का खरीदा तो 1.5% ऑफ, ऐसा करके अगर आप टर्नओवर डिस्काउंट दे रहे हो ना, इसको रिड्यूस करना पड़ता है। सर स्पेशल रिबेट्स है ना, अगर वो ट्रेड नेचर की है तो उसको कम करना है, और अगर ट्रेड नेचर की नहीं है तो उसको कम नहीं करना है। सर स्पेशल रिबेट, सर रिबेट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में फर्क समझो। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब कभी मॉल में जाते हो, आप मॉल में जाते हो, मॉल में स्पेशली लिखा हुआ होता है कि अरे मैडम जी आपके लिए पूरी पूरे आज के लिए सिर्फ 50% ऑफ, आज के लिए 50% ऑफ। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज रिड्यूस फ्रॉम टर्नओवर। सर एक होता है कैश डिस्काउंट की अभी कैश पेमेंट करोगे 1% ऑफ कर दूंगा, दिस इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को कभी भी हम माइनस नहीं करते टर्नओवर से। तीसरा होता है सर रिबेट, रिबेट। सर रिबेट क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल 10,400 रुपए का बिल बना, तो मैडम जी बोलती है अरे भैया हम तो पुराने ग्राहक हैं, सिर्फ 10,000 रुपए देंगे, ऐसा करते हुए अगर आप पैसे दे रहे हो तो प्रोविजन कहता है सर जो 400 रुपए आप कम दिखेगा, दिस इज रिबेट गिवन टू यू। अब सर इसको माइनस करना है कि नहीं करना, सर ये डिपेंड करता है केस टू केस पे, वो यही पॉइंट कह के चल रहा है। सर कभी भी अगर आप शेयर्स और सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हो और शेयर्स आपके पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किए हुए हैं, तो टर्नओवर का पार्ट बनते हैं वो। अगर सर वो कैपिटल एसेट की तरह है तो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनते हैं वो। सर ध्यान देना, अगर एसएससी के पास एक से ज्यादा बिजनेस है तो सारे के सारे बिजनेस का टर्नओवर आप ऐड करने वाले हो। ध्यान देना, जो जो बिजनेस 44 और 44 BBA में फॉल कर रहे हैं ना, उनको आप ऐड मत करना, क्योंकि सर ये लोग पे ऑडिट आपको एप्लीकेबल होता ही नहीं है। इसलिए कहता है कि आपको सारे बिजनेस का टर्नओवर ऐड करना है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट।
अब बात करता है कि ऑडिट करवाना किस में है, कैसे ऑडिट होगा। सर कभी भी अगर आपको ऑडिट करवाना हो ना तो एक फॉर्म जाता है, फॉर्म 3CA या जाता है फॉर्म 3CB, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म जाता है। प्लस 3CA 3CB के बाद एक 3CD एक फॉर्म जाता है। 3CA जाएगा, 3CB जाएगा, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म जाएगा, प्लस साथ में 3CD जाएगा, साथ में जाएगा। सर 3CA कब जाता है? सर कहता है अगर किसी और एक्ट में आपका ऑडिट हो रहा है, हो चुका है, उस केस में ना आपको 3CA में रिपोर्ट करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट 3CA में रिपोर्ट करता है। यानी सर फॉर एग्जांपल एलएलपी एक्ट में ऑडिट हो रहा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो रहा हो, कंपनीज एक्ट में हो रहा हो, सर किसी भी एक्ट में ऑडिट हो रहा हो ना, सर उस केस में 3CA में रिपोर्ट करना पड़ जाता है अपने को। सर इस केस में क्या होता है ना, ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन नहीं देना होता, क्योंकि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन तो उस एक्ट में ही दे दिया। सर लेकिन यही अगर किसी और एक्ट में ऑडिट नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल एक प्रोपराइटर हो गया, एक पार्टनरशिप फर्म हो गया, किसी और एक्ट में ऑडिट ही नहीं हो रहा, उस केस में ना 3CB इशू करना पड़ जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी ओपिनियन देना पड़ जाता है। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर को ओपिनियन देना पड़ जाता है कि सर ट्रू एंड करेक्ट है कि नहीं सब कुछ चीजें। सर अगर कोई भी क्लॉज 3CD में नहीं दिख रहा, उसको लग रहा है कि यार ये प्रोविजनिंग होनी चाहिए लेकिन उसको नहीं दिख रहा, तो वो नॉट एप्लीकेबल लिख देगा। सर उसको पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अपना बेस बनाना है, एग्जैक्टली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रही है उस बेसिस पे उसको अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरनी है। एक्चुअल उसने क्या एक्चुअल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बुक्स कह रही है एग्जैक्टली उसके बेसिस पे उसको अपना ऑडिट करना होता है। सर अगर फॉर एग्जांपल एक खर्चा, एक एक्सपेंडिचर, एक आइटम मल्टीपल क्लॉजेस में फॉल कर रहा है 3CD के, तो सर उसको जो भी सुटेबल क्लॉज है उसमें फॉल करना है। सर उसके अलावा रेलेवेंट ईयर के आपको लॉस को लेके चलना है। सर अगर 2 साल पहले का ऑडिट कर रहे हो तो 2 साल पहले के जो प्रोविजन है उनको ध्यान देके चलना है। फॉर्म 3CD में कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं सर, एक क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेनेशन, सारे के सारे क्लॉजेस काम के नहीं है, जो काम के हैं सर वही बताऊंगा। सर कहते हैं सबसे पहले तो क्लॉज 1 नेम, अगर ब्रांच हो तो ब्रांच का नाम बताओगे, पेरेंट का भी नाम बताओगे, सर ये क्लॉज बिल्कुल काम का नहीं होता। दूसरा सर एड्रेस बताना पड़ेगा, अगर कंपनी हो तो रजिस्टर्ड एड्रेस बताओगे, अगर कोई और एसएससी हो तो जो भी आपने आईटीओ को एड्रेस बता रखा है वो बताओगे आप। अगर आप कोई और अगर कोई भी एसएससी हो सर पैन अपना बताओगे, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्लॉज नंबर 4 बोलता है सर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या फिर सर किसी और एक्ट में सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स में या फिर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो तो उनका रजिस्ट्रेशन बताओगे आप। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लॉज 5 कहता है सर अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, कंपनी हो, सर अपना इनकॉर्पोरेशन स्टेटस बता दो यहाँ पे। क्लॉज 6 बोलता है प्रीवियस ईयर बताओगे, क्लॉज 7 बोलता है असेसमेंट ईयर बताओगे। क्लॉज 8 बताता है सर सेक्शन 44 AB के कौन से क्लॉज में आपको ऑडिट करवाना है, 1 से लेके 5 तक के 5 क्लॉजेस होते हैं, इन सब में किसमें ऑडिट करवाना है। क्लॉज 8 ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वाहियात सेक्शन होता है, बोलता है सर कौन सा रेजीम में ऑप्ट कर रहे हो। भाई जब रेजीम ऑप्ट करने का ऑप्शन आपके पास आरओआई के टाइम पे मिलता है तो आप अभी क्यों क्यों पूछ रहे हो, अभी पूछ लेता है ये। ठीक है सर। फिर उसके अलावा क्लॉज 9 बोलता है क्या पार्टनरशिप फर्म हो, एओपी, बीओआई हो, सर ये सब याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं, ये सब काम के नहीं, याद नहीं करने अपने को। क्या फर्म पार्टनरशिप फर्म एओपी बीआई हो, अगर हो तो मेंबरशिप डिटेल्स बताओ और मेंबर्स का पीएसआर बताओ। अगर कोई चेंज इन में पीएसआर हुआ है तो चेंज बताओ अपने को, ये भी काम का नहीं, याद नहीं करना। क्लॉस्टन बोलता है सर नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, अगर एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हो तो सारे बिजनेस प्रोफेशन का नेचर बताओ और उसकी डिटेल्स भी बताओ, ये भी नहीं याद करना। क्लॉज 11 बोलता है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो लिस्ट बताओ और कहाँ कहाँ मेंटेन किया सर वो बताओ, ये भी नहीं याद करना। सर क्लॉज 12 बोलता है क्या आपका प्रॉफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में एसेसेबल है, क्या आपके पीएनएल में कोई ऐसा प्रॉफिट है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से एक्सेबल है, सर अगर हाँ तो हमें बताओ ताकि हम उसको अलग कर लें, सर ये भी अपने को याद नहीं करना। क्लॉज 13 बोलता है कि कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, सर कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो कि मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हो, ये बता दो। क्लॉज 13 का बी बोलता है कि अगर आपने कभी कैश से मर्केंटाइल पे स्विच किया है, मर्केंटाइल से कैश पे स्विच किया तो उसका पीएनएल पे क्या इंपैक्ट पड़ा। और लास्ट में कहता है सर आईसीडीएस कंप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या इंपैक्ट पीएनएल में देना पड़ा, ये तीनों चीजें क्लॉज 13 में बताओगे आप। क्लॉज 14 बोलता है कि सर अगर आपने जो वैल्यूएशन कर रखा है ना स्टॉक का, किस तरीके से कर रखा है, फीफो से कर रखा है, वैम से कर रखा है, सर लीफो से कर रखा है, सब बताओ। और सर अगर आपने कभी भी सर चेंज किया हुआ है मेथड, चेंज करने से क्या इंपैक्ट आ रहा है पीएनएल में वो बताओगे आप। क्लॉज 15 कैपिटल गेन की बात करता है। सर याद है वो दिन जब हमको बोला गया था, कि कैपिटल एसेट कभी भी अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो जिस साल में कन्वर्ट कर रहे हैं सर कैपिटल गेन उस साल में लगता है, लेकिन टैक्स उस साल में लगता है जिस साल में आप एक्चुअल स्टॉक इन ट्रेड बेचते हो। तो यहाँ पे वही बता रहे डिटेल्स बता दो, जब भी आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो सर कौन सा एसेट कन्वर्ट किया, किस तारीख को कन्वर्ट किया, कितने में खरीदा था वो, और जिस तारीख को कन्वर्ट किया उस तारीख को एफएमवी क्या थी, ये सब बता दो, तो अगले साल में जब बेचोगे तब टैक्स लगा लेंगे। लॉ 16 क्या कहता है, आइटम्स नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, एंड इसको याद करना, डबल स्टार पहले ही मार्क करवा दिया मैंने इसको।
सर ऐसे आइटम जो पी&एल में क्रेडिट किए नहीं हुए, किए जाने चाहिए। सर कहता है प्रोफार्मा क्रेडिट है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, रिफंड है, सर ये सब आपको क्रेडिट करने चाहिए। अगर नहीं किए तो बता दो, हम कर देंगे। सर एस्केलेशन क्लेम्स अगर मिल रहे हैं, सर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी बनवानी थी, प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा महँगी बननी, मतलब मुझे लग रहा था प्रॉपर्टी बनाने में 50 लाख का खर्चा आएगा। लेकिन सर ज़्यादा खर्चा आने वाला है। सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हम 60 लाख देने को तैयार हैं। तो जो एस्केलेशन क्लेम्स मिले हैं ना सर, उसको बता दो, हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। सर कोई भी अदर आइटम्स ऑफ इनकम है या फिर सर कोई भी अदर कैपिटल रिसीट्स है ना सर, जो भी टैक्सेबल होनी चाहिए, वो यहाँ पे लेके आ जाओ, हम बता देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्लॉज़ 17 याद नहीं करना चाहिए सर, लेकिन कहता है अगर आपने कभी भी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो उसकी 50 सी के अकॉर्डिंग कंसिडर, वो 50 सी के अकॉर्डिंग वो बता दो, आप एसडीवी बता दो, कंसिडरेशन बताओ, ताकि हम 50 सी के अकॉर्डिंग आपकी कंसिडरेशन डिसाइड करवा के कैपिटल गेन लगवा सकें। क्लॉज़ 18 बोलता है डेप्रिसिएशन के बारे में। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन जो लगना चाहिए, यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। 19 हटा दो। 20 इज़ इम्पोर्टेंट, 21 इज़ डबल सब सुपर इम्पोर्टेंट। सर 20 क्या बोलता है? अगर आप एम्प्लॉइज़ को कोई सम पे कर रहे हो ना प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट से कोई कमीशन पे कर रहे हो, कोई भी सम पे कर रहे हो ना, वो बता दो। और 20 भी क्या बोलता है सर, ईपीएफ और ईएसआईसी, जो भी ईपीएफ में पेमेंट हो रहा होता है या ईएसआईसी में पेमेंट हो रहा होता है या फिर कोई भी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है, वो सब यहाँ पे जाता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जाता है। क्लॉज 21 सुपर इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से। सर कहता है कोई भी ऐसा आइटम जो पी&एल में आपने डेबिट कर रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी का, बता दो, हम एड बैक कर देंगे खुद ही। कोई भी ऐसा कर्जा इसमें टीडीएस काटना चाहिए था, टीडीएस नहीं काटा, बता दो, हम एड बैक कर देंगे। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने इंटरेस्ट पी&एल कमीशन दे रखा है पार्टनर्स को, जो कि इनएडमिसिबल है, सर खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए। सर आपने पार्टनर को रेम्युनरेशन दी थी जो अलाउड ही नहीं है, इंटरेस्ट दे दिया 20% से, वो बता दो, हम ऐड बैक कर देंगे। सर इंपॉर्टेंट, सर ऐसा पेमेंट कर दिया जो डिसअलाउ होना चाहिए कैश में ग्रेटर देन 10,000 रुपीज का, सर ये बाहर भर के क्वेश्चन पूछता है। सर कौन से क्लॉज में रिपोर्टिंग होगी? क्लॉज नंबर 21 याद रखना है अपने को। सर ग्रेचुइटी का पेमेंट कर दिया जो कि डिसअलाउ, ग्रेचुइटी का प्रोविजनिंग कर दी, इट इज डिसअलाउड। सर कोई ऐसा सम जो 40 ए में डिसअलाउड है, सर यूआरडी, अगर अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुइटी में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हो ना, वो डिसअलाउ होता है। सर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी पी&एल में डाल रखी है, एड बैक करनी है। कोई एग्जेम्प्ट सोर्स रिलेटेड खर्चा कर रखा है, एग्रीकल्चर खर्चा डाल रखा है, एग्रीकल्चर इनकम कमाने के लिए खर्चा डाल रखा है, एड बैक कर दो। कोई ऐसा खर्चा सेक्शन 36(1)(3) में डिसअलाउ होना चाहिए, तो वो यहाँ डाल दो। मतलब क्या होता है सर, याद है अगर कोई घर, कोई कैपिटल एसेट आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो, जब तक पुट टू यूज नहीं करते ना, उस पे पे किया वो इंटरेस्ट सर कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होता है, उसके बाद का इंटरेस्ट पी&एल में जाता है। तो प्रोविजन कहता है जो कॉस्ट ऑफ एसेट में जा रहा है सर, वो डिसअलाउ करवा दो, हमें बता दो, हम डिसअलाउ कर देंगे। इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 21 है। 22 सर हटा दो। 23 बोलता है सर अगर रिलेटेड पार्टी को कोई पेमेंट करो, सेक्शन 40(a)(2, सर अपने रिलेटेड पार्टी को जो पेमेंट कर रहे हो ना, एफएमवी ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, हमें बता दो, हम उसको डिसअलाउ कर देंगे। फॉर 23 हटाओ। 24 काम का नहीं, 26 25 काम का, 26 का सर पेमेंट बेसिस पे जो खर्चे कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल याद है सर, अगर आप कोई बोनस पेमेंट करते हो तो आरओआई तक पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाता है। या फिर सर कोई अगर टैक्स का पेमेंट रहता है, कोई अगर इंटरेस्ट फीस पेनल्टी का पेमेंट रहता है, अगर आरओआई तक पेमेंट करो तो ये अलाउ होता है, अदरवाइज नहीं अलाउ होता। या फिर सर अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, सर रेगुलर बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, सर आरओआई तक ही अलाउ होता है। ये सब 26 में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। 27 सर जीएसटी से रिलेटेड, सर जीएसटी कितना अवेल किया, प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर, ये सब। 28 29 हटा दिए गए। तो 29 काम का नहीं, 30 पे आ जाओ। क्या आपके में कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट किया गया है? अगर हाँ तो बताओ कितने का किया गया है, एक्सेस मनी कब तक लाओगे, और अगर नहीं लाए तो कितना इंटरेस्ट ऑफर करने वाले हो। 30 भी हमारे काम का नहीं है। 30 बी के अलावा 31 पे आ जाओ, सीधे 31 पे आ जाओ। उधर सर आपने 269 एसएस के या टी के कॉन्ट्रावेंशन में कितना पैसा ले रखा है या रीपे कर रखा है, या फिर 269 एसटी के कॉन्ट्रावेंशन में कितना पैसा ले रखा है, सर ये पूछता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 बताता है लॉसेस के बारे में, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, स्पेक्युलेटिव लॉसेस, स्पेसिफाइड इनकम लॉसेस, सब बताओ। 33 डिडक्शंस की बात करता है, ये भी याद नहीं। 34 याद करना है। सर अगर आप टीडीएस काटने के लिए लायबल हो, तो आपने टीडीएस का रिटर्न कौन कौन से डेट को फर्निश किया, पहले डिटेल में ही बताओगे। दूसरा, सर कौन-कौन से सेक्शन में टीडीएस काट रहे हो? सेक्शन कौन, सेक्शन नंबर बताओगे? कितना पेमेंट किया वो बताओगे? कितना, कितने पे टीडीएस काटना चाहिए वो बताओगे? कितना टीडीएस काटा वो बताओगे? कितना डिपॉज़िट करवाया ये बताओगे? सर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बतानी पड़ जाएगी। उसके अलावा सर ध्यान देना कि सर जो भी आपका आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है या पेनल लेट फीस पे की हो टीडीएस की, वो क्लॉज़ नंबर 3 में आप बताने वाले हो। 35 काम का नहीं, 36 काम का नहीं। अब इसके अलावा सिर्फ एक 42 काम का होता है। सर अगर आपको एसएफटी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है तो आप डिटेल्स बताओगे। अपना रिपोर्टिंग नंबर, फॉर्म टाइप, ड्यू डेट, फर्निशिंग और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग, ये सब आप बता दोगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। सर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज़ करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है समझना।
सर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सर 3 कारण से रिवाइज हो सकती है। बाकी किसी भी कारण से रिवाइज हो रही है ना गलत रिवाइज हो रही है। सर 3 कारण से रिवाइज हो सकती है। कौन सा? सबसे पहला सर 43B में कोई खर्चा था, आरओआई से पहले पे हो गया, लेकिन टैक्स ऑडिट के तक पे नहीं था, तो ऑडिटर ने डिसअलाउ कर दिया होगा। आरओआई तक पे हो गया तो ऑडिट रिवाइज करनी पड़ती है, रिपोर्ट रिवाइज करनी पड़ती है। ओके सर, समझ में आ गया। दूसरा सर 40A आईए वाला खर्चा, सर टीडीएस काट के आरओआई तक जमा करवाना पड़ता है, अदरवाइज 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। सर लेकिन ऑडिट तक नहीं जमा था, लेकिन आरओआई तक जमा हो गया, सरकार कहती है कि डिसअलाउ कर दो आप। सरकार कहती है आप सॉरी ऑडिट रिवाइज करवा लो, रिपोर्ट रिवाइज करवा लो। तीसरा सर आपको 115 बीएसी से सॉरी 115 बीएसी नहीं, आपको 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट करना था, आपने ऑडिट रिपोर्ट में सर रेगुलर रिजीम दे दिया, सर अब आप रिवाइज कर सकते हो। सर 3 कारण से आप रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप रिपोर्ट रिवाइज नहीं कर सकते। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, कहता है सर एथिकल कंप्लायंसेस। क्या कहता है सर? कभी भी सर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है ना, अगर कभी भी ऑडिटर का और सामने वाले क्लाइंट का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है ना, इसको प्रॉपरली फर्निश करना पड़ेगा 3CD में। दोनों ही व्यू पॉइंट्स बताने चाहिए कायदे से, दोनों ही व्यू पॉइंट्स प्रॉपरली बताने चाहिए। सर अगर ऑडिटर को लगता है कि टीडीएस कटना चाहिए, क्लाइंट बोलता है टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो भाई 3CD में आप दोनों बताओगे, दोनों चीजें बताओगे आप। प्लस 3CA जो भी फर्निश कर रहे हो ना, और 3CB जो फर्निश कर रहे हो ना, उसमें आप मेंशन करो कि भैया देखो वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दैट हैज बीन अप्रोप्रिएटली मेंशन्ड इन 3CD, ऐसा मेंशन करोगे आप। और तीसरा कहता है सर अगर आपके पास बहुत ज्यादा सर इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, या फिर सर इंफॉर्मेशन फर्निश ही नहीं कर रहा वो, उस केस में आप क्या करोगे? रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दोगे। 3 चीजें सर, 3CD में इन्फॉर्म करोगे, सारे ओपिनियन लिखोगे, 3CA में डालोगे कि एग्जैक्टली हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और उसके अलावा अगर लिमिटेशन ऑफ स्कोप आ रहा है तो आप अपने ओपिनियन को क्वालिफाई कर दोगे। अगर सर आपने कंप्लाई नहीं किया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लॉज, आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं मेंशन किया, रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं की, तो कहता है आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी ठहराया जाएगा। किसमें? क्लॉज 7 एंड 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीए एक्ट। सीए एक्ट शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, इसके शेड्यूल 2 का पार्ट 1 के सर क्लॉज 7 और क्लॉज 8। क्लॉज 7 और क्लॉज 8 क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से। क्लॉज 7 बोलता है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हुआ है, दैट मीन उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं अपनाया, ड्यू डिलिजेंस नहीं अपनाया, सर यानी वो देख सकता था लेकिन उसने देखा नहीं, देख सकता था लेकिन उसने देखा नहीं, सर दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ही वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंस। सर इस केस में ना हमारा क्लॉज 7 में गिल्टी ठहराते हैं। तो क्लॉज 8 क्या बोलता है? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन किए, या ऐसे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए जो कि सर उसके ओपिनियन को नेगेट कर देते हैं आगे चल के, सर इस केस में क्लॉज 8 में गिल्टी ठहराया जाएगा। पेपर में कई बार क्लॉज 7 और क्लॉज 8 में आपको डाउट आएगा, आपको लगेगा कि क्लॉज 7 है कि क्लॉज 8 है। जीएसटी में भी सेम एथिकल रिक्वायरमेंट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट जीएसटी बट इनकम टैक्स में यही है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन में कई बार क्लॉज 7 आएगा, क्लॉज 8 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर आप श्योर हो ना तो आप क्लॉज 7 लिखने वाले हो, अगर आप श्योर नहीं हो क्लॉज, आप दोनों क्लॉज कोड करके आ जाओगे। आप गलत क्लॉज बस मत कोड करना, नहीं हो श्योर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ 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 कोड मत करो, बस गिल्टी करवा देना अंडर सी एक्ट, ऐसा बोल देना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और ग्रॉसली नेग्लिजेंट और ओपिनियन गलत बताया, ये सब चीजों में आप आंसर लिख के आ जाना। लेकिन ऐसा मत करके आना कभी भी कि गलत क्लॉज कोड करके आ जाओ। इट हैज टू बी ईदर करेक्ट, इट हैज टू बी ईदर बोथ, बट इट कैन नॉट बी इनकरेक्ट। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? क्या बात समझ में आती है कि नहीं? ये सब समझ में आ जाती है। इसी के साथ हमारा ब्लैक मनी लॉ भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर से देखो, एक ही दो दो क्वेश्चन आंसर से आई होप आप आराम से खुद से कर सकते हो। देखते हैं खुद से ट्राई करने का। देखो डीआरसी का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मिस्टर विजय फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट या 24-25 डिक्लेयरिंग 28 लाख की इनकम। 28 लाख की इनकम थी, असेसमेंट ऑर्डर में इनकम हुई, बढ़ाई गई 5 लाख और बढ़ा दी गई। उस ऑर्डर के खिलाफ वो डीआरसी में जाना चाहते हैं, उसकी कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, बस उसकी इनकम टैक्स में एक पेनल्टी लग चुकी है। बताओ मिस्टर विजय जा सकते हैं क्या? हाँ सर जा सकते हैं ना यार, 10 लाख से कम वेरिएशन है, 50 लाख से कम टोटल इनकम है, कोई सर का केस नहीं, यस ही कैन गो टू डीआरसी। सर क्या कोई प्रोसीडिंग चल रही है? सर इनकम टैक्स में सिर्फ पेनल्टी लगी है सर, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं है, ही कैन गो टू डीआरसी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 30 डेज में जाना पड़ेगा,
सर अगर डीआरसी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो क्या करेंगे? सर कुछ भी नहीं कर सकते सर, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो, जाने मिले तो। उसके अलावा कहता है सर अगर डीडीडब्ल्यूएस इन्फॉर्मेशन मिली होती तो डीआरसी नहीं जा पाते। तो एक ही क्वेश्चन था काम का, उसके अलावा तो है भी नहीं इसमें कुछ भी। मिसलेनियस प्रोविजन के 2 ही क्वेश्चंस हैं, आप देख लोगे इसको आराम से बन जाएगा। 2-2 3-3 क्वेश्चन है, सुपर 100 वाले आप कर लोगे ना, आपसे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड एवरी कांसेप्ट, एवरी क्वेश्चन आंसर्स। सर 2-4 क्वेश्चन आंसर चैप्टर के छोड़े हैं, ब्लैक मनी लॉ, टैक्स ऑडिट के, आप देख लोगे 2-2 क्वेश्चन है ना, बन जाएंगे आपको। नहीं तो सुपर 100 मैंने डाल रखा है, पूरा वीडियो डाला हुआ है, यू कैन ऑल्सो रेफर दैट। आज के लिए इतना बहुत है। यू ऑल हैव बीन ग्रेट स्टूडेंट्स, जो इतने मतलब थर्ड क्लास टॉपिक्स से भी इतना पेशेंस के साथ बैठे यहाँ तक आए। अगर सही में मेहनत पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करो जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट डाउन करके जरूर बताना अपना एक्सपीरियंस। दूसरे लोगों को भी एक्सपीरियंस बताओ, वीडियो शेयर करो, बिकॉज योर शेयरिंग इज माई मोटिवेशन। आप शेयर करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, लोग देखते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो एवरीथिंग एड्स अप। डू कमेंट डाउन कि कौन से और टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दोज वीडियोस। बहुत मजा आता है ऐसे पढ़ाने में एनर्जी के साथ, और बहुत मजा आता है जब हमें सामने से बात कर रहे हो तो। एंड मैं बता दूं, ये टॉपिक अगर आप यहाँ तक आए हो ना, मेरी बात सुन रहे हो ना, तो आप अपने आप में ना उन 95 100 में से ना 95 लोगों से आगे हो। बिकॉज ये टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन कल कभी कर ही नहीं पाते। तो यू ऑलरेडी आर ब्लेस्ड इनफ, यू ऑलरेडी आर करेजियस इनफ, जो यहाँ तक आके बैठ के इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को सॉल्व कर रहे हो। तो हैट्स ऑफ टू योर टैलेंट, हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। एंड बस इतना ही है, ज्यादा बातें है नहीं करने को। आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई सवाल संशय संदेह आता है जरूर, आई एम देयर फॉर यू। कोई टॉपिक में अदर देन टॉपिक में कोई बात आती है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। ये करो, इसके बाद आई हैव प्लान्ड सुपर 100 कॉन्सेप्ट्स का मैराथन, जहां पे पूरे इनकम टैक्स में ना जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक मैराथन में कंपाइल करूंगा। 100 कॉन्सेप्ट्स, 9-4 45-4 9V ये हो गया, यूलिप हो गया, इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं कंपाइल करके एक और मैराथन लाऊंगा आपके सामने। दैट मैराथन विल बी द मोस्ट एफिशिएंट फॉर यू ऑल। आई होप आपको पसंद आ रहे हो वीडियोस। कुछ अगर इंप्रूवमेंट लग रहा हो, डू टेल द इंप्रूवमेंट। कोई चीज और लग रही हो, वो भी बताओ। बस बताओ जरूर, बातें करते रहो, क्योंकि कोई और बातें करने के लिए मेरे पास भी नहीं, आप भी आपके पास भी नहीं है। ठीक है, तो सी यू गाइस इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय स्टडीइंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली स्टूडेंट्स।